भविष्य में कपूर परिवार का इंचार्ज मैं ही रहूंगा। अपने भाई के साथ रहने के बजाय तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती? मुझे राजीव के साथ तुम्हारे पास से कोई दिक्कत नहीं होगी। वह एक कमीना है और वैसे भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम इंचार्ज हो गए। जिया ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ध्रुव की आंखें काली हो गईं। उसके चेहरे पर लापरवाह भाव देखकर वह धीरे धीरे परेशान हो रहा था। तुम्हारे पास जोंगबो और चुआतो दोनों में 40% शेयर हैं। चुआतो को भूल जाओ, लेकिन मेरे पास जोंगबो में 10% अतिरिक्त शेयर हैं। हमारे शेयर मिलाकर हमारे पास पहले से ही अर्जुन से ज्यादा शेयर हैं, जो हमें फैसला लेने वाला बनाता है। जहां तक ऑप्स कॉर्पोरेट्स की बात है, मेरे पास उन्हें अपने दादाजी से लेने के अपने तरीके हैं। ऑप्स कॉर्पोरेट्स के ज्यादातर सीनियर अब मेरी तरफ हैं। अगर तुम मेरे साथ होती तो ज्यादा खुश होती। जिया की मुस्कान और बढ़ गई। ये पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और ध्रुव की आंखों में इसका कुछ और ही मतलब था। वे कौन से लोग हैं जो तुम्हारी तरफ हैं? ध्रुव मुस्कुराया, छोटी लोमड़ी, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। यह एक राज है। बड़े भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा दूर खड़ा होना बेहतर होगा। तुम्हारी सांस मेरे चेहरे पर आ रही है। क्या तुमने आज सुबह नाश्ते में अचार वाली सब्जी खाई थी? ध्रुव हैरान रह गया। वह कम से कम एक हैंडसम आदमी था। हजारों औरतें या सेलिब्रिटी होंगी जो उसके साथ सोना चाहेंगी, है ना? बाहर वह एक शानदार सीईओ था, लेकिन यहाँ उसे शिकायत मिली कि उसके मुंह से बदबू आ रही है। ये कैसे मुमकिन था? लेकिन ये सच था कि उसने आज सुबह नाश्ते में अचार वाली सब्जियों की एक प्लेट खाई थी। ध्रुव ने अपने होंठ काट लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बात करे। अचार वाली सब्जियों की एक प्लेट की वजह से उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। ध्रुव के पास जिया से थोड़ा और दूर खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब असल में उसके और जिया के बीच थोड़ा गैप था और वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उससे दूर भागना चाहती है। इसके बजाय वह आराम से हैंडल से टिकी रही और सेडिक्टिव तरीके से मुस्कुरा रही थी। ध्रुव इस औरत की गर्दन पकड़कर उसे किस करना चाहता था। वह चाहता था कि उसे पता चले कि ध्रुव कोई ऐसा नहीं है जिसे वह नीचा दिखाए। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। जिया, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी कही बात पर सोचोगी। तुम मेरे साथ ही ज्यादा खुश रह सकती हो और मैं तुम्हें जरूर कुछ ऐसा दूंगा जो सिर्फ एक आदमी ही एक औरत को दे सकता है। जिया जोर से हंस पड़ी। क्या हो गया? ध्रुव कंफ्यूज हो गया। बड़े भैया, क्या आपको सच में लगता है कि मैं नासमझ या बेवकूफ हूँ? ध्रुव ने अपने होंठ काट लिए। उसे जिया सच में पसंद थी, लेकिन उसे यह पसंद नहीं था कि वह हमेशा ऐसे एक्ट करती थी जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। उसके चेहरे पर बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन था जैसा उसके भाई का होता था, जिसे वह नफरत करता था। जिया, तुम मुझे सच में बहुत पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज मेरे बारे में सोचो। ध्रुव बहुत ईमानदार था। अगर कोई और औरत होती तो वह इतने आकर्षक आदमी को कभी मना नहीं कर पाती। जिया की बात करें तो उसने ध्रुव की आंखों में देखते हुए कैजुअली मुस्कुराया। बड़े भैया, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मुझे पसंद हैं। साथ ही चुआटो और जोंगबो में मेरा 40% हिस्सा है। तुम्हारी बात छोड़ो, अगर कोई भिखारी भी मेरे साथ रहना चाहता तो वह बजे होता। इसलिए जो थोड़ी सी मामूली रकम तुमने जीती है वह मुझे संतुष्ट नहीं कर पाएगी। जहां तक उस मर्दाना बात की बात है जो तुमने कही, तुम पूरी दुनिया में अकेले मर्द नहीं हो, है ना? अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस बारे में सोचूंगी तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, बड़े भैया। इस बात को भूल जाओ कि मेरे पास अब इतने सारे शेयर हैं। अगर नहीं भी होते, मैं खूबसूरती और दिमाग वाली औरत हूँ। क्या तुम्हें लगा कि मुझे एक अच्छा आदमी ढूंढने में कोई दिक्कत होगी? ये कहकर जिया ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी और ऊपर चली गई। वह अपने पीछे सिर्फ अपनी मीठी खुशबू छोड़ गई, जो ध्रुव के चारों ओर फैल गई थी और जा नहीं रही थी। मालिक, ये औरत अभी भी भाव खाने की कोशिश कर रही है। मेरी राय में आपको उसके साथ इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। दोनों कंपनियों में उसके पास 40% शेयर हैं। मुझे नहीं लगता कि उसके साथ अच्छा बनने के अलावा मैं कुछ और कर सकता हूँ। जबरदस्ती करके ये औरत आसान नहीं है। इस तरीके के बजाय आप क्यों नहीं इस पर विचार करने से पहले ही कर लें? ध्रुव का दिल कांप गया। जब उसने इस औरत की कल्पना की जो एक लोमड़ी जैसी थी उसके नीचे लेटी हुई, तो ध्रुव का दिल पिघल गया। मुझे क्या करना चाहिए? नशीली दवाएं। औरतें आमतौर पर जबान की पक्की होती हैं, लेकिन एक बार जब उसे आपके साथ अच्छा अनुभव हो जाएगा तो क्या वह आपको और मना कर पाएगी? साथ ही जब तक हम काफी तैयारी कर लेंगे, वह निश्चित रूप से आपके साथ ही होगी। नहीं तो उसकी इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। ये देखकर कि ध्रुव अभी भी हिचकिचा रहा था, पर्सनल असिस्टेंट ने कहा, मालिक, आपको इतना हिचकिचाना नहीं चाहिए। मालिक कपूर जल्द ही डिस्चार्ज होने वाले हैं और हमें ये काम जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। एक बार जब कोई औरत आपको अपना शरीर दे देती है तो उसका दिल भी आपका हो जाएगा। आपको बस थोड़ा बलिदान देना है। तुम्हारे शरीर का थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन मास्टर, तुम्हें वो वैसे भी पसंद है। तो चलो करते हैं, ध्रुव ने आखिरकार फैसला किया। जैसे ही वे दोनों कमरे से बाहर निकले, लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया और सोफिया, जो एक कोने में छिपी हुई थी, चुपचाप बाहर निकल गई। कुत्तियां, सोफिया ने गुस्से में अपने दांत पीसे। अर्जुन भले ही एक पैरालाइज्ड आदमी था और एक मर्द के तौर पर उसे संतुष्ट नहीं कर सकता था, फिर भी वह एक बेहतरीन इंसान था। सोफिया की नज़र में अर्जुन धरती पर हर औरत के लिए काफी अच्छा आदमी था। हालांकि वह जिया से नफरत करती थी, जो एक फ्लिटी औरत थी, लेकिन वह अर्जुन को धोखा खाते हुए नहीं देख सकती थी। ये सच हो सकता है कि एक बार जब ये खबर पक्की हो जाएगी तो उनका तलाक जरूर हो जाएगा, लेकिन इससे अर्जुन को और ज्यादा दुख होगा। वह पहले से ही बिस्तर पर पैरालाइज्ड था। अगर उसे भावनात्मक रूप से फिर से चोट लगी तो वह क्या करेगा? इसलिए ये देखकर कि यह जिया ने शुरू नहीं किया था, सोफिया ने अर्जुन को एक मैसेज भेजने का फैसला किया जिसमें उसे इस बारे में बताया। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिया में ऐसा क्या खास था। अर्जुन इतना जिद्दी क्यों हो रहा था? अपने आधे शेयर उसे क्यों दे रहा था? अमीरों की तो बात ही छोड़ो, आम परिवारों में भी कौन से बेवकूफ बेटे शादी होते ही अपनी आधी दौलत अपनी पत्नियों को दे देते हैं। जब उसने इस बारे में सोचा तो सोफिया इतनी परेशान हो गई कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। उसने क्लो के इनविटेशन को देखा। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा था। क्लो कॉन्टेस्ट एक इंटरनेशनल डिजाइन कॉन्टेस्ट था।
जो लोग ये कॉन्टेस्ट जीतते थे वे एक इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर लग्जरी ब्रांड के भविष्य के डिजाइनर बन जाते थे। क्लो कंट्री ओ के एक शाही परिवार की वंशज थी। वे अमीर थे और उनके कपड़े हमेशा दुनिया के फैशन सेंस को तय करते थे। क्लो परिवार ने क्लो नाम का फैशन ब्रांड शुरू करने का फैसला किया जो वेडिंग ड्रेस डिजाइन करने में माहिर था। पिछली कुछ सदियों से क्लो की वेडिंग ड्रेस और नाइट गाउन दुनिया भर के शाही परिवारों, नेताओं और सेलिब्रिटीज को हमेशा पसंद आते थे। ये फिर टॉप लग्जरी ब्रांड्स में से एक बन गया। सोफिया को अच्छी तरह पता था कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे अर्जुन उसे नोटिस करे। हालांकि एक बार जब वह क्लो कॉन्टेस्ट में टॉप 3 में आ जाएगी या कंट्री जेड में टॉप 3 में जगह बना लेगी तो वह अपनी खुद की डिजाइन कंपनी शुरू कर पाएगी जिसे इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल सकेगी। यही क्लो की ताकत थी। यही वजह थी कि इतने सारे डिजाइनर हर 3 साल में होने वाले इस कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए अपनी जान लगा देते थे। साथ ही वह एक फैशन डिजाइनर ग्रेजुएट थी और वह खुशकिस्मत थी कि वह उस कॉन्टेस्ट में शामिल हो पाई जो हर 3 साल में एक बार होता था। इस बार वह पक्का भीड़ को हैरान कर देगी और कपूर परिवार वालों को अपनी काबिलियत समझा देगी। तारांकन 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 तारांकन। जिया आखिरकार काम पर लौट आए। सबसे पहले उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चौंकाने वाली खबर अनाउंस की जिससे ऑनलाइन नेटिजन्स के बीच हंगामा मच गया। जिया वी घर पर कुछ हुआ था इसलिए मैं नहीं दिखी। जिन कमीनी लड़कियों ने मेरी बेइज्जती की और मुझे बदनाम किया, क्या तुम लोग ठीक हो? मेरा हालचाल पूछने के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, मेरी कार भी ठीक है। मुझे ये बहुत पसंद आया। धन्यवाद सिस्टर कियारा अजय शर्मा SFANCLUBQING heart.jpg। आप सभी के सपोर्ट के लिए अपना आभार दिखाने के लिए मेरी कंपनी 30,000 लोगों के लिए एक गिव अवे करेगी। उन्हें एक दिन के लिए हाई कोर्ट का टूर मिलेगा। यह उन सभी को धन्यवाद देने के लिए है जो मेरी जिंदगी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, भले ही मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और प्लीज़ मुझे प्यार करते रहें। heart.jpg। पोस्ट के साथ उन लोगों का स्क्रीनशॉट अटैच था जो जिया की प्रोफाइल पर गए थे और उन्होंने बुरी बातें लिखी थीं। ये वे लोग थे जिनके कम से कम 300 लाइक्स थे और उन्होंने क्या कहा था। तस्वीरों में उनके नाम और उनकी एड भी लिस्टेड थी। इसके अलावा 30,000 नेटिजन्स की नाम लिस्ट भी थी जिन पर केस किया गया था, साथ ही उनकी एड भी थी। पहले जब जिया बहादुर बनी और अपने मेन अकाउंट से व्हाइट लोट्स कमीनी यांग यू को एक्सपोज किया तो उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स और बढ़ गए थे। हालांकि जिया के पास द स्टोरी ऑफ द किंग पैलेस के अलावा ज्यादा प्रोजेक्ट या काम नहीं थे, इसलिए उसमें कुछ खास नहीं था। इसके अलावा वह ड्रामा पिछले मालिक ने शूट किया था। सुंदर होने के अलावा उसमें कोई और आकर्षक फीचर नहीं था, इसलिए उसके फॉलोअर्स की संख्या में बढ़ोतरी धीमी थी। लेकिन जब जिया ने आज सुबह वीबो में लॉग इन किया तो उसने अपने फॉलोअर्स में बढ़ोतरी देखी। अब ये 2 मिलियन से बढ़कर लगभग 7 मिलियन हो गया था। वह कंफ्यूज थी, लेकिन उसे लगा कि कम से कम उनमें से 6 मिलियन लोग ऐसे थे जो नफरत करने वाले थे। उनमें से कुछ जीटीबी राजीव के थे जबकि बाकी राहुल के थे। इसलिए जिया ने कमेंट देखने की जहमत नहीं उठाई। इतना बड़ा बम गिराने के बाद वह एक बार फिर अपने अकाउंट से लॉग आउट हो गई थी। 30,000 लोगों पर केस करना, वाह, यह इतिहास में पहली बार है वीबो की कहानी। मैं जिया से नफरत करना चाहता था लेकिन मैं उसका इतना बड़ा फैन कैसे बन गया। प्यारे नेटिजन्स, गुड लक। मुझे उम्मीद है कि जज का सामना करते समय आप उतने ही मजबूत और ताकतवर रहेंगे जितने आप अभी हैं। मुझे नहीं लगता कि वे 30,000 हैं। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि उनमें से लगभग 20,000 लोगों की एड एक जैसी है? उनमें से कुछ हज़ार लोग सच में एक ही एड शेयर करते हैं। मैं सच में जानना चाहता हूं कि 20,000 प्रोफाइल वाली एड के पीछे कौन है। शायद यह इत्तेफाक था कि जब आपको नींद आ रही हो तो तकिया मिल जाए। जब ऑनलाइन सब लोग यह अंदाज़ा लगाने में बिजी थे कि यह एड किसकी है, तभी जिया को यूनिवर्सिटी के एक दोस्त का फ़ोन आया। क्योंकि यह नंबर उसने सेव किया हुआ था इसलिए जिया ने फ़ोन उठाने का फैसला किया। लेकिन फ़ोन उठाने वाला कमल था। कमल राजीव का मैनेजर था। जब उसने देखा कि जिया ने ऑनलाइन आईडीएस को कैसे एक्सपोज किया है तो उसने तुरंत जिया को फ़ोन किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया उसका नंबर ब्लॉक कर देगी। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने अपनी कंपनी के एक इंटर्न से फ़ोन उधार लिया जो जिया का यूनिवर्सिटी का दोस्त भी था। जिया, ये भाई गैंग है। भाई गैंग कौन है? जिया अभी भी कंफ्यूज थी क्योंकि कॉलर एड में यान कैकाई लिखा हुआ था। मैं तुम्हारे राजीव का मैनेजर कमल हूँ। कमल ने रानी जिया को नाराज़ करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उनका आर्टिस्ट जिया की वजह से बर्बाद होने वाला था। उना गिरफ्तार हो गई थी और राशि ने शो में अपना रोल खो दिया था। जहां तक राजीव की बात है, ये साफ था कि अब उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। अगर यह कुछ महीने पहले की बात होती तो वह अभी भी जिया को कंट्रोल कर पाता, यह मानकर कि यह सब राजीव को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए जिया की चाल थी। लेकिन अब अवार्ड विनिंग एक्टर राहुल के पिक्चर में आने से राजीव का जीतना नामुमकिन था। राहुल जिया के साथ बहुत अच्छा था और उसने उसे 100 मिलियन USD की कॉन्सेप्ट कार भी दी थी। इसलिए जिया के प्रति उसका रवैया बहुत नर्म था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जिया, मैंने अभी अभी तुम्हारी पोस्ट देखी। तुमने उनकी एड ढूंढ ली। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने उस इंसान को भी ढूंढ लिया हो जिसकी वह एड है? जिया हंसी और पूछा, तुम्हें क्या लगता है? मैं चाहता हूं कि तुम खुद बताओ जिया, क्या तुम्हें पहले से पता है कि एड किसकी है? जिया की आवाज़ शांत रही। वह नाराज़ या निराश नहीं लग रही थी। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे करीब नहीं हूँ। सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे सवालों के जवाब क्यों देने चाहिए? तुम कौन हो? कमल ने तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दी। राजीव के लिए जिया से संपर्क करना बहुत मुश्किल था और अब यह एक अच्छा मौका था। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह जीत सकता था। हालांकि जिस तरह से जिया उन्हें इतनी बेरहमी से बेइज्जत कर रही थी, कमल रिकॉर्डिंग बंद करना चाहता था ताकि वह उसे गाली दे सके। जिया, जैसा मैंने सुना है तुमने आईडीएस की लिस्ट तो बना ली है, लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि इसका मालिक कौन है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम ऐसा नहीं करना चाहती थी। क्या मैं सही हूँ? जिया के पास कोई जवाब नहीं था। ओह, वह सही था। उसने वीबो पर एक पोस्ट जरूर डाली थी और स्क्रीनशॉट भी अपलोड किए थे, लेकिन वह राजीव के मैनेजर कमल की एड के मालिक से मिलते हुए की तस्वीरें डालना भूल गई थी।
कमल के याद दिलाने पर जिया ने अपना स्पीकर ऑन किया और उसे 1 मिनट इंतजार करने को कहा क्योंकि वह एक बार फिर वीबो में लॉग इन कर रही थी। उसकी प्रोफाइल पहले से ही कमेंट्स से भरी हुई थी, लेकिन उसे इसकी आदत हो गई थी क्योंकि वैसे भी लोग लगातार उस पर कमेंट कर रहे थे। जिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने सीधे एक और पोस्ट डाल दी। जिया वीओ किसी ने मुझे याद दिलाया कि मैंने आईडीएस के मालिक की कोई तस्वीर नहीं डाली। अब पोस्ट कर रही हूँ ही.jpg। जो तस्वीरें अटैच की गई थी वे कमल की ब्लॉगर से मीटिंग की थीं। क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कुछ नेटिजन्स इसकी सच्चाई पर सवाल उठाएंगे क्योंकि यह साफ नहीं था। अर्जुन ने अपने आदमियों को कमल के ऑफिस से निकलते हुए, कार में कपड़े बदलते हुए, अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हुए और ब्लॉगर से मिलते हुए की तस्वीरें लेने का आदेश दिया था। उसने वे सभी तस्वीरें जिया को भेज दीं। जिया को उन्हें रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने उन सभी को अपलोड कर दिया। इसमें वह सीन भी शामिल था जहां ब्लॉगर को पैसे मिले थे। एक और पोस्ट करने के बाद उसने लॉग आउट कर दिया। हेलो जिया, क्या तुम वहां हो? कमल ने पूछा। हाँ, हो गया, मैंने अभी उन्हें अपलोड किया है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम ... क्या? अचानक जवाब सुनकर कमल हैरान रह गया। क्या तुमने मुझे याद नहीं दिलाया था कि मैंने तुम्हारी एड एक्सपोज नहीं की? मैं पहले इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। अब जब तुमने मुझे याद दिलाया है तो मैंने इसे वीबो पर पोस्ट कर दिया है। कमल को झटका लगा। क्या तुम जहरीली हो? तुम एक बुरी इंसान हो। कमल को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिया इतनी बुरी इंसान है, इसलिए उसने जल्दी से वीबो चेक किया। जो पोस्ट किया गया था उसे देखकर वह अवाक रह गया। ये सच था कि यह औरत उसकी एड एक्सपोज करने वाली फोटो पोस्ट करना भूल गई थी। उसके याद दिलाने के बाद उसने तुरंत एक्शन लिया और ऑनलाइन एक और पोस्ट किया जिसने उसकी पहचान पूरी तरह से जाहिर कर दी। उसी समय ऑफिस के सभी फोन और हॉटलाइन बजने लगे और कमल को सिरदर्द होने लगा। जिया, तुमने ऐसा क्यों किया? जिया को मजा आया। शायद तुम भूल गए हो, क्या तुम भी उस ग्रीन टी वाली कमीनी के साथ इतना समय बिताने के बाद बदल गए हो? मुझसे ये पूछने से पहले कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या तुम प्लीज खुद समझाओगे कि तुमने यह बात क्यों बताई कि सिस्टर कियारा ने मुझे कार गिफ्ट में दी? उसने मुझे कार दी, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि तुम अमीर थे और इतने अच्छे थे कि मेरी मदद करके यह बात पब्लिक में फैला दी कि किसी ने मुझे कार दी है, तो मुझे भी बदले में ऐसा ही करना चाहिए। मैं बस तुम्हें प्रमोट कर रही हूँ, इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। कमल को इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा बेकाबू होकर फड़कने लगा। वह उसे पहले ब्रदर गैंग कहती थी, लेकिन अब कमल कह रही है। जैसा कि उम्मीद थी, किसी और का साथ मिलते ही वह उन्हें किनारे कर रही थी। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो राजीव को इस औरत को कपूर परिवार से शादी करने का मौका नहीं देना चाहिए था। जिया, हम सबको एक साथ अमीर बनना चाहिए। तुम्हारे पास पहले से ही कपूर परिवार का सपोर्ट है। तुम्हें हम जैसे निचले लेवल के लोगों को क्यों परेशान करना पड़ा जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? हम तो तुम्हारे काम सिर्फ इसलिए सही हैं क्योंकि तुम बेकार हो। तुम निचले लेवल पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे बदनाम करने देना चाहिए। मुझे तुम्हें अपने सारे रिसोर्स दे देने चाहिए ताकि तुम कामयाब हो सको। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम क्या सोच रहे थे? कमल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पहले उसने राजीव से सुना था कि इस लड़की का मुंह बहुत खराब है, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया क्योंकि उसकी इमेज अभी भी एक भोली भाली प्यारी सी खरगोश जैसी थी जो हमेशा राजीव के पीछे पीछे घूमती थी। अब जब उसने खुद इसका अनुभव किया तो कमल को आखिरकार एहसास हुआ कि जिया सच में उनसे रिश्ता खत्म कर चुकी है। जिया, तुम राजीव को दुख पहुंचा रही हो। क्या तुम्हें पता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, फिर भी वह ये खबर क्यों फैलाना चाहता था? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कमल ने गहरी सांस ली और जिया के फोन काटने से पहले जल्दी से वह बातें कह दी जो वह कहना चाहता था। क्योंकि वह तुमसे प्यार करता है। उसे चिंता थी कि राहुल तुम्हें उससे दूर ले जाएगा, इसलिए उसने मुझसे किसी से यह काम करवाने के लिए कहा। सबकी नाराजगी के कारण तुम राहुल के साथ रहने से मना कर दोगी। जिया, राजीव ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है। वह तुमसे बहुत प्यार करता है और उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या तुम उसे ऐसे चुकाओगी? जिया ने अपने फोन की तरफ देखा जिससे पता चला कि दूसरी तरफ वाला कॉल रिकॉर्ड कर रहा था। वह हंसी और बोली, वह मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने मुझे पहली फीमेल लीड का रोल छोड़ने के लिए मजबूर किया ताकि उसे मेन लीड का रोल मिल सके। वह मुझसे इतना प्यार करता था कि एक एक्टर के तौर पर अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए उसने मुझसे दूसरे आदमी से शादी करने की भीख मांगी। उसने सारे पैसे ले लिए लेकिन चाहता था कि मैं अपने पति के पीठ पीछे उसकी मदद करूं। वह मुझसे इतना प्यार करता था कि जब हम तथाकथित रिलेशनशिप में थे तो उसने मेरी बहन के साथ सोया। अब जब हमारा ब्रेकअप हो गया है तो उसने अब मुझसे प्यार करने का फैसला किया है। खैर, धन्यवाद। कृपया उससे पूछिए कि उसे मुझसे प्यार क्यों हुआ। मैं खुद को बदल लूंगी, ठीक है? कमल गुस्से से दांत पीसने लगा। पूरी कॉल के दौरान वे इतनी देर तक बात करते रहे लेकिन उसने एक भी काम की बात नहीं कही। जिया, मैं मानता हूं कि राजीव ने शायद सब कुछ परफेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हें उसके प्यार को ठुकराना नहीं चाहिए। तुम ये भी मना नहीं कर सकती कि तुम दोनों पहले साथ थे। क्या तुम उसके साथ बिताई अच्छी यादों के आधार पर उसे अकेला नहीं छोड़ सकती? मुझे नहीं पता कि वह मुझसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन मैंने कभी उसके हाथ भी नहीं पकड़े। मुझे नहीं लगता कि इसे रिलेशनशिप माना जाना चाहिए। अगर जो कुछ हमारे बीच था उसे साथ होना माना जाता है तो उसके और राशि के बीच क्या है? मेरे पास सबूत है कि वह 1 साल से राशि को डेट कर रहा है, इसलिए तुम्हें इस तरह से राशि का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर तुम जोर देना चाहती हो कि हम कभी कपल थे तो इससे राशि हमारे रिलेशनशिप में मालकिन बन जाएगी। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? कमल, अगर बस इतना ही है तो मैं अब फोन रख रही हूँ। ये कहकर जिया ने कॉल काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ कमल पूरी तरह से हैरान था। फोन कॉल के बाद जिया तुरंत सेट पर चली गई। जहां तक अर्जुन की बात है, जो अपने दादाजी की देखभाल कर रहा था, जो अपनी सर्जरी से ठीक हो रहे थे, साथ ही काम भी कर रहा था और अपनी पत्नी से जुड़ी खबरों पर भी ध्यान दे रहा था, उसे जैसे ही बताया गया कि जिया ने वीबो पर एक पोस्ट किया है, उसने तुरंत अपने अकाउंट में लॉग इन किया। ये देखकर कि उस बेवकूफ़ लड़की ने ईद के पीछे के व्यक्ति का खुलासा करना भूल गई थी और राजीव के मैनेजर की तस्वीरें जारी नहीं की, अर्जुन ने उलझन में अपनी कनपटियों को रगड़ा। जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या उसे ही इसे जारी करना चाहिए और ईद के पीछे के व्यक्ति का खुलासा करना चाहिए, एक और नोटिफिकेशन आया।
फिर उसने वह पोस्ट देखा जो जिया ने बाद में जोड़ा था। अर्जुन खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाया। उसकी सुरीली आवाज में एक ऐसी खुशी थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था, जिससे मास्टर कपूर की जिज्ञासा बढ़ गई। जिस दिन से उसका पोता क्वाड्रिप्लेजिया से ठीक हुआ था, मास्टर कपूर बहुत अच्छे मूड में थे। इनर स्प्रिंग के पानी के साथ जिसे बेहतर बनाया गया था और जिया के मुख्य सर्जन होने के कारण मास्टर कपूर बहुत तेजी से ठीक हो रहे थे, या ज्यादा सही कहें तो उनका वजन तेजी से बढ़ रहा था। मास्टर कपूर ने पहले वजन कम किया था और थोड़े कमजोर दिखते थे, लेकिन अब उनके चेहरे के गड्ढे कोलेजन से भर गए थे और अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखकर उनके चेहरे पर सुकून का भाव था। अर्जुन, अगर अच्छी खबर है तो तुम्हें हमारे साथ शेयर करनी होगी। तुम क्यों हंस रहे हो? अर्जुन ने अपने दादाजी की तरफ देखा और उसकी आंखों में चमक थी। मास्टर कपूर ने अपनी पूरी जिंदगी में उसे ऐसा कभी नहीं देखा था। अपनी सबसे मुश्किल घड़ी से गुजरने और अपनी जिंदगी वापस पाने के बाद अर्जुन में एक ऊंचे दर्जे के इंसान के तौर पर जो तेज सख्त किनारा था, वह अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। अब सिर्फ मैच्योरिटी, स्थिरता और भविष्य में क्या है ये देखने की उम्मीद और उत्साह बचा था। अर्जुन ये बात मास्टर कपूर के साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, इस बेवकूफ़ लड़की ने पहली पोस्ट में बाकी तस्वीरें अपलोड करना भूल गई और फिर उसे उसके बाद एक और पोस्ट डालनी पड़ी, लेकिन उसने फिर भी सब कुछ अपलोड नहीं किया। बेवकूफ़ लड़की। मास्टर कपूर की जबान अटक गई। हालांकि उन्हें काफी यकीन था, फिर भी वह पूछे बिना नहीं रह सके, तुम जिया के बारे में बात कर रहे हो? मैं और किसके बारे में बात कर रहा हूँ? वह बेवकूफ़ है। मास्टर कपूर को लगा कि शायद उनके पोते की रीढ़ की हड्डी की बीमारी की वजह से उसकी नज़र कमजोर हो गई है। क्या वह नहीं है? मास्टर कपूर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जिया बहुत स्मार्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह बिल्कुल लोमड़ी जैसी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह थोड़ी शैतान भी है? अगर सभ्यता के बाद लोमड़ियों को घूमने की इजाज़त नहीं होती तो मुझे लगता कि उस पर किसी लोमड़ी का साया है। तुम्हारी पत्नी ऐसी है जो छोटी सी बात से सब कुछ समझ जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा दिखावा करती है कि उसे कुछ नहीं पता। तुम्हें क्यों लगता है कि वह बेवकूफ़ है? अर्जुन ने अपने दादाजी की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी नज़र थी जो ये दिखा रही थी कि भले ही सब नशे में धुत और बेहोश रहें, सच जानने वाला सिर्फ वही अकेला होश में रहेगा। शायद ये दूसरों के सामने होता होगा, लेकिन जिया ने मेरे सामने कभी कोई साजिश नहीं रची। शायद इसीलिए वह हमेशा एक नासमझ लड़की की तरह काम करती थी। क्या काम? अर्जुन ने अपने दादाजी की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, यह हमारे बीच एक राज है। मास्टर कपूर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दादाजी, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने अभी टिकटॉक पर एक वीडियो देखा। उसमें एक कुत्ते की मालकिन थी जो जबरदस्ती अपने हस्की का मुंह खोलकर उसे डिब्बाबंद खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुत्ता सिर्फ कच्चा बीफ खाना चाहता था। उसने कच्चा बीफ एक तरफ रख दिया और उसे जबरदस्ती डॉग फूड खिलाती रही। क्या आपको नहीं लगता कि उस इंसान में थोड़ी नैतिकता की कमी थी? इस बार अर्जुन की बोलती बंद हो गई। अर्जुन ने तेज नजरें करते हुए कहा, दादाजी, मुझे लगा कि आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर मास्टर कपूर ने ताना मारा और कहा, तुम्हारी वजह से मुझे घिन आ गई। दूसरे लोग कहते हैं कि बेटियां शादी के बाद अपने पति के परिवार की बात सुनती हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि शादीशुदा बेटियां उस पानी की तरह होती हैं जो बह गया हो। उन्हें वापस पाना नामुमकिन है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम उनसे भी ज्यादा बुरे हो। ये देखकर कि मास्टर कपूर सिर्फ जूस न मिलने की वजह से कैसे नफरत करने वाले बन रहे थे, अर्जुन ने अपने होंठ सिकुड़े और अपने दादाजी के साथ इस मुद्दे पर बहस करना छोड़ दिया। चूंकि मास्टर कपूर सालों से अकेले थे, उनकी दादी उनके साथ नहीं थी, इसलिए ये समझ में आता था कि वह थोड़े कमजोर थे। इसलिए उनके पोते के तौर पर अपने दादाजी की बात मान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ये बात की जिया डॉक्टर जे थी और वही उन्हें मसाज करती थी, साथ ही वह एक हैकर भी थी। अर्जुन ये बात कभी किसी को नहीं बताएगा। इतना ही नहीं, यह एक राज होना चाहिए, नहीं तो बहुत से लोग उस पर नजर रखेंगे। हालांकि उसे अपने दादाजी पर भरोसा था, लेकिन यह उसके और जिया के बीच एक राज था। वह इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। ये देखकर कि अर्जुन कितना बदतमीज था और उकसाने के बाद भी उससे एक शब्द भी नहीं निकलवा पा रहा था, उसे अचानक लगा कि अपने इस पोते को पालना बेकार है। पहले उसे लगा था कि उसे कपूर परिवार के लिए एकदम सही पोती बहू मिल गई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे जिया के लिए एकदम सही पति मिल गया है। अर्जुन सब कुछ छिपा रहा था और उनमें से कुछ भी उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता था। मास्टर कपूर ने उससे पूछने की जहमत नहीं उठाई। वह अपनी पोती बहू के साथ क्या हो रहा है ये देखने के लिए वीबो पर लॉग इन किया। उस समय इंटरनेट पर तूफान आया हुआ था। वह कौन है? उसका उस व्लॉगर से क्या रिश्ता है जिसने गंदगी खाई? मैं उस व्हाइट लोट्स कमीनी के आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुम सबको बताया था कि राहुल बिना किसी वजह के जिया को कार नहीं देगा। ये सब बदनामी थी। सिस्टर जिया की तारीफ, एक क्रूर औरत जो शब्दों से मारती है, ऐसी जानलेवा औरत। तुम में से जिन्होंने सिस्टर जिया को कोसा था, क्या उस कम्युनिटी के साथ जो हुआ वह तुम्हें यह दिखाने के लिए काफी नहीं है कि अपने ही दायरे में कैसे खेला जाता है? अरे वाह, कितनी हिम्मत! यह है पहली बार मैंने इतनी बहादुर औरत देखी है। वह न सिर्फ इस इंडस्ट्री में टॉप एक ब्यूटी है, बल्कि उसका फैन बेस भी बाकियों से बिल्कुल अलग है। अब तो मैं पूरी तरह से फैन हो गया हूँ। मैं जिंग हरम में जाना चाहता हूँ। मैं क्वीन जिंग से प्यार पाना चाहता हूँ। उस आईडी के पीछे वाले का इंतजार है, उन आईडीएस के पीछे वालों का इंतजार है, लेटर देखने का इंतजार है, उन 30,000 लोगों को देखने का इंतजार है जिन पर केस किया जाएगा। व्लॉगर जिसने पहले फेम पाने के लिए गंदगी खाई थी, उसे कमल से पता चलने के बाद एहसास हुआ कि यह सच है कि दूसरा पक्ष उस पर केस करने वाला है। वह इतना डर गया कि उसने तुरंत पोस्ट हटा दी। हालांकि उसे ऑनलाइन पोस्ट किए हुए कुछ दिन हो गए थे और वीबो पर सभी को इसके बारे में पता चल गया था। हाईकोर्ट से बचने के लिए उसने तुरंत अपना सामान पैक किया और कुछ समय के लिए छिपना चाहता था। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने सालों की मेहनत के बाद बनाया गया उसका अकाउंट अब हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि जिया के पीछे कपूर परिवार है और उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह 30,000 से ज्यादा लोगों पर केस करेगी। वह पागल है और शैतान भी। कौन सा कमीना ऑनलाइन कुछ लोगों को गाली नहीं देता? वे मीडिया वाले हमेशा दूसरे सेलिब्रिटीज के बारे में झूठी बातें कहते थे। सिर्फ वही है जो इतनी सारी मुसीबत खड़ी कर रही है। व्लॉगर का नाम लियू म्यू था, जो कमल का रिश्तेदार था।
कमल से खबर मिलने के बाद उसने जल्दी से अपना सामान रखा और अपने किराए के घर को देखा। ये वही घर था जिसे उसने सालों से किराए पर लिया था और जिससे वह बहुत खुश था। इत्तेफाक से इस घर का मालिक इसे बेचना चाहता था और उसने इसे खरीदने का फैसला किया। यह अच्छी बात थी कि उन्होंने पिछले हफ्ते ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसने सिर्फ 10,000 युआन डिपॉजिट के तौर पर दिए थे। नहीं तो वह 700,000 का ये घर हाई कोर्ट को खो देता। जब उसने दरवाज़ा खोला तो पहले से ही 2 पुलिस वाले उसका इंतजार कर रहे थे। लियू म्यू की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसका दिल बैठ गया। इसके बाद वह डर से भर गया। लियू म्यू, तुम सेलिब्रिटी जिया की साइबर बुलिंग और मानहानि में शामिल हो। तुम पर मानहानि का नेतृत्व करने और साइबर हिंसा का भी शक है। तुम अब गिरफ्तार हो। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ सबूत शायद तुम्हें जेल भेज देंगे। चलो हमारे साथ आओ। जब लियू म्यू की कलाई पर हथकड़ी लगाई गई तो वह हैरान रह गया और जब उसे घर से बाहर निकाला गया तब भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। जब वह पुलिस की गाड़ी में बैठा तब उसने संघर्ष करना शुरू किया। जिया ने राजीव का जिक्र क्यों नहीं किया? वीबो देखने के बाद वह पूछे बिना नहीं रह सका। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके मन में राजीव के लिए अब कोई भावना नहीं होगी। जब तुम लकवाग्रस्त थे तब जिया ने उन दोनों के बीच एक लाइन खींच दी थी। अब जब तुम ठीक हो गए हो तो ये समझ में नहीं आता कि उसे अभी भी राजीव पर दया आएगी। अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया, वह इसके बारे में भूल गई। मास्टर कपूर को समझ नहीं आया कि क्या कहें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वह एक नासमझ लड़की है। उसे इन सब बातों की परवाह भी नहीं है और उसने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। दादाजी, क्या आपके पास भी वीबो है? मास्टर कपूर चुप रह गए। कुछ देर बाद अर्जुन ने मास्टर कपूर की प्रोफाइल का इस्तेमाल करके जिया की दूसरी पोस्ट रिपोस्ट की। दिनेश कपूर, वी जोंगजे एंटरटेनमेंट, राजीव के मैनेजर कमल। मुझे उम्मीद है कि हर कोई ऐसे सेलिब्रिटी का विरोध करने में मदद करेगा जो सही नहीं है। एट हाइपोफोन एट लियो एट ऑफिशियल अकाउंट ऑफ कैट्स एट 9 कोस कॉर्पोरेशंस एट लिकिडेजिंग्स एट केमे ब्यूटी। अटैचमेंट, इन ब्रांड्स के लिए कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमल के साथ राजीव की तस्वीरें। अर्जुन के ये पोस्ट करने के बाद इंटरनेट पर फिर से हंगामा मच गया। फत आरानकन का जब भीड़ ने मास्टर कपूर की प्रोफाइल देखी जिस पर एक बड़ा वीक था तो वे सब एक ही बात कमेंट कर रहे थे। जब मास्टर कपूर को अपना फ़ोन मिला तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका फ़ोन फ्रीज हो गया है। मेरा फ़ोन क्यों क्रैश हो गया? तुमने क्या किया? अर्जुन अपनी नोटबुक में टाइप करता रहा और धीरे से जवाब दिया, यह एप्लीकेशन की वजह से है। तुम इसे थोड़ी देर में देख पाओगे। मास्टर कपूर ने अपने पोते को शक की नज़र से देखा और समझ गए कि वह कुछ गड़बड़ कर रहा है। कमल की बात करें तो दूसरे लोग शायद उसे नहीं जानते थे, लेकिन राजीव के फैंस उसकी पहचान से अच्छी तरह वाकिफ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हमेशा राजीव के साथ रहता था। इसलिए जब जिया ने कमल की तस्वीरें जारी की जिसने उसे बदनाम किया था और कहा कि वह उस पर केस करेगी, तो ज़्यादातर नेटिजन्स ये जानने के लिए बेताब थे कि उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था। दूसरी ओर राजीव के फैंस ने चुप रहने का फैसला किया। चूंकि वे लंबे समय से जिया को साइबर बुलिंग कर रहे थे, इसलिए जिया उनसे नफरत करती होगी। उन सभी ने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जिया ने उनके आइडल को उकसाया था, इसलिए उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। लेकिन बदले में जिया को सबूत मिल गए और इस कमीनी ने बदला लेने का फैसला किया। वे सभी जिया से नफरत करते थे लेकिन इस समय चुप रहने का फैसला किया था। बाकी लोगों की बात करें तो उनमें से बहुत से लोग टैग कर रहे थे। जिया की प्रोफाइल में राजीव, कमल और जोंगजे एंटरटेनमेंट को टैग किया गया था। वे उनसे इस स्थिति के बारे में बताने के लिए कह रहे थे। लगभग आधे मिनट बाद मास्टर कपूर का फ़ोन आखिरकार ठीक हो गया और उन्होंने वह पोस्ट देखी जो अर्जुन ने अपने अकाउंट से शेयर की थी। अर्जुन, जिया ने कहा था कि हमें यह बताने की इजाज़त नहीं है कि वह कपूर परिवार की बहू है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह इस बात पर तुमसे नाराज़ होगी? अर्जुन ने ऊपर देखा और उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं जैसे उनमें तारे भरे हों। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वे पूछ रहे हैं कि जिया और कपूर परिवार के बीच क्या रिश्ता है। वे कह रहे हैं कि तुमने पहले अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट का जवाब दिया था और अब मैं पर्सनली उसकी पोस्ट का जवाब दे रहा हूं। वे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वह किसी न किसी तरह कपूर परिवार से ज़रूर जुड़ी हुई है। उनमें से कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि मैं जिया का बॉस हूं। अर्जुन से यह कहते हुए मास्टर कपूर का चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। अर्जुन मास्टर कपूर की ओर मुड़ा और बोला, जब मैं नाराज़ नहीं हूं तो आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं? वैसे भी ये सच है कि आप उसके बॉस हैं क्योंकि आपने लगभग 100 मिलियन खर्च किए हैं ताकि वह मेरी पत्नी बन सके। ये देखकर कि उसका पोता दुखी नहीं लग रहा था, उसने खुद से कहा, मुझे बस चिंता थी कि तुम इस बात से परेशान हो जाओगे। अर्जुन हंसे बिना नहीं रह सका और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। क्या मुझे इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आप मेरी पत्नी को मुझसे छीन लेंगे? मास्टर कपूर जम गए। ये लड़का, इसकी आवाज़ और हाव भाव को क्या हुआ? क्या वह उसे नीचा दिखा रहा था? बस मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अगर मैं जवान होता, जिया फिर भी मेरी ही होती। हा 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 हा। अर्जुन के आत्मविश्वास पर मास्टर कपूर को मजा आया और वह जोर से हंस पड़े। ये लड़का, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम अपनी पत्नी से डरने वाले आदमी हो। तुम में दुनिया के सामने अपने और जिया के रिश्ते को मानने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुमने मेरी जगह मुझे इस्तेमाल करने का फैसला किया। जिया कोने में धकेल दी जाएगी और यह साफ करने के लिए कि मैं उसका बॉस नहीं हूँ, वह निश्चित रूप से तुम्हारी पहचान बताएगी। अगर वह इस वजह से गुस्सा नहीं होती तो तुम जीत जाओगे। अगर वह गुस्सा हो गई तो यह मेरी गलती होगी और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। अर्जुन ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, दादाजी, मैंने आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मास्टर कपूर ने अपने पोते को निराशा से देखा और कहा, बहुत बढ़िया। राजीव को जिया के वीबो पर होने वाली गतिविधियों के बारे में ज़रूर पता था। उसे नहीं लगा था कि जिया इतना क्रूर काम कर सकती है। उसे हमेशा लगता था कि जिया सिर्फ उसके धोखा देने की वजह से उससे नाराज़ है। राहुल के आने के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने गलती की है। ये सब जिया की शादी की वजह से हुआ। अब उसे सपोर्ट मिल गया है और वह बहुत ज़्यादा आकर्षक हो गई है, इसीलिए राहुल भी उसकी तरफ आकर्षित हुआ। एक तरफ राहुल उसके पीछे पड़ा था और दूसरी तरफ वह लकवाग्रस्त आदमी अर्जुन उसका सहारा था। अब उसमें वे खूबियां नहीं थीं जो जिया को आकर्षित करती थीं। इसलिए उस औरत ने उनके पुराने रिश्ते और यादों को पूरी तरह से भुला दिया था और अब उसे बर्बाद करने की योजना बना रही थी।
सेट के लोग जानते थे कि कमल कौन था, इसलिए जब कमल उसके साथ नहीं भी था तब भी सब जानते थे कि जिया द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों में वह आदमी कमल था। कमल राजीव का मैनेजर था। दूसरे शब्दों में राजीव ने ही यह खबर फैलाई थी जिससे जिया की इतनी बदनामी हुई। राजीव अपने आसपास के स्टाफ की घूरती हुई नजरें महसूस कर सकता था और यह एक अप्रिय एहसास था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे दिखते हैं, हमेशा सोचते हैं कि वे धरती पर सबसे समझदार इंसान हैं। उन्हें लगता था कि वे सब कुछ प्लान कर सकते हैं, लेकिन असल में सबकी नज़र में वह सिर्फ एक जोकर है। एक दिन पहले क्यारा, जो अभी भी एक अमीर परिवार की खूबसूरत महिला थी, उसने अपने पति को छोड़ दिया था और अब अपने बेटे के साथ सेट पर थी। किसी को उस कमीनी और इस जीटीबी का ख्याल रखना होगा। उसे सच में नहीं पता था कि इतने सारे लोग उसकी छोटी लड़की से नफरत करते हैं। राजीव ने कियारा को बुरी नज़र से देखा। बस बहुत हो गया, सीन सेट हो गया है। चलो राजीव और मैगी के शॉट से शुरू करते हैं। डायरेक्टर पैन एक बिजी आदमी थे जिन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की गॉसिप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जल्दी से बाहर निकले और स्पीकर में चिल्लाकर राजीव और करिश्मा को बुलाया। करिश्मा भयानक चेहरे के साथ खड़ी हो गई। राजीव पहले ही इतने बड़े मामले में फंसा हुआ था, लेकिन उसे फिर भी उसके साथ काम करना था। क्या यह उसकी शोहरत बर्बाद करना नहीं है? जैसे ही करिश्मा अपनी राय बताने वाली थी, राहुल पहले ही एक कदम आगे था। डायरेक्टर पैन, मुझे लगता है कि हमें अभी रुक जाना चाहिए या शायद कोई दूसरा सीन करना चाहिए। डायरेक्टर पैन रुके और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे डर है कि आपको फैंग शिंगक्सुआन के रोल के लिए एक्टर बदलना पड़ेगा। राहुल, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? राजीव को गुस्सा होते देखना एक दुर्लभ मौका था। राजीव को इतना गुस्सा देखकर राहुल का मूड तुरंत बेहतर हो गया। जब उसने राजीव को देखा जो उससे एक सिर छोटा था, तो राहुल को सच में समझ नहीं आया कि उसका छोटा उसकी बहन इस कमीने के चक्कर में पड़ गई। सच कहूं तो अर्जुन, जो एक लकवाग्रस्त आदमी था, वह भी इस आदमी से कहीं ज्यादा बेहतर था। क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मेरा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगा कि तुमने जो कुछ भी किया है उसके बाद भी तुम यहाँ रह पाओगे? तुमने मुझे क्या समझा? राजीव, जिया ने पहले ही तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दी है और केस कर दिया है। तुम इसी लायक हो। तुम जैसे कमीने समाज के कीड़े हैं। तुम तो बस सांस लेकर हमारे आसपास की हवा को गंदा कर रहे हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी छोटी बहन को बहकाने, उसका इस्तेमाल करने और उसे बदनाम करने की? इस कमीने का घिनौना चेहरा देखकर राहुल के मन में सिर्फ 4 शब्द आए, मर जा तू कमीना। क्या हुआ? डायरेक्टर पैन उलझन में थे। उनकी इंडस्ट्री में राजीव पहला ऐसा इंसान था जिसे राहुल ने बिना किसी झिझक के सबके सामने जोर से डांटा था। ओह, राशि पहली थी जबकि राजीव दूसरा। वे सभी उसके सेट पर थे और वे सभी जिया से जुड़े थे। क्या उसे अपनी कास्ट फिर से बदलनी पड़ेगी? क्या उसे यह ड्रामा जारी रखना चाहिए? राजीव ने किसी को सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए हायर किया था, ये कहने के लिए कि मैंने जिया को 10 मिलियन यूएसडी की कार गिफ्ट की है। उन्होंने कहा कि मैं जिया का शुगर डैडी हूँ। उसने इसे बड़ा बनाने के लिए लगभग 20,000 हेटर्स को भी इकट्ठा किया, इस उम्मीद में कि मेरे फैंस जिया पर हमला करेंगे। अब जब वह बेनकाब हो गया है तो उसे लगता है कि उसे अभी भी फैंग शिंगक्सुआन का रोल करने दिया जाएगा। आपको क्या लगता है डायरेक्टर पैन? जैसे ही उसने यह बात उठाई, वह राजीव का गला घोंटना चाहता था। उसकी माँ इस घटना का इस्तेमाल करके ये दिखाना चाहती थी कि अर्जुन की तुलना में राहुल कितना बेहतरीन है। हालांकि उसकी माँ ने इसे नज़रअंदाज करने के नतीजों के बारे में कभी नहीं सोचा था। नतीजतन ज्यादातर हेटर्स ने राहुल के फैंस होने का नाटक किया और उसकी बहन का अपमान किया। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने इस बारे में जिया को फ़ोन किया, ये पूछने के लिए कि क्या वह चाहती है कि इससे निपटा जाए, तो जिया ने उससे कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। उसे हमेशा लगता था कि जो कुछ हुआ उसकी वजह से उसकी छोटी बहन उससे नाराज़ है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि इसका इल्ज़ाम अपनी माँ पर डाले, इसलिए उसने अपना निशाना राजीव पर बदल दिया। डायरेक्टर पैन ने राहुल की आंखों में गुस्सा देखा और 0.1 सेकंड के लिए भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। अपने इन्वेस्टर को देखते हुए डायरेक्टर पैन ने तेज़ और पक्की आवाज़ में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। राजीव का चेहरा अब बहुत बुरा लग रहा था। वह सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था। शुरुआत के दिनों को छोड़कर जब वह नया था, उसे कभी भी इतनी बुरी तरह से परेशान नहीं किया गया था। जब से उसे स्टोरी ऑफ द किंग पैलेस में मेल लीड का रोल मिला था, तब से अवार्ड जीतने वाले एक्टर और एक्ट्रेस भी उसके साथ अच्छे से पेश आते थे। ये पहली बार था कि किसी ने उसे इस तरह से बेइज्जत किया था। अब राजीव को पछतावा हो रहा था। उसे इतना जल्दबाज होने का पछतावा हो रहा था। उसे ये भी अच्छे से पता था कि अगर जिया ने इस बार उसकी मदद करने से मना कर दिया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। किस्मत से जिया सेट पर आ गई। जब राजीव ने उसे देखा तो वह तेजी से उसकी तरफ भागा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। जिया, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। धप, यह एक जोरदार साफ थप्पड़ था जब जिया ने बिना किसी झिझक के राजीव की हथेली पर मारा। यह इतना दर्दनाक था कि राजीव का चेहरा अब सिकुड़ गया था। जिया ने उसे अपनी अंदर की चीख का इस्तेमाल करके मारा था। उसके हाथ शायद सूजे हुए या लाल न दिखें, लेकिन उसकी हड्डियों में पहले से ही तेज दर्द हो रहा था। कियारा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए। वह अपनी छोटी लड़की की तरफ भागी। एक माँ मुर्गी की तरह उसकी रक्षा करते हुए उसने पूछा, अब तुम क्या कर रहे हो? ये तो बस एक हल्का सा थप्पड़ था, है ना? लेकिन तुम्हें देखो, तुम ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे तुम अभी बेहोश हो जाओगे। तो क्या मुझे तुम्हारे लिए 120 पर कॉल करना चाहिए? अगर तुमने चोट का नाटक करने का प्लान भी बनाया था तो तुम्हें थोड़ा और असली लगना चाहिए था। आखिर तुम एक सेलिब्रिटी हो। इतने सारे लोगों के सामने खुद को शर्मिंदा मत करो। ये सब कहते हुए उसने अपनी बेटी को देखा जिसने क्लो का डिजाइनर आउटफिट पहना हुआ था और उसकी आंखें चमक उठीं। ये सही है, उसकी बेटी को क्लो जैसे डिजाइनर कपड़े ही पहनने चाहिए क्योंकि वही कपड़े उसके स्वभाव पर सूट करते थे। जिया, तुम्हें उसके जैसे कमीनों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। उसे पुलिस के हवाले कर दो। राहुल ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है और वे जल्द ही यहाँ पहुंच जाएंगे। जब राजीव ने सुना कि पुलिस आ रही है तो उसे अपने पिछले किए पर और भी ज्यादा पछतावा हुआ। वह आज जहाँ है वहां तक पहुंचने के लिए उसने बहुत मुश्किलों का सामना किया था। इस जगह तक पहुंचने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड की कुर्बानी दी थी।
जब उसने इस बारे में सोचा तो अगर इस रोल की वजह से ऐसा नहीं होता तो वह अपनी चाची से जिया की पीठ पीछे रोल बदलने के लिए नहीं कहता। इस रोल को पाने के लिए उसने जिया को बहुत नाराज किया था। उसकी चाची अब जेल में थी और अगर भविष्य में उसे जिया का साथ पूरी तरह से खोना पड़ा तो वह सिर्फ इस शो से ही अपनी शोहरत बनाए रख सकता था। अगर उसने इसमें एक्टिंग करने का मौका खो दिया और गिरफ्तार हो गया, हालांकि उसने जो किया था उससे अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन अगर यह सच साबित हो गया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भविष्य में कोई भी उसे काम नहीं देगा। भूल जाओ, अगर वह एक अवार्ड विनिंग एक्टर नहीं बनता तो उसके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टिके रहना भी मुश्किल हो जाता। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि उसकी मां की कंपनी अभी भी उसकी शोहरत पर निर्भर थी, क्योंकि उन्हें उसी के नाम पर लोन मिल रहा था। अगर उसकी शोहरत पर असर पड़ता तो मूनकेक की कीमतों पर भी ज़रूर असर पड़ता। जो पैसे उन्होंने लोन लिए थे वे डूब जाते और वे कभी भी उन कर्जों को चुका नहीं पाते। जब उसे एहसास हुआ कि हालात कितने खराब हो रहे हैं तो राजीव ने जोर से कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की, जिया तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने ये क्यों किया। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें राहुल के इतना करीब नहीं देख सकता था। क्या तुम्हें पता है कि जब मैंने राहुल को उस दिन स्टूडियो में तुम्हारी देखभाल करते देखा तो मुझे कितनी जलन हुई। मैंने उसकी आंखों में वह भाव देखा था। मैं तुमसे बात करना चाहता था लेकिन तुम दोनों ने मुझे अपने बीच से दूर रखा। जिया, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच में तुम्हें किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकता। जिया, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओगी ना। मुझे बस तुम मेरे साथ चाहिए। तुम इसके लिए मुझे चाहे जो भी सज़ा देना चाहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजीव असल में एक ऐसा इंसान था जिसके आसपास उदासी का माहौल रहता था। अब उसके डरावने चेहरे और दुख से भरी आंखों को देखकर सेट पर हर कोई उसे दिलासा देना चाहता था। लेकिन राहुल के चेहरे की वजह से उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। उसकी आंखों में छिपी कातिलाना नजर उसके अंदर से निकल रही गुस्से वाली भावना के साथ मिलकर उन्हें रोक रही थी। यहाँ तक कि जब करिश्मा ने सुना कि राजीव राहुल की प्यार भरी आंखों के बारे में कैसे बता रहा था जब उसने जिया को काट दी थी, तो उसे उससे बहुत ज्यादा जलन हुई। वह आगे बढ़कर उसका चेहरा नोच लेना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। जब से उसने बर्गर की तस्वीर पोस्ट की थी, राहुल उसे नजरअंदाज कर रहा था। अगर वह ऐसी चीजें करती रही जो उसे पसंद नहीं थी तो रायजादा परिवार तक पहुंचने का उसका रास्ता पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जलन तेजी से बढ़ रही थी। पहले दिन से ही वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और वह लगभग अपनी हद तक पहुंच चुकी थी। तुम सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। जब तुम एक मशहूर सेलिब्रिटी थे तो तुमने जिया के साथ अपने रिश्ते को क्यों नहीं माना जब तुम्हारे फैंस उस पर हमला कर रहे थे। राजीव अपने चेहरे पर उदास, दुखी और पछतावे वाला भाव बनाए हुए था। सिस्टर कियारा, मुझे पता है कि आप एक पावरफुल औरत हैं, लेकिन यह मेरे और जिया के बीच की बात है। भले ही आप उसके फैन क्लब की प्रेसिडेंट हो, क्या आप हमें थोड़ी जगह और इज्जत नहीं दे सकती। कियारा को जाहिर तौर पर उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी को भी उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं थी। वाह, अब तुम्हें इज्जत देने की अहमियत समझ में आ रही है। क्या तुमने कभी जिया की इज्जत की है जब तुम्हें करनी चाहिए थी। जवान आदमी, पक्षपात मत करो और हमेशा यह मत सोचो कि दूसरे बेवकूफ़ हैं। सिस्टर कियारा, आप उससे इतनी बातें क्यों कह रही हैं। मैं उसकी तथाकथित गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझसे प्यार करता है या नहीं। मैं सिर्फ इसलिए दूसरों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। मैं उसके प्यार की वजह से मेरे पीठ पीछे मुझे परेशान करना बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह बस बकवास कर रहा है। उसकी बातों में मत आओ। वह बस एक मतलबी इंसान है जिसे सिर्फ दूसरों से हमदर्दी हासिल करना आता है। जिया की बातों ने सेट पर मौजूद सभी को तुरंत जगा दिया। ये सही है, तुम्हारे प्यार का जिया से क्या लेना देना है। भले ही तुम रिलेशनशिप में थे, क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इसलिए बदनाम करने की इजाजत है क्योंकि किसी दूसरे आदमी ने उसे तोहफा दिया। यह कोई बॉयफ्रेंड नहीं करेगा। राजीव ने अविश्वास से जिया को घूरा। जिया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्या तुम ही नहीं थी जो हमेशा चाहती थी कि मैं हमारे रिश्ते को पब्लिक करूं। मैं अब ऐसा कर रहा हूं लेकिन तुम मना कर रही हो। क्या ये सब राहुल की वजह से है। उसका फ़ोन जो उसके बैग में था उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही जिया कुछ गलत कहेगी वह उसे धमकी दे पाएगा, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि वह शादीशुदा है। लेकिन जिया जाल में नहीं फंसी। मैंने कब कहा कि मैं चाहती थी कि तुम हमारे रिश्ते को पब्लिक करो। राजीव, तुम जो चाहो खा सकते हो लेकिन जो चाहो बोल नहीं सकते। तुम जिद कर रहे हो कि हम कपल हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास हमारी साथ की कोई तस्वीर है, भले ही वह धुंधली ही क्यों ना हो। राजीव हैरान रह गया। उसका हैरान चेहरा देखकर जिया समझ गई कि उसके पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। जितना उसे याद था, राजीव ने कभी जिया के साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाई थीं, क्योंकि उसे चिंता थी कि जिया उसके करियर पर असर डाल रही है। तुम्हारे पास हमारी एक भी साथ की फोटो नहीं है, फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। क्या तुम सिर्फ इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड हो क्योंकि तुम ऐसा कहते हो। अगर तुम कहो कि तुम मेरे बहुत पहले खोए हुए पिता हो तो क्या मुझे तुम्हारे बूढ़े होने पर तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। उस समय नोटिफिकेशन की वजह से सबके फ़ोन बज रहे थे, क्योंकि वे सभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थे। जब उन्होंने अपडेट्स देखे तो सभी हैरान रह गए। कियारा ने भी अपना फ़ोन देखा और तुरंत मास्टर कपूर की पोस्ट देखी। वह मुस्कुराई और बोली, भूल जाओ, तुम्हारे लिए सब खत्म हो गया है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ये देखकर कि वह अपना फ़ोन सामने पकड़े हुए थी, अपने चेहरे का रंग उड़ते देख राजीव ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और देखा कि ऑप्स कॉर्पोरेट के डायरेक्टर दिनेश कपूर ने उसके बारे में एक पोस्ट किया था। जिस बात से वह सबसे ज़्यादा डरा वह ये थी कि दूसरी पार्टी ने उन सभी कंपनियों को टैग किया था जिनके साथ वह काम कर रहा था। वे सभी लग्जरी ब्रांड थे जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ था और जिनके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था। कंपनियों ने उससे खास तौर पर अपनी इमेज बनाए रखने और ब्रांड के नाम पर कोई बुरा असर न डालने के लिए कहा था। आखिर में न सिर्फ उसकी बदनामी हुई बल्कि ऑप्स कॉर्पोरेट के डायरेक्टर ने भी उन ब्रांड्स का जिक्र किया। वह बर्बाद हो गया था। वह पूरी तरह से खत्म हो गया था। राजीव का दिमाग धुंधला हो गया था और उसे चक्कर आ रहे थे। उसी समय पुलिस का एक ग्रुप मौके पर पहुंचा। राजीव, तुम मानहानि के केस में शामिल हो। हम चाहते हैं कि तुम जांच में मदद के लिए हमारे साथ थाने चलो।
करिश्मा ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून, जो अब पूरी तरह से गोल थे, उसकी हथेली में इतने गहरे धंस गए थे कि वे उसकी त्वचा को भेदने ही वाले थे। तुम्हें किसने बताया कि वे रिलेशनशिप में हैं? क्या तुम जानते हो कि राहुल कौन है? वह जिया जैसी किसी के साथ कैसे हो सकता है? लेकिन वे सिर्फ शो के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। ये कहकर करिश्मा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए और गुस्से में चली गई। लावण्या ने ताना मारा, क्योंकि वह करिश्मा के चारों ओर बने सख्त खोल को देख सकती थी। हालांकि करिश्मा भी एक अमीर परिवार से थी, जो इंपीरियल सिटी के जाने माने परिवारों में से एक था। इसीलिए उसने करिश्मा के साथ कोई बखेड़ा करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही करिश्मा अपने ड्रेसिंग रूम में लौटी, उसने अपना फोन टेबल पर फेंक दिया। उस कमीनी को फाड़ देने का ख्याल उसके मन में बढ़ता जा रहा था। वह अकेली थी जिसे पता था कि भले ही जिया को किसी बॉस का सपोर्ट हो, लेकिन उस व्यक्ति का असर और काबिलियत राहुल जितनी ताकतवर नहीं थी, जो रायज़ादा परिवार से था। जब तक राहुल उसे चाहेगा, जिया निश्चित रूप से उसकी होगी। ये सोचकर कि जिया अपनी मोहक मुस्कान के साथ कितनी खूबसूरत दिखती है, करिश्मा के दिमाग की घंटी लगातार बज रही थी। वह उस आदमी को क्यों छोड़े जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी इंतजार किया था। आखिर में करिश्मा ने बेकाबू होकर अपना फोन उठाया और उन कॉन्टैक्ट्स में से एक पर क्लिक किया जिसे वह हमेशा कॉल करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कभी हिम्मत नहीं कर पाई थी। इस कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल पिक्चर एक बैंगनी क्रिस्टल शू थी जिसे क्लोकी कैथरीन ने डिजाइन किया था। कुणाल रायज़ादा ने अपनी पत्नी के लिए इसे पाने के लिए लगभग 200 मिलियन खर्च किए थे, लेकिन कियारा ने बस इस जूते को अपनी प्रोफाइल पिक्चर के लिए एक फोटो के तौर पर इस्तेमाल किया था। करिश्मा को लगा कि उसके हाथ कांप रहे हैं। शुरू में वह कियारा को बताना चाहती थी कि जिया राहुल को बहका रही है, जबकि उसका पहले से ही कोई और है। हालांकि उसे चिंता थी कि राहुल को पता चल जाएगा और वह मुसीबत में पड़ जाएगी। हालांकि उसे चिंता थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कियारा उसे समझ नहीं पाएगी। आखिर में उसके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय एक ऐसा मैसेज टाइप करने के जिससे वह एक दयनीय बच्चे जैसी लगे। आंटी, क्या आप एच सिटी आने के लिए फ्री होंगी? सेट पर वापस कियारा राहुल को यह समझाने में मदद कर रही थी कि एक फैन के काम को आइडल से क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तभी उसे अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन मिला। चूंकि जिया कियारा के सबसे करीब थी, इसलिए जब कियारा ने अपना फोन निकाला तो वह उस व्यक्ति की कॉलर देख सकती थी जिसने अभी अभी कियारा को टेक्स्ट किया था, व्हाइट लोट्स क्यूई। जैसे ही कियारा ने मैसेज पढ़ा, उसने जवाब देने से पहले अपनी भौहें उठाईं। क्या कोई ज़रूरी बात है? करिश्मा पूरे समय अपने फ़ोन को देख रही थी। जैसे ही उसने कियारा का जवाब देखा, उसका दिल बैठ गया। बस इतना ही, सिर्फ 4 शब्द। उसने पहले कभी कियारा को परेशान नहीं किया था, लेकिन जब भी उसने कियारा से बात की, वह करिश्मा के लिए एक बड़ी बहन की तरह थी, हमेशा बहुत अच्छी। क्या ऐसा हो सकता है कि कियारा ने राहुल और जिया के बारे में पहले ही सुन लिया हो और वह इससे सहमत हो? जैसे ही करिश्मा ने यह सोचा, उसका चेहरा उदास हो गया। मैं एच सिटी में राहुल के साथ शूटिंग करूंगी। आंटी, अगर आप फ्री हैं तो आप आ जाए और मैं आपको लंच कराऊंगी। क्या आपने हमेशा नहीं कहा कि इंपीरियल सिटी का खाना खराब है? कियारा मुस्कुराए और जवाब देना जारी रखा। जरूर। करिश्मा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियारा इस ऑफर के लिए मान जाएगी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक भी थी। जिया मुझसे छुटकारा पाना चाहती है तो मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। क्या आप अपने प्राइवेट जेट से आएंगी? मैं आपको एयरपोर्ट पर लेने आ जाऊंगी। मैं आपको बता दूंगी। कियारा के जवाब ठंडे और सख्त थे, लेकिन करिश्मा ने इसे दिल पर नहीं लिया। वह पहले से ही उस शर्मिंदगी के बारे में सोच रही थी जो जिया को कियारा से मिलने पर महसूस होगी। जैसे ही जिया ने कमल की तस्वीरें पोस्ट की, राजीव के ज्यादातर फैंस ने पहचान लिया था कि वह राजीव के लिए काम करता है, लेकिन उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद ऑप्स कॉर्पोरेट्स के डायरेक्टर जान रेनहो ने एक इवेंट में कमल और राजीव की एक साथ फोटो अपलोड की, जिससे काफी हंगामा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन ने अभी अभी कमेंट करके खुद को इसमें शामिल किया था। इस ऑफिशियल अकाउंट से राहुल की उस पोस्ट पर कमेंट किया गया जिसमें वह जिया को तोहफे में कार दे रहा था। उसने ये भी बताया कि राहुल ने बताए गए 500 मिलियन यूएसडी के बजाय सिर्फ 100 मिलियन यूएसडी खर्च किए थे। अर्जुन और जिया के रिश्ते के बारे में साफ होने से पहले मास्टर कपूर ने खुद एक और पोस्ट शेयर की थी। यह कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं थी, क्योंकि उसने राजीव द्वारा एंडोर्स किए गए हर एक प्रोडक्ट को टैग किया था। जब ब्रांड्स ने देखा कि ये दिनेश कपूर थे, जो उनके शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, जिन्होंने आवाज़ उठाई, तो जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या हुआ था उससे अनजान थे, उन्हें भी जल्दी पता चल गया और उन्होंने जितनी जल्दी हो सके रिएक्ट किया। उनमें से पहला था वाइट एंटरप्राइज। वाइट एंटरप्राइज के पास कंट्री जेड में सबसे बड़े ऐप्स में से एक था। वे डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, ऑनलाइन नॉवेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल थे। उनके ऑप्स कॉर्पोरेट्स के साथ बहुत सारे बिजनेस डील थे, जिनका कंट्री जेड में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर लगभग एकाधिकार था। ये निश्चित रूप से हजारों डॉलर के एम्बेसडर से तुलना करने लायक नहीं था। ये बात भूल जाए कि इस बार गलती राजीव की थी, जिससे उन्हें मुआवजा मिल सका। भले ही उसने ऐसा न किया हो, जब तक ऑप्स कॉर्पोरेट्स यही चाहते थे, नतीजा वही होता। वाइट एंटरप्राइज ने ऑनलाइन एक कानूनी बयान जारी किया। पहले में लिखा था कि उन्होंने राजीव के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। दूसरे में कहा गया कि वे इस स्थिति से हुए सभी नुकसान के लिए जोंगजे एंटरटेनमेंट से 2 गुना मुआवजा मांगेंगे। वाइट एंटरप्राइज ने सबसे पहले जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने अपने नोटिस ऑनलाइन पोस्ट किए, मास्टर कपूर द्वारा टैग किए गए छोटे ब्रांड्स ने 1 घंटे के भीतर राजीव के साथ डील खत्म करने का फैसला किया और उन सभी ने ऑनलाइन बयान जारी किए। जिया को परेशान करने के लिए राजीव का अंत ऑप्स कॉर्पोरेट्स, दिनेश कपूर जिया का बैकग्राउंड वह व्यक्ति जिसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में परेशान नहीं किया जाना चाहिए ये सभी टैग जल्द ही ऑनलाइन हॉट टॉपिक बन गए। हालांकि जोंगजे एंटरटेनमेंट के लिए ऑप्स कॉर्पोरेट जैसी बड़ी कंपनियों से लड़ना असंभव था, लेकिन ये करो या मरो वाली स्थिति थी। अगर वे ये लड़ाई हार जाते और राजीव की बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहते, तो जोंगजे को करोड़ों का मुआवजा देना पड़ता। राजीव खुद कभी भी इसका भुगतान नहीं कर पाता और इसका झटका जोंगजे एंटरटेनमेंट को ही लगता। वे एक एंटरटेनमेंट कंपनी थे जिसने अभी अभी एक आर्टिस्ट की ट्रेनिंग पूरी की थी और उससे पैसे कमाना शुरू ही किया था। इतनी बड़ी रकम का सामना करते हुए उनके लिए चुपचाप बैठना और कुछ न करना असंभव था।
इसलिए जैसे ही मास्टर कपूर की पोस्ट रिलीज हुई, जोंगजे ने तुरंत ज्यादातर राजीव के फैंस से संपर्क किया और उनसे स्थिति को संभालने के लिए कहा। इससे पहले कि बाकी लोगों को सच्चाई पता चलती, वे चाहते थे कि फैंस को दूसरों से सहानुभूति मिले। दूसरी ओर वे जिया के बैकग्राउंड और आक्रामक हरकतों को उजागर कर रहे थे। उन्होंने उसके बॉस दिनेश कपूर को भी घसीटा, जो 80 साल के एक बुजुर्ग थे। राय की ताकत और बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल करके उनमें से ज्यादातर लोगों ने मुख्य मुद्दे को इस बात से हटाकर कि राजीव ने जिया को बदनाम करने के लिए किसी और को हायर किया था, इस बात पर लाने की कोशिश की कि जिया राजीव से बदला लेने के लिए अपने बॉस का इस्तेमाल कर रही थी, जानबूझकर उसे एक बुरा क्रूर आदमी दिखा रही थी। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि राजीव के फैंस को लगा कि जिया को राजीव पर क्रश है और वह उसे टारगेट कर रही थी। राजीव के कई फैंस ने तो ऑनलाइन माफीनामा भी लिखा और उसे जिया के अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि किसी आइडल को उनके फैंस की हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, ये कहते हुए कि वे अपनी गलतियों के नतीजे खुद भुगतेंगे। अगर जिया उनसे इसलिए नाराज थी क्योंकि उन्होंने पहले राजीव की वजह से उसे डांटा था, तो अब वे अपने किए के लिए माफी मांग रहे थे, इस उम्मीद में कि जिया राजीव के लिए अपने बॉस से दया की भीख मांगेगी। 1 घंटे के अंदर 4 हॉट टॉपिक्स ने यह इमेज बनाने के लिए काफी थे कि जिया एक दबंग औरत है जो सिर्फ इसलिए मनमानी कर रही है क्योंकि उसे सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ राहुल और जिया के कुछ फैंस अभी भी जश्न मना रहे थे जब जिया और दिनेश कपूर, जो ऑप्स कॉर्पोरेट्स के डायरेक्टर थे, की खबर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। उनमें से कुछ ने तो वे तस्वीरें भी पोस्ट की जो उन्होंने तब ली थी जब जिया और मास्टर कपूर चुआतो हॉस्पिटल में एक साथ थे। जिया जैसी नई लड़की की वजह से पूरा वीबो धमाके से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हॉट लिस्ट में जगह खरीद ली हो, इसलिए पहली से लेकर 7वीं खबर तक सब कुछ उसी के बारे में था। राजीव के फैंस और जोंगजे को लगा कि इस रणनीति से वे मैदान साफ कर पाएंगे और जिया के पिछले इतिहास को सामने लाकर फोकस उस पर शिफ्ट कर पाएंगे। हालांकि 1 घंटे के अंदर बाकी 2 खबरें लिस्ट में सबसे ऊपर आ गईं। राजीव और उनके मैनेजर गिरफ्तार। मिरर वर्ल्ड ने फैंग शेंगक्सुआन के रोल से राजीव को हटा दिया। जिया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि क्या हो रहा था और उसने बाकी सबको आग में घी डालने दिया। उसकी राय में फैन बेस सिर्फ फैंस के लड़ने का एक स्टेज है। फैंस हमेशा किसी छोटी मोटी बात पर लड़ते और बहस करते रहेंगे जिससे यह एक युद्ध के मैदान जैसा लगता है। वे तो ये भी कहते हैं कि यह सब प्यार की वजह से है। हालांकि अब उसके लगभग 700,000 फैंस थे, फिर भी वह एक ऐसी आर्टिस्ट थी जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। उसके प्रोफाइल पर लगभग 699,000 लोग सिर्फ नफरत करने वाले थे। इंटरनेट पर उन सभी 699,000 लोगों पर केस करने से बचने के लिए उसने उन्हें नजरअंदाज करने का फैसला किया। वह इसके बारे में तभी सोचेगी जब जोंगबो उससे पहले के 30,000 हेटर्स और बिट्स की डिटेल्स बता देगा। डायरेक्टर को पहले छुट्टियां देने के लिए धन्यवाद देने के लिए जिया ने अपनी पूरी एनर्जी ड्रामा की शूटिंग में लगा दी। डायरेक्टर पैन ने पहले ही एक दूसरे एक्टर को बता दिया था जिसे वह फैंग शेंगक्सुआन का रोल लेने के लिए सही समझते थे जब वह जिया और राहुल के साथ स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। अगर दूसरे लोग जोर देते कि राहुल और जिया के बीच कुछ नहीं है, तो डायरेक्टर पैन जरूर असहमत होते। ये दोनों पहली बार सेट पर मिले थे और तब से बहुत कम समय हुआ था, लेकिन उनके बीच पहले से ही एक ऐसा गहरा रिश्ता था जो दूसरों के बीच सालों साथ रहने के बाद भी नहीं होता। दोनों अपनी स्क्रिप्ट से परिचित थे और उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। यहाँ तक कि डायरेक्टर पैन को भी लगा कि जिया उनके बॉस राहुल के लिए एकदम सही मैच है। लेकिन यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह जोर से कह सकते थे क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी उतना ही पावरफुल था, भले ही वह एक पैरालाइज्ड आदमी था। जब राहुल और जिया ड्रामा की शूटिंग में बिजी थे तो कियारा अब दूसरों से लड़ने में बिजी थी, साथ ही हजारों सच्चे जिया फैंस के साथ, क्योंकि वह जिंग पैलेस जिया के फैन क्लब की प्रेसिडेंट थी। सभी को मोटिवेट करने के लिए कियारा ने अपने फैन क्लब में एक लकी ड्रॉ इवेंट भी शुरू किया। वह उन 100 लोगों को चुन सकती थी जो कम से कम लेवल 6 के फैन थे और जिन्होंने इस सिचुएशन में मदद की थी, और उन्हें हर एक को एक आईफोन 12 दे सकती थी। जैसे ही लकी ड्रॉ की घोषणा हुई, सभी फैंस पागल हो गए क्योंकि ऐसे प्राइस सबसे अच्छे में से एक थे। सेसी सिस्टर जिया के फैन क्लब की प्रेसिडेंट, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका एक बॉस है, वह भी उतनी ही बहादुर थी। जिया ने पहले ऑनलाइन सिस्टर कियारा को धन्यवाद दिया था, इसलिए सभी जानते थे कि यह सिस्टर कियारा अमीर फैन थी जिसने जिया को 100 मिलियन यूएसडी की कार गिफ्ट की थी। जिया के फैंस के बीच छिपे नफरत करने वाले और कमीने लोग जल गए और वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने ये गिव अवे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया, ये कहकर उसकी आलोचना की कि वह पैसों से दूसरों का अपमान करती है। कियारा की पोस्ट हॉट टॉपिक में नंबर 1 पर पहुंच गई जब एक बड़ी वीक वाली दूसरी प्रोफाइल ने उसकी पोस्ट पर कमेंट किया, कुणाल राय ज़्यादा वीक हो सकता है कि मैं लेवल 6 का फैन न हूं, लेकिन मैं बस कुछ पोस्ट करना चाहता था। मैं 50 फैंस को चुनूंगा और हर किसी को इनाम के तौर पर एक पोलो कार मिलेगी। जो पोस्ट असल में तीसरे नंबर पर थी, वह तुरंत लिस्ट में पहले नंबर पर आ गई। क्या मेरे वीबो में कुछ गड़बड़ है? कियारा कॉर्पोरेशंस के डायरेक्टर, इंपीरियल सिटी का सबसे अमीर आदमी, नफरत करने वाले, आपको परेशान करने के लिए मुझे बहुत अफसोस है। माफ करें, मुस्कान.jpg। हालांकि फिर भी मुझे माफ करना, मैंने अब फैन बनने का फैसला किया है। कबीर अपने दादाजी के साथ एक प्राइवेट अस्पताल में था क्योंकि वह बोर्ड की मीटिंग कर रहा था। चूंकि वह एच सिटी में था, इसलिए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग करनी पड़ी। कबीर के अपने नियम थे, उनमें से एक ये था कि किसी को भी कोई कॉल उठाने या अपने फोन से खेलने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता तो उसे चेतावनी दी जाती। अगर 3 बार इस नियम का उल्लंघन होता तो आपको कंपनी में कितनी भी जरूरी भूमिका क्यों न हो, आपको कॉर्पोरेशन छोड़ने के लिए कहा जाएगा। जहां तक उसकी बात है, उसने हमेशा अपने नियमों का पालन किया था। कम से कम पिछले कुछ सालों से अगर कोई अचानक घटना भी होती तो उसका पर्सनल असिस्टेंट ही उसे फोन देता था। मीटिंग में बैठे कबीर को अचानक अपने फोन की घंटी सुनाई दी। शुरू में उसने हमेशा की तरह इसे नजरअंदाज कर दिया और स्टाफ से बात करना जारी रखा। हालांकि बातचीत के बीच में उसे अचानक कुछ याद आया और उसने चर्चा रोक दी। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि यह जिया के बारे में एक नोटिफिकेशन था। जैसे ही उसने उस पर क्लिक किया, उसने देखा कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मीटिंग में मौजूद सभी स्टाफ एक दूसरे को डर से देखने लगे। पहले चाहे मामला कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, डायरेक्टर फोन पर बस कुछ ही मिनट बात करते थे, इससे ज्यादा नहीं।
लेकिन अब कबीर जिया की हर पोस्ट देख रहा था, जिसमें दिनेश कपूर की पोस्ट भी शामिल थी। उसने सब कुछ देखा, यहाँ तक कि कमेंट्स भी, और 20 मिनट बीत चुके थे। जैसे ही वह सोच रहा था कि उसे इस बारे में कुछ करना चाहिए या नहीं, उसने जिया के इंटरनेशनल फैन क्लब के प्रेसिडेंट की पोस्ट की हुई लकी ड्रॉ देखी। कमेंट्स देखने के बाद कबीर को जिया के इंटरनेशनल फैन क्लब के प्रेसिडेंट के काम से नफरत हो गई। आखिरकार आप पैसे देकर कभी भी वफादार फैंस नहीं खरीद सकते, इसलिए वह प्रेसिडेंट के काम के खिलाफ था। जैसे ही वह अपना फोन नीचे रखने वाला था, उसने देखा कि एक और बड़े वीक वाले ने कमेंट किया था, कुणाल रायज़ादा। कबीर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। इंटरनेट पर यह सारा मामला मेबैक कॉन्सेप्ट कार की वजह से शुरू हुआ था। उसे पता था कि सायरा को एक खास कार बहुत पसंद आई थी, इसलिए वह उसे उसके लिए खरीदना चाहता था। हालांकि चाहे वह खुद हो या सायरा, एओ2 ने पर्सनली संपर्क करने के बाद भी उन्हें कार बेचने से मना कर दिया था, क्योंकि उसने पहले इस पर ध्यान दिया था। इसलिए उसे पता था कि आखिर में वह कार दी राहुल को 100 मिलियन यूएसडी की कीमत पर बेची गई थी। उस समय उसे एओ2 से नफरत हो गई थी। उसे लगा कि दूसरी पार्टी उनका सम्मान नहीं कर रही है, या दूसरे शब्दों में ऐसा लगा कि एओ2 ने जानबूझकर उन्हें रिजेक्ट किया था। इस वजह से उसे पता था कि कार असल में सिस्टर जिया का गिफ्ट नहीं थी, बल्कि ये राहुल की तरफ से थी। सिस्टर कियारा सिर्फ राहुल के लिए जिया के करीब आने का एक बहाना थी। लेकिन अब कुणाल रायज़ादा भी सामने आ गया था और कबीर को यह मज़ेदार लगा। उनमें से ज़्यादातर लोग उसे मम्माज़ बॉय कहते थे। क्या राहुल भी डैडीज़ बॉय है? क्या उसे एक औरत पाने के लिए लकी ड्रॉ निकालने के लिए अपने माता पिता की मदद की ज़रूरत थी? बेवकूफ़। हालांकि उसने देखा कि कैसे फैंस एंट्री क्वालिफिकेशन कम करने की भीख मांग रहे थे और कैसे हेटर्स ने उसके प्रति अपना रवैया बदल लिया था। ज़्यादातर हेटर्स अभी भी उसे कोस रहे थे, लेकिन वे गुस्से से ज़्यादा जल रहे थे। कबीर को आखिरकार कुछ समझ आया। अपनी जिंदगी में पहली बार वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसका ईक्यू आखिरकार सेट हो गया हो, जब उसने जिया के फैन क्लब पर क्लिक किया और अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक और पोस्ट किया जिस पर एक बड़ा वीक भी था। कबीर वीक 50 विनर्स के लिए लकी ड्रॉ। इनाम शिदा की एक एसयूवी होगी जिसकी कीमत 150,000 है। एकमात्र शर्त यह है कि आप जिया के कम से कम लेवल 6 के फैन होने चाहिए। हर उस प्रोफाइल पर जिस पर बड़ा वीक था, उसके प्रोफाइल में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। कुणाल रायज़ादा के नीचे लिखा था कियारा कॉर्पोरेट्स के डायरेक्टर। जहां तक डू यांगर्स इंक की बात है, उस पर लिखा था एसपी कॉर्पोरेट्स के डायरेक्टर। शिदा एसपी कॉर्पोरेट्स के ऑटोमोबाइल ब्रांड्स में से एक था। जैसे ही यह खबर जारी हुई, ये तुरंत हॉट टॉपिक्स में से एक बन गई। भीड़ हैरान थी, ये सोचकर कि यह धरती पर सबसे शानदार कॉम्बिनेशन था। किसने सोचा होगा कि इंटरनेट पर एक हॉट टॉपिक को एक गिव अवे इतनी बुरी तरह से हथिया लेगा। अर्जुन वीक 20 विनर्स के लिए गिव अवे। हर किसी को हुआ शेंग डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत इलाकों में 70 के दशक की एक प्रॉपर्टी दी जाएगी। जरूरत लेवल 6 और उससे ऊपर। जबरदस्त। बहन जिया बहुत कूल है। उसके पास इतने सारे प्रभावशाली लोग हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। जिन्होंने कहा था कि बहन जिया असल में मास्टर कपूर के साथ है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप ये भी कहना चाहते हैं कि बहन जिया डायरेक्टर डी की लव है? बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ यंग मास्टर रायज़ादा और यंग मास्टर कपूर के साथ होने पर उसे ऐसी चीजें करने की क्या जरूरत होगी? पोस्ट पर कई कमेंट्स आ रहे थे और उनमें से एक धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। बॉस। उसके बाद उनमें से बहुत से लोगों ने जिया को बहन जिया कहने के बजाय बॉस कियान कहना शुरू कर दिया। जो कोई भी इन बॉस में से किसी एक से संपर्क कर पाता जिसने गिवअवे में हिस्सा लिया था, वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में केकड़े की तरह टेढ़ा चल सकता था। साथ ही ये बॉस ऐसे थे जिन्हें अपने ईगो या इज्जत की परवाह नहीं थी और उन्होंने पब्लिकली इस गिवअवे में हिस्सा लिया था। उन्हें बस कुछ अच्छा कहना था। और जिया के लिए उसने इन बॉस के बारे में फैनबेस की जानकारी को पूरी तरह से पलट दिया था। उसके पास सिर्फ एक नहीं था, उसके पास उनमें से एक ग्रुप था। ये सभी वे लोग थे जो पब्लिकली उसके लिए खड़े होने को तैयार थे। चाहे वह कुणाल रायज़ादा हो, कबीर हो या अर्जुन हो जो प्रॉपर्टीज दे रहे थे, उनमें से कौन दबंग सफल मेल गॉड नहीं था? उनके वीबो को देखो, उनमें से किसने अकाउंट रजिस्टर करने के बाद से कभी कुछ पोस्ट किया है? इसे ध्यान से देखो, क्या कोई एक भी पोस्ट ऐसा था जो जिया से जुड़ा ना हो? क्या आप कह सकते हैं कि जिया उन सभी के साथ है? क्या अब तक कोई ज़बरदस्त लड़ाई नहीं हो जाती? क्या उसे इसके लिए सज़ा नहीं मिलती? क्या आपने कभी किसी बॉस को अपने लवर की मदद करते देखा है, तब भी जब उन्हें पता चल गया हो कि वह धोखा दे रही है? पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या कोई ऐसा था जिसके पास इतना अमीर फैन बेस हो? जिया यकीनन अकेली थी। उसके जैसी किसी के लिए, उनमें से किसी के लिए भी उससे सिस्टर कियान कहना नामुमकिन था। वह खुद एक बॉस थी। अगर तुम इतनी ही महान हो तो तुम अभी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्यों हो? तुम यहाँ मौजूद इन आदमियों में से किसी एक को चुनकर खुशहाल जिंदगी क्यों नहीं जीती? तुम हर दिन इतनी सारी मुश्किलों से गुजर रही हो, कभी इससे लड़ रही हो तो कभी दूसरे को रोस्ट कर रही हो। मैं तुम्हारी जिंदगी देखकर ही थक गई हूँ। अगर तुम चाहो तो जा सकती हो। शांति से रहो भाई। जब तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हो रहा है तो थकने की शिकायत क्यों कर रहे हो? तो क्या हुआ अगर वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहना चाहती है? वह जो चाहे कर सकती है। उसे सिर्फ अपने लुक्स की वजह से इस इंडस्ट्री में रहने की इजाज़त है। तुम्हें ये पसंद नहीं है तो सर्जरी करवा लो, फिर देखो कि क्या कोई और उसके जैसा दिख सकता है। ... हेटर्स में से एक को एक सिंपल कमेंट के लिए टारगेट किया गया था जो उसके पास था। जिया के फैंस इतने क्रेजी थे कि हेटर बर्बाद हो गया। जिया के ज़्यादा फैंस नहीं थे, लेकिन वे पावरफुल थे क्योंकि उनके साथ बहुत सारे बॉस थे और कोई और नहीं था जो उन्हें हरा सके। जैसे ही राहुल और जिया ने पहला सीन खत्म किया, कियारा ने राहुल को पकड़ा, उसे एक तरफ खींचा और उसे लेक्चर दिया। देखो अर्जुन और कबीर ने क्या किया। तुम्हारा क्या? जिया के बड़े भाई होने के नाते तुम बाकी दो आदमियों से बुरे कैसे हो सकते हो? हम ही हैं जो उसके सबसे करीब हैं। जिया हमारी छोटी बच्ची है। जल्दी करो और कुछ पोस्ट करो। राहुल ने अपनी आंखों में एक दिलचस्प भाव के साथ कबीर और अर्जुन की पोस्ट देखी। इसके बारे में सोचने के बाद उसकी उंगलियां उसके फ़ोन पर टाइप करने लगीं। राहुल वीक मेरे और जिया के बीच की खबरों के बारे में। बहुत से लोग मुझसे सफाई देने के लिए कह रहे हैं। एक एडल्ट होने के नाते मुझे लगा कि मुझे अपने प्राइवेट मामलों के बारे में सफाई देने की ज़रूरत नहीं होगी।
जिन लोगों ने मेरे फैन क्लब के नाम पर जिया का अपमान किया है और उसे टारगेट किया है, और जो लोग सोचते हैं कि एक सेलिब्रिटी अपने फैंस का होता है और उसे कोई भी रिश्ता रखने की इजाज़त नहीं है, मैं आपको राहुल कोस्टा के रूप में नहीं पहचानता। कृपया मुझे अनफॉलो करें और फैन क्लब छोड़ दें। बाकी के लिए मैं एक गिव अवे भी करूंगा। जिन लोगों ने मेरा और जिया का बचाव किया, उन लोगों के खिलाफ जो उसका अपमान कर रहे थे, कृपया अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट लें और उसे नीचे यहाँ पोस्ट करें। इनाम में इंपीरियल सिटी के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की 20 प्रॉपर्टी और लुइजी की 50 सेडान होंगी, जिनकी कीमत 150,000 हर एक है। कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल के पहले से ही 170 मिलियन फैंस थे और जैसे ही उसने अपनी पोस्ट रिलीज की, पूरा वीबो क्रैश हो गया। पिछले कुछ दिनों से राजीव के फैंस की मदद से जिया के पहले से बॉयफ्रेंड होने के बावजूद राहुल को लुभाने की कोशिश करने की खबर हॉट टॉपिक्स चार्ट में सबसे ऊपर थी। इस मामले से जुड़े व्यक्ति के तौर पर राहुल ने पिछले कुछ दिनों से कोई बयान नहीं दिया था। जब सभी को लगा कि राहुल कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि जिया पहले ही सबूत पोस्ट कर चुकी थी, तभी राहुल अचानक ऑनलाइन आ गया। जो चीज़ें उसने पोस्ट की थीं, वे एक और धमाकेदार खबर थीं। उस पर हज़ारों कमेंट्स थे जिनमें लिखा था, यह क्या बकवास है। बहुत देर तक देखने के बाद ही आपको दूसरे कमेंट्स मिलते। इनमें ये शामिल थे, हो, उसका क्या मतलब है, क्या कोई समझ रहा है? तो क्या मेरा आइडल और बॉस कियान रिलेशनशिप में है? मैं दोनों का फ़ैन हूँ। प्लीज़ कोई मुझे बताओ। अगर पहले होता तो मैं मान लेता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारा आइडल कई लोगों में से सिर्फ एक है। बॉस कियान, प्लीज़ हमारे आइडल पर ध्यान दो। सबके कमेंट्स एक जैसे क्यों हैं? क्या तुम लोग कुछ और नहीं कह सकते? आखिर में उनमें से ज़्यादातर तस्वीरें वही थीं जो राहुल कोस्टर्स ने उन हेटर्स के खिलाफ जवाब में पोस्ट की थी जिन्होंने पहले जिया का अपमान किया था। हेटर्स को उनका जवाब था, प्लीज़ ये कहकर दूसरों को गाली मत दो कि तुम राहुल के फैंस हो। हम राहुल कोस्टर से ऐसा बर्ताव स्वीकार नहीं करते। प्लीज़ इसके बजाय शामिल व्यक्ति की बात पर विश्वास करें। हम अभी भी उनकी तरफ से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसमें से ज़्यादातर एक कमेंट से दूसरे में कॉपी पेस्ट किया गया था। राहुल के गिवअवे में ज़्यादा नियम और शर्तें नहीं थीं। साथ ही जब ये घटना पहली बार हुई थी तब ज़्यादा लोगों ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए कुछ ही लोगों ने स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे जो उनके आइडल्स को ये साबित कर रहे थे। धीरे धीरे राहुल की पोस्ट के नीचे कमेंट्स ये बन गए, राहुल गिव अवे प्लीज़। राहुल, मैंने तुम्हारी छोटी बहन का बचाव किया है। राहुल, मैं तुम दोनों के लिए खुशियों की कामना करता हूँ। राहुल, मुझे बॉस कियान के साथ तुम्हारे रिश्ते की परवाह नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ज़्यादातर राहुल कोस्टर्स के लिए उनके आइडल हमेशा शांत और शालीन रहे हैं। जिस पहले दिन से वह इंडस्ट्री में आया है, उसने कभी भी इतने खुले तौर पर किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया है। लेकिन आज उनके आइडल ने उन भयानक फैंस के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया है और वह यंग मास्टर मल्होत्रा और यंग मास्टर कपूर के खिलाफ भी खड़ा हुआ है। राहुल की पोस्ट पढ़ने के बाद बहुत से लोगों ने आंख के साथ रिएक्ट भी किया। 5 मिनट बाद राहुल की पोस्ट पर कमेंट्स की संख्या 2 लाख हो गई और यह अभी भी बढ़ रही थी। जिया लिंगसिकी के साथ अपने दूसरे सीन की तैयारी कर रही थी और उसके पास वीबो चेक करने का समय नहीं था। लक्षिता कैमरे के दूसरी तरफ थी और अपने बॉस को देख रही थी जो शूटिंग में बिजी थे। फिर वह राहुल की तरफ मुड़ी जो कुछ नहीं कर रहा था, और साथ ही सिस्टर कियारा की तरफ भी, जो जिया के इंटरनेशनल फैन क्लब की प्रेसिडेंट थी और हमेशा राहुल को मुसीबत खड़ी करने के लिए उकसाती रहती थी। सिस्टर कियारा, क्या आप फ्री हैं? क्या हम बात कर सकते हैं? लक्षिता अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने सिस्टर कियारा से बात करने का फैसला किया जो बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर रही थी। कियारा ने जिया के मैनेजर को देखा जो जिया के साथ ईमानदारी से पेश आ रही थी और कहा, बेशक। ये कहकर वह लक्षिता के पीछे पीछे एक शांत जगह पर चली गई। सिस्टर कियारा, मुझे ये साफ दिख रहा है कि आप जिया को सच में पसंद करती हैं। बेशक। कियारा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी छोटी बेटी के बारे में बुरा बोले, इसलिए उसने जल्दी से अपनी ईमानदारी साबित की, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम मुझसे बिना किसी झिझक के कुछ भी कह सकती हो। मैं पक्का जिया के साथ हूँ। यह अच्छी बात है, यह अच्छी बात है। लक्षिता मुस्कुराई और आगे बोली, बहन कियारा, जहाँ तक तुम्हारी और राहुल की बात है, तुम दोनों सिर्फ काम करने वाले पार्टनर नहीं हो, है ना? हाँ, सही है। वह मेरे एक करीबी दोस्त का बेटा है। अपनी बेटी की तुलना में उसका बेटा कुछ भी नहीं था। कोई हैरानी की बात नहीं। लक्षिता ने सिर हिलाया और उसकी तारीफ की, मुझे तुम हमेशा एलिगेंट लगी और तुम बाकियों से अलग दिखती हो। मुझे हमेशा लगता था कि तुम राहुल की असिस्टेंट जैसी नहीं दिखती। ये सच है। कियारा ने सहमति में सिर हिलाया और आगे कहा, मैं असल में यहाँ एक फ़ैन के तौर पर हूँ, जिया की फ़ैन। लक्षिता भी जोर से हंसी और जल्दी से कियारा का हाथ पकड़ लिया। परिवार तो हम परिवार हैं, बहनें। कियारा ने भी लक्षिता के हाथ पकड़ लिए। लेकिन बहन कियारा, एक बात है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो। कियारा ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, जब तक ये जिया के लिए है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लक्षिता को नहीं लगा था कि वह बात करने में इतनी अच्छी होगी और उसने तुरंत मुद्दे पर आने का फैसला किया। बात यह है, किसी आर्टिस्ट का इंटरनेशनल फैन क्लब हमेशा आर्टिस्ट की मैनेजिंग टीम को चलाना चाहिए। हालांकि तुम्हें पता है कि जिया ने डेब्यू के बाद से सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट किया है और वह तब किया था जब वह जोंगजे के साथ थी। जोंगजे उससे पहले ठीक से मैनेज नहीं कर रहा था, इसलिए उसके पास कभी कोई मैनेजिंग टीम नहीं थी। तो कियारा की आंखें तेज हो गईं और उसने आगे पूछा, तुम मुझे उसके फैन क्लब के प्रेसिडेंट पद से हटा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंपनी उतनी जल्दी रिएक्ट कर पाएगी जितनी जल्दी मैं कर सकती हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंपनी में कोई उसके प्रति इतना वफादार हो पाएगा? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी कंपनी जिया के लिए आपने जो किया है उसके लिए सच में आपकी शुक्रगुजार है, लेकिन आप राहुल की टीम का हिस्सा हैं। आप जो करना चाहती हैं उसके बारे में हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। कार वाली घटना का ही उदाहरण ले लीजिए। जब आपने उसे कार दी तो उनमें से बहुतों ने सोचा कि यह राहुल ने उसे दी है और उनमें से ज़्यादातर ने जिया और राहुल के रिश्ते के बारे में अंदाज़ा लगाया था। उन्हें लगता है कि उनके बीच कुछ बहुत गड़बड़ है, लेकिन है तो सही। क्या यह अच्छी बात नहीं है कि राहुल जिया की मदद कर रहा है और उसकी रक्षा कर रहा है? लक्षिता को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा नहीं है कि यह बुरा है, लेकिन उसकी आर्टिस्ट शादीशुदा है। अगर यह बुरा नहीं है तो यह अच्छी बात है ना?
राहुल को जिया से बंधे रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बस दूसरों को वही सोचने दो जो वे सोचना चाहते हैं। लेकिन हमें अब भी लगता है कि जिया एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है और उसे अपने हुनर से खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। कियारा को साफ पता था कि लक्षिता क्या कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक माँ के तौर पर वह अब भी गुस्से में थी। उसकी छोटी बच्ची एक प्यारी सी छोटी गोभी थी और उसे एक सुअर ने चुरा लिया था। किस्मत से उनकी छोटी गोभी जैद की बनी थी और जिस सुअर ने उसे लिया था उसके दांत नहीं थे। उसकी छोटी गोभी अभी भी सही सलामत थी, वरना वह उस सुअर के बाड़े को उड़ा देती। वह असली मालिक थी जिसने उससे कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन उस सुअर ने पहले ही किसी को उसे चेतावनी देने के लिए भेज दिया। अब इंडस्ट्री में इतने सारे नए लोग आ गए हैं। भले ही जिया इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक हो, फिर भी वह बिना किसी ऑनलाइन एक्सपोजर या पीआर के सिर्फ अपने काम के दम पर एक रात में मशहूर नहीं हो पाएगी, है ना। लक्षिता कहना चाहती थी कि उनकी छोटी पूर्वज को इसकी जरूरत नहीं है, उसे बस अपने डायरेक्टर की प्यारी पत्नी बनना था। जरा देखिए कि उनके डायरेक्टर उनकी छोटी पूर्वज के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन क्या यह ऐसी बात है जो वह उससे बता सकती है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि अब उनमें से कितने लोग जिया का साथ दे रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी समझदार इंसान ये कहेगा कि जिया का वहां मौजूद किसी भी आदमी से कोई रिश्ता है? मुझे लगता है कि चाहे मैं, राहुल या उनमें से कोई भी हो, हम इतने सारे लोग जिया का साथ दे रहे हैं तो हम उसकी बेगुनाही साबित कर पाएंगे। लेकिन फैंस जिया और राहुल को कपल बना रहे हैं, वे उन्हें कपल के तौर पर सपोर्ट भी करते हैं। क्या उनमें से बहुत से लोग फेक कपल्स के फैन नहीं हैं? तुम्हें क्या लगता है कि फैन बेस में कितने कपल असल में कपल हैं? जब से वह अपनी बेटी की फैन बनी थी, कियारा ने फैन बेस के कल्चर के बारे में जानने की पूरी कोशिश की थी और वह ये साबित कर रही थी कि उसने जो कुछ भी कहा था वह सही था। कियारा ने लक्षिता के कंधे पर हाथ रखा। दूसरे लोग मेरे बारे में मजाक उड़ाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पागल हूं, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे इसे देख नहीं सकते। कुछ चीजें सच होती हैं जबकि दूसरी फेक होती हैं। इससे टॉपिक बनते हैं और इससे फेम मिलता है। इतने सारे लोग उसका साथ दे रहे हैं, इसलिए मुझे जिया के साथ कुछ भी बुरा होने की चिंता नहीं है। तुम्हें क्यों होनी चाहिए, इसकी चिंता मत करो। अगर कोई ऐसी बात है जिससे तुम निपट नहीं पा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिया की बातें मेरी भी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी को जिया को नुकसान पहुंचाने दूंगी? इसके बाद एक कियारा की आंखों में एक दिलचस्प भाव था जब उसने लक्षिता को देखा और कहती रही, साथ ही मैं मानती हूं कि तुमने ऊना की तुलना में मैनेजर के तौर पर बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम जिया की मैनेजर हो, बॉस नहीं। तुम एक प्रोफेशनल मैनेजर हो और तुम्हें अपने आर्टिस्ट का साथ देना चाहिए, न कि अपने बॉस का। लक्षिता ने हैरानी से कियारा को देखा। बहन जिया एक आम इंसान जैसी दिखती थी। वह हमेशा मजाक करती रहती थी, अजीब हरकतें करती थी, लेकिन वही अकेली थी जो स्थिति को समझती थी। इसके अलावा इस कोशिश के बाद लक्षिता को पता चल गया था कि उसकी अपनी एक योजना थी और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे जोंगबो कंट्रोल कर सके। ऑनलाइन पहले 10 हॉट टॉपिक्स में सभी में जिया का नाम था और इंडस्ट्री में ज्यादातर नए लोग उससे जलते थे। भले ही जिया के पास कोई पॉपुलर काम नहीं था, फिर भी वह मशहूर हो गई। उनमें से ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी सारी बॉस का सपोर्ट होने के बावजूद ऐसी औरत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्यों रहना चाहेगी और उनके साथ डील के लिए क्यों लड़ेगी। ठीक उसी समय जब जिया की खबर हॉट टॉपिक्स में थी, एक वीडियो आया जिसने एक बार फिर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। यह उस स्टूडियो की असिस्टेंट थी जहां राहुल, जिया और राजीव ने फोटोशूट करवाया था। असिस्टेंट का नाम वो पिंक था जो राजीव की फैन थी। उसने जो वीडियो रिलीज किया उसमें उसने गलती से राजीव और उसके मैनेजर कमल की फोन कॉल सुन ली थी, जिसमें राजीव ने कहा था कि वह राहुल को बर्बाद करना चाहता है। ये तब रिकॉर्ड किया गया था जब वह अपनी छोड़ी हुई चीजें लेने स्टूडियो वापस आई थी। अगर यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग होती तो कोर्ट में सबूत के तौर पर काफी नहीं होती, लेकिन यह एक वीडियो था जिसमें आवाज और वीडियो दोनों रिकॉर्ड थे। रिकॉर्डिंग से साफ देखा जा सकता था कि जब राजीव ने कहा कि वह राहुल को बर्बाद कर देगा तो वह नफरत से कह रहा था। हालांकि वीडियो में यह नहीं दिखाया गया कि कमल क्या कह रहा था, लेकिन राजीव के जवाब से यह साफ था कि कमल उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि राजीव इस बात पर अड़ा था कि वह राहुल और जिया के अफेयर को बेनकाब करना चाहता है। इसके अलावा उसने कहा कि वह चाहता था कि राहुल के फैंस जिया को जज करें, उसकी इज्जत खराब करें ताकि कोई भी उसके जैसी घटिया लड़की को पसंद न करे। वीडियो में राजीव की इमेज उन इमेज से बिल्कुल अलग थी जो वह हमेशा पब्लिक में दिखाता था। पब्लिक में उसका स्वभाव हमेशा शांत, सभ्य और उदास रहता था। स्टोरी ऑफ द किंग पैलेस में अपने पिछले किरदार की इमेज के साथ उसके ज्यादातर फैंस को लगता था कि उनका आइडल एक वफादार, सच्चा, नेक, दयालु और समझदार इंसान है। इसलिए चाहे कोई भी फीमेल आर्टिस्ट हो, बार्लीज हमेशा सोचते थे कि ये औरतें अच्छी नहीं हैं और उनके प्यारे आइडल को उनसे छीन रही हैं। उन्हें लगता था कि ये औरतें उनके आइडल से सब कुछ छीन लेंगी और फिर बेरहमी से उसे छोड़ देंगी। जैसे ही राजीव गिरफ्तार हुआ, उसके ज्यादातर फैंस ने विरोध प्रदर्शन के तौर पर पुलिस स्टेशन के सामने बैनर लेकर बैठने का फैसला किया। वे अच्छे फैंस थे, वे चिल्ला नहीं रहे थे और उन्हें सच में विश्वास था कि राजीव बेगुनाह है। राजीव पहले से ही 2 घंटे से स्टेशन पर था। उसने जोर देकर कहा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और यह कमल ने किया था। उसे इन सब बातों की जानकारी नहीं थी। उसने कमल की हालत देखी थी। चूंकि वह हमेशा उसके साथ अच्छा रहा था और कमल ने उसके लिए काम करके काफी पैसा कमाया था, इसलिए उन्हें एक ही नाव के 2 मुसाफिर माना जाता था। इसीलिए उसे यकीन था कि कमल ने इस मामले से जुड़ी उनकी कोई भी फोन कॉल रिकॉर्ड नहीं की होगी। चूंकि राजीव ने जोर देकर कहा कि यह उसका मामला नहीं है, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। कविता की बात करें तो जैसे ही उसे पता चला कि राजीव गिरफ्तार हो गया है, वह तुरंत अपने वकील को साथ ले आई। वह राजीव की रिहाई की मांग कर रही थी और वह चाहती थी कि वे कहें कि वह बेगुनाह है। अगर राजीव की इमेज को कोई नुकसान हुआ तो वे पुलिस पर केस करेंगे। वो पिंग को सही मौका मिला और उसने वीडियो रिलीज करने का फैसला किया। उसी समय उसने ये भी तस्वीरें रिलीज की कि राजीव की वजह से उसे और उसके परिवार को कैसे चोटें आई थीं। उसे पता था कि जिस दिन राहुल, जिया और राजीव का फोटोशूट था उस दिन उसका आइडल उस स्टूडियो में काम कर रहा होगा। इसलिए उसने अपने ऊपर एक हिडन कैमरा लगाने का फैसला किया, क्योंकि उसने पहले एक कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वह अपने फोन से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी।
इसी वजह से उसके पास पूरे दिन हिडन कैमरा लगा हुआ था। उस दिन राजीव के शूट खत्म करने से पहले उसे खबर मिली कि उसके भाई का कार एक्सीडेंट हो गया है, और क्योंकि वह जल्दी में थी इसलिए उसके पास हिडन कैमरा हटाने का समय नहीं था। जब तक वह हॉस्पिटल पहुंची तब तक उसके भाई की सर्जरी हो चुकी थी, और जब वह फीस देने गई तो वहां 2 गैंगस्टर थे जिन्होंने चाकू दिखाकर उसे हॉस्पिटल से बाहर खींच लिया। उन्होंने उसका फ़ोन छीन लिया और राजीव से जुड़ी सारी चीज़ें डिलीट कर दी। फिर उन्होंने ये पक्का करने के लिए कि सभी बैकअप डिलीट हो गए हैं, उसका क्लाउड भी खोला। उन्होंने उससे ये भी पूछा कि क्या उसके पास कोई और बैकअप है। PS, जब उसने आखिरकार मना कर दिया तो दूसरी पार्टी ने उसे धमकी दी और कहा कि वह अब और तस्वीरें न ले। आज उसके भाई की जो हालत थी वह इसलिए थी क्योंकि उसने चुपके से राजीव की तस्वीरें ली थीं। वे उसे लगातार धमकी देते रहे, ये कहते हुए कि अगर उसके पास कोई और बैकअप बचा है तो वह उन्हें अपने पास ही रखे। अगर यह बात सामने आई तो राजीव पर जरूर असर पड़ेगा, लेकिन उसके साथ बस इतना होगा कि एक बुरा हारने वाला होने की वजह से उसके कुछ फैन कम हो जाएंगे। हालांकि उसके लिए मामला अलग था। उसका पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा क्योंकि उसने चुपके से एक वीडियो बनाया था और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। ये सिर्फ टूटे हुए पैर जैसा नहीं होगा जैसा उसके भाई के साथ हुआ था। इसलिए जब उसके पास ये वीडियो पहले से थे तब भी उसने उन्हें पोस्ट करने की हिम्मत नहीं की। वुपिंग पिंग शायद उन पर बहुत गुस्सा थी, लेकिन उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। वह राजीव के बारे में चिंतित थी, जो एक घटिया कमीना था। उसे डर था कि उसे जो न्याय मिलना चाहिए वह मिलने के बजाय उसका पूरा परिवार भुगतेगा। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी से उसे वह शांति और सुकून नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। कल दोपहर उसे अचानक नौकरी से निकाल दिया गया और उस पर चोर होने का आरोप लगाया गया। वे उससे 60,000 का कैमरा खरीदने के लिए कह रहे थे। उसे इसे चुकाने के लिए सिर्फ 1 महीना दिया गया था, नहीं तो वे उस पर मुकदमा कर देंगे और उसे कभी कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। तब वो पिंग को एहसास हुआ कि राजीव उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर उसने कानून से खुद को नहीं बचाया तो उसके पूरे परिवार को उसकी वजह से परेशान किया जाएगा। वो पिंग ने अपनी प्रोफाइल पर वे सभी वीडियो पोस्ट किए जिनमें दिखाया गया था कि दूसरी पार्टी ने उसे कैसे धमकी दी थी, साथ ही वह वीडियो भी जिसमें राजीव कमल से फोन पर बात कर रहा था। उसने ये साबित करने के लिए राजीव के फैन क्लब में अपना स्टेटस भी पोस्ट किया कि वह सच में बार्ली का हिस्सा थी। उसके पास इस बात का सबूत था कि उसने राजीव के फैन के तौर पर पोस्ट और फोटो जारी करने में कितनी मेहनत की थी। उसने इस मौके का फायदा उठाकर यह भी कहा कि उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह इतने समय से गलत थी। राजीव सिर्फ एक नकली जेंटलमैन था जो असल जिंदगी में एक कमीना था। जिया उससे बात भी नहीं करना चाहती थी और हमेशा वही जिया को परेशान करता था, लेकिन क्योंकि वह ऐसा करने में फेल हो गया इसलिए उसने जिया को बर्बाद करने का फैसला किया। नतीजतन उनमें से बहुतों को लगा कि जिया ही हमेशा राजीव को परेशान करती थी, जबकि दोनों का स्टेटस एक जैसा नहीं था। उन्हें हमेशा लगता था कि जिया ही राजीव के पीछे पड़ी थी। राजीव ने जानबूझकर अपने फैंस से जिया को इतना बुरा टारगेट करवाया ताकि वह उसकी हो जाए। शुरू में उससे समझ नहीं आया कि राजीव इतना बेशर्म क्यों हो रहा है, जिया के करीब आने की कोशिश कर रहा है। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि क्यों। ये सब इसलिए था क्योंकि जिया सफल थी और राजीव सिर्फ इसलिए उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे उससे ज्यादा रिसोर्स मिल सकें। वो पिंग का वीडियो आखिरी झटका था जिसने राजीव को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। राहुल ने राजीव को पुलिस स्टेशन सिर्फ इसलिए पहुंचाया था ताकि डायरेक्टर कास्ट बदल दे। आखिर स्टूडियो में जो हुआ था उससे उसे घिन आ गई थी और वह नहीं चाहता था कि यह कमीना उसकी छोटी बहन के साथ और कोई बातचीत करे। कपूर परिवार में बहुत कुछ हुआ था और उसकी छोटी बहन सेट पर नहीं थी, इसलिए उसने इस बारे में नहीं सोचा। जैसे ही उसकी छोटी बहन सेट पर वापस आएगी, भले ही उस कमीने ने कुछ न किया हो, उसके लिए वहां रहना नामुमकिन होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही इंतजाम कर लिया था और उसके पास राजीव की परेशान करने वाली तस्वीरें थीं। चाहे कुछ भी हो, राजीव को आज सेट छोड़ना ही पड़ेगा। राहुल पर सिर्फ इस बात का इल्जाम लगाया जा सकता था कि उसने अपनी असली पहचान कितनी अच्छी तरह छिपाई थी, और जहां तक राजीव की बात है उसे बहुत कम पता था। ये सच था कि राहुल एक अच्छा इंसान था और वह बहुत फ्रेंडली था। हालांकि जो लोग हद पार करते थे वे या तो अपनी इज्जत खो देते थे या अपनी जान। आखिर में उनमें से कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं रहता था। राहुल के पास अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए बर्बाद करने के लाखों तरीके थे। कविता अपने वकीलों के साथ पहले ही पुलिस स्टेशन में घुस चुकी थी। जो पुलिस राजीव को कम से कम 23 घंटे हिरासत में रखने पर अड़ी थी, वह दिए गए दबाव के कारण हार मानने वाली थी। कविता पुलिस से राजीव का नाम साफ करने और उसकी बेगुनाही साबित करने की मांग कर रही थी। वह बहुत ज्यादा घमंडी हो रही थी। ये देखकर कि उसने अपनी गलती नहीं मानी थी, इस बात का कोई सीधा सबूत नहीं था कि कमल को ऑर्डर राजीव ने ही दिए थे। उनके पास राहुल को बुलाकर उस औरत को पुलिस स्टेशन लाने के लिए कहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वह औरत अपने सभी सामान के साथ तैयार थी और सभी दस्तावेज पूरे थे। जब कविता राजीव को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने वाली थी तभी वह औरत स्टेशन में घुस गई और आरोप लगाया कि राजीव ने उसका रेप किया है। उसी समय उसके पास एक वीडियो भी था जिसमें राजीव ने अपने मजे के लिए बिस्तर पर उसे बांध रखा था। राजीव ने उस औरत को देखा जिसने उस पर आरोप लगाया था। कल तक वह एक जवान अमीर औरत थी, एक औरत जो लिमिटेड एडिशन मासेराती चला रही थी, लेकिन आज वह एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट थी। राजीव को इस बारे में बुरा लग रहा था। कविता को भी यही लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे ही वीडियो रिलीज हुए, राजीव की जिंदगी बर्बाद हो गई। भले ही राजीव के परिवार के पास हाल ही में लिए गए लोन की वजह से पैसों की तंगी थी, फिर भी कविता चाहती थी कि वह औरत केस वापस ले ले और वह पैसे देकर उसका मुंह बंद करने को तैयार थी। हालांकि दूसरी पार्टी लालची हो रही थी और 100 मिलियन मांग रही थी, जिससे कविता को लगभग हार्ट अटैक आ गया। ये वही कमीनी जिया है जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया कि वह इतनी बुरी हो गई? उसे राजीव के लिए इतनी मुसीबत क्यों खड़ी करनी पड़ी? ये कहकर कविता ने उस औरत के हैंडबैग से उसका फ़ोन निकाला और जिया के नंबर पर कॉल किया। हालांकि जिया ने पहले ही सभी अनजान नंबर ब्लॉक कर दिए थे। कविता ने उसे अलग अलग फ़ोन से कॉल करने की कोशिश की और यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन के नंबर से भी कोशिश की। सभी नाकाम रहे। जो औरत कल एक अमीर जवान औरत थी, वह अब एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट बन गई थी, जो रिपोर्ट कर रही थी कि राजीव ने उसके साथ रेप किया है।
वह अब लगातार रो रही थी और दयनीय लग रही थी। मैडम कविता, आपका बेटा एक पब्लिक फिगर है और आपको सच में सोच समझकर बोलना चाहिए। बेहतर होगा कि आप बिना सबूत के कुछ न कहें। क्या आप जानती हैं कि आपके बेटे को क्यों गिरफ्तार किया गया? मानहानि। भले ही आपके बेटे ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया हो, फिर भी हम उसके मामले में सबूत ढूंढ रहे होंगे। अगर आपने राजीव के किए के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाते हुए एक और शब्द कहा, तो आप हमें ये साबित कर देंगी कि वह सच में दूसरों को नुकसान पहुंचाने का दोषी है। कविता का शरीर कांप रहा था। हमेशा से वे ही जिया का इस्तेमाल करते थे और लड़की पर इल्जाम लगाते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन जिया बिना किसी पहले संकेत के उन्हें इतनी बुरी तरह से बर्बाद कर देगी। जिया कौन है? मैं तो उसे जानती भी नहीं। राजीव, तुम सिर्फ दूसरी औरत का नाम लेकर इससे बच नहीं पाओगे। वह औरत रोती रही और यह एक बहुत दुखद नज़ारा था। जिस तरह से वह रो रही थी, वह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा पहले राशि रोई थी। जैसे ही राजीव ने उसे देखा, उसे पहले ही पता चल गया था कि इसके पीछे कौन है। उसके सीने में एक सिहरन दौड़ गई और वह पूरी तरह नफरत से भर गया। राजीव, तुम एक बेरहम जानवर हो। मेरी बेटी को वापस दो। अचानक एक बूढ़ी औरत कुछ कैमरामैन के साथ पुलिस स्टेशन में घुस आई। जब राजीव ने उन्हें स्टेशन में घुसते देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। कविता और उसके वकील जल्दी से राजीव के सामने खड़े हो गए। उसके वकील ने जल्दी से कहा, मैं मिस्टर राजीव का वकील हूँ। ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर मेरे क्लाइंट को नुकसान पहुंचा रहा है। अब आप जो कुछ भी कहेंगे उसे मिस्टर राजीव के खिलाफ मानहानि के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ही उसने कहा, बूढ़ी औरत ने वकील के चेहरे पर थूक दिया। फंसाया? तो क्या हुआ अगर मैंने किया? इससे पहले कि तुम मुझ पर मानहानि का मुकदमा करो, मैं ये पक्का करूंगी कि मेरे मरने से पहले तुम जेल में सड़ो। राजीव हक्का बक्का रह गया। डिटेक्टिव झांग, इस मामले में अभी भी कुछ अजीब है। मेरा क्लाइंट एक पब्लिक फिगर है। क्या आप उनसे कैमरा बंद करने के लिए कह सकते हैं? आखिरकार मामला अभी कोर्ट में नहीं गया है और वह पहले ही कह रही है कि मेरे क्लाइंट ने उसके साथ रेप किया है। अगर भविष्य में कोई सबूत मिलता है कि यह सब एक साजिश है, तो क्या आप जानते हैं कि इससे मेरे क्लाइंट को कितना नुकसान होगा? कोर्ट में सुनवाई। बूढ़ी औरत गुस्से में थी। मैंने इस जानवर ने जो कुछ भी किया है, वह सब इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई देखे कि मैं उसे फंसा रही हूँ या वह जानवर है। क्या? राजीव सदमे से चिल्लाया। इंटरनेट पर? क्या उसका पूरा करियर बर्बाद नहीं हो जाएगा? तुमने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। तुमने पूरे किन परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम एक बेशर्म चुड़ैल हो जिसने मेरे बेटे को बहकाया। कविता ने उस लोन के बारे में सोचा जो उसने अभी लिया था और राजीव की इज्जत खराब होने के बाद कोई भी उसके मूनकेक नहीं खरीदेगा। मूनकेक की बिक्री में भारी गिरावट आने पर उसे मिले सारे लोन हवा में गायब हो जाएंगे। कविता इस बात से बहुत दुखी थी और उसने तुरंत दूसरी पार्टी से झगड़ा शुरू कर दिया। ये देखकर कि उसकी माँ ज्यादा रिएक्ट कर रही है, उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया। माँ, रुक जाओ, जरूर कोई है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम मुझसे लड़ती तो तुम उसके जाल में फंस जाती। मैं बेगुनाह हूँ। फोटोशॉप का इस्तेमाल करके जो सबूत उन्होंने दिखाए हैं वे जरूर सच नहीं होंगे। दूसरी पार्टी अपने साथ पेपराजी का एक ग्रुप लाई थी और उनमें से कुछ ने तो लाइव ब्रॉडकास्ट भी शुरू कर दिया था। राजीव ने तुरंत अपने चेहरे पर दुख भरा भाव ला दिया और खुद को एक ऐसे पीड़ित के रोल में डाल लिया जिसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसे किसी ऐसी चीज के लिए क्यों फंसाया जा रहा है जो उसने नहीं की थी। पेपराजी इन सब का वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई गलती न हो इसलिए वे अभी वीडियो रख रहे थे और बाद में ही रिलीज करेंगे। उन्हें बाद में। पुलिस वाले ने राजीव के वकील की तरफ देखा और कहा, वकील लू, यह कोई छोटी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर राजीव को अभी स्टेशन से जाने दिया जा सकता है। फिर वह राजीव की तरफ मुड़ा और कहा, चेन लेई एच सिटी के एक्सपेरिमेंटल मिडिल स्कूल में तीसरे साल की स्टूडेंट है और वह 18 साल से कम उम्र की है। उसका दावा है कि तुमने उसके साथ रेप किया है। पिछली रात तुम्हें उसे बांधने और सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू करने के सबूत हैं। कृपया इस मामले में हमारे साथ सहयोग करें। बाकी लोग कृपया बाहर इंतजार करें। कविता ने किसी तरह एक भूत थूकने निकला। जब उसने देखा कि उसका बेटा बार बार उसे देखने के लिए मुड़ रहा है तो उसका सिर घूमने लगा। भले ही वह गुस्से से आग बबूला थी, लेकिन जब उसने देखा कि पुलिस उसके बेटे को ले जा रही है तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। वकील लू, जल्दी करो। उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत ढूंढो। अगर तुम उसकी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए और यह साबित नहीं कर पाए कि उसे फंसाया गया है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वकील लू ने माथे पर शिकन डालकर कहा, डायरेक्टर किन, यह मुश्किल हालात हो सकते हैं। दूसरी पार्टी राजीव को बर्बाद करने के लिए तैयार लग रही है। मैं एक्सपर्ट से वीडियो की जांच करवाऊंगा कि क्या इसे एडिट किया गया है। मेरे अनुभव से अगर दूसरी पार्टी ने पहले ही वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दिया है और उसे पुलिस स्टेशन भी ले आई है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यह बिना एडिट किया हुआ वीडियो है। अगर यह सच है, भले ही दोनों पार्टियों ने इसके लिए सहमति दी हो, फिर भी एक सेलिब्रिटी के तौर पर राजीव का करियर बर्बाद हो जाएगा। कविता पूरी तरह से हैरान थी। तो मुझे क्या करना चाहिए? राजीव की इज्जत वापस पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कविता की आवाज़ कांप रही थी और अब उसे सिर्फ डर लग रहा था। जिसने भी ये किया है वह राजीव को हमेशा के लिए बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मैं राजीव के केस के लिए लड़ूंगी, लेकिन मैं यहाँ सबसे ज़रूरी नहीं हूँ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह मामला अभी शुरू ही हुआ है। आपको दूसरी पार्टी को मनाना होगा कि वे आरोप वापस ले लें और यह माने कि वे जानबूझकर राजीव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए अब आपको उन लोगों को ढूंढना होगा जो राजीव को फंसा रहे हैं और उन्हें रोकना होगा। कविता एक पल के लिए रुकी, जैसे उसका ध्यान पूरी तरह भटक गया हो। उसकी आंखों में अब गुस्सा भरा हुआ था। जिया जरूर वही कमीनी होगी जो राजीव को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ये कहकर कविता मुड़ी और चली गई। वकील लू ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना फोन निकाला और अपने असिस्टेंट से एक एक्सपर्ट को बुलाने के लिए कहा ताकि वे वीडियो की सच्चाई वेरीफाई कर सकें। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन अनलॉक किया उसे वीवो से एक नोटिफिकेशन मिला। #राजीव जानवर के खिलाफ विरोध #। वकील लू को अपने सिर में धमाका महसूस हुआ जब उसने ये देखने के लिए उस पर क्लिक किया कि यह क्या है। ये वही वीडियो थे जो वो पिंगपिंग ने रिलीज किए थे। दोनों वीडियो देखने के बाद वकील लू ने चेन लेई के वीडियो की सच्चाई वेरीफाई न करने का फैसला किया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन लेई के केस के बिना भी राजीव का करियर पहले ही खत्म हो चुका था। अब उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह नहीं थी कि दूसरी पार्टी को रोका जाए ताकि वे राजीव की इज्जत वापस दिला सकें। इसके बजाय उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि जेल में उसकी सज़ा कैसे कम की जाए। वो पिंग के वीडियो रिलीज होने के आधे घंटे के अंदर ही चेन लेई का वीडियो भी इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया गया। हालांकि राजीव की खबर ने ज्यादातर नेटिजन्स खासकर उसके फैंस को चौंका दिया था, जिनका उस पर से भरोसा अब टूट गया था। फिर भी यह जिया वाली खबर जितनी चौंकाने वाली नहीं थी। जिया से जुड़े टॉप 10 हॉट टॉपिक्स ने राजीव की खबर को टॉप 3 में फंसा दिया था। यह न सिर्फ शर्मनाक था बल्कि विडंबना भी थी। कविता के पास वीवो पर क्या हो रहा है इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। इंटरनेट पर सिर्फ एक ही चीज़ हो रही थी, जिया उसके बेटे को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही थी। कविता मनीषा से फ़ोन पर बात कर रही थी और शिकायत कर रही थी कि जिया कितनी बेरहम है और वह राजीव की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर रही है। हालांकि मनीषा ने इस बारे में चुप रहने का फैसला किया और एक शब्द भी नहीं कहा। भाभी, आप कुछ क्यों नहीं कह रही हैं? हमारे दोनों परिवार इतने अच्छे दोस्त रहे हैं, जैसे टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाली नसें। जिया ये सब सिर्फ मेरे बेटे को बर्बाद करने के लिए कर रही है। क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं करेंगी? मनीषा ने कमरे में मौजूद आदमी को ध्यान से देखा। वह पहले कविता के करीब थी और उसकी कही हर बात से सहमत होती थी, लेकिन अब वह एक अमीर परिवार की मालकिन की तरह शान बनाए रखने की कोशिश करते हुए एक मम्मी की तरह लिपटी हुई थी। मैडम किन, आपको पता है कि अब जब जिया को दूसरे परिवार का साथ मिल गया है तो वह हमारी बात नहीं सुनती। साथ ही आपको पता है कि हमारे परिवार के साथ बहुत सारी बुरी घटनाएं हुई हैं। हमें अभी भी अपनी बाकी जिंदगी के लिए उस पर निर्भर रहना है। अगर मैं आपकी मदद करके उसे नाराज़ कर दूं तो हम क्या करेंगे? क्या आपको वह 10 मिलियन नहीं चाहिए जो आपने मेरी फैक्ट्री में इन्वेस्ट किए थे? अगर राजीव को कुछ हो गया तो आप सारा पैसा खो देंगी। यहाँ नुकसान सिर्फ आपका होगा। मनीषा ने ताना मारा, जिस चीज़ के लिए हम जिम्मेदार हैं वह सिर्फ है निवेश। हम आपके नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अगर आप हमारा पैसा लौटाए बिना भागने की हिम्मत करते हैं तो आप अपनी फैक्ट्री बेचकर हमें पैसे वापस कर सकते हैं। मिस्टर शर्मा ने अभी अभी उसे बताया था कि उन्हें लोन मिल गया है। उनके पास पहले से ही 100 मिलियन थे, 10 मिलियन उनके लिए कुछ भी नहीं था। खैर, इसका मतलब यह नहीं था कि वे बिना कुछ मांगे ही पैसे दे देंगे। एक बार जब वे सच में अमीर परिवार बन जाएंगे तो उनके लिए पूरे किन परिवार को बर्बाद करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर राजीव को कुछ हो गया तो राशि का क्या होगा, इसकी तुम्हें चिंता नहीं है? कविता की बात सुनते ही मनीषा को गुस्सा आ गया। इसका राशि से क्या लेना देना है? राजीव जिया का बॉयफ्रेंड है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें जिया से बात करनी चाहिए। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। वीआईपी वार्ड के अंदर राशि शर्मा गई जब उसने उस आदमी के हाथ से कांटा लिया जिसने उसके लिए सेब काटा था। हालांकि यह आदमी राजीव जितना हैंडसम नहीं था, लेकिन वह इंपीरियल सिटी में देशमुख परिवार का अगला वारिस था। उसके परिवार की दौलत खरबों से ज्यादा थी। उन्हें इंपीरियल सिटी के सबसे अमीर परिवारों में से एक माना जाता था। पिछले 2 दिनों से सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। ये तब शुरू हुआ जब उसके पूरे परिवार को माफिया ने बिना किसी वजह के पीटा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वह सर्जरी से बाहर आई तो वह देशमुख परिवार के यंग मास्टर से मिली जो एक दोस्त से मिलने आए थे। यंग मास्टर देशमुख को भास्कर देशमुख के नाम से जाना जाता था। जब उन्होंने उसे रोते हुए देखा तो उन्होंने उसे एक रुमाल दिया और रोने से मना किया। अगर वह रोना बंद कर देगी तो वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं कहेंगे। राशि असल में उस पर चिल्लाना चाहती थी क्योंकि उसके जैसे पागल कमीने जो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते थे हर जगह मिल जाते थे। हालांकि जैसे ही उसने एक कॉल किया, शर्मा परिवार को 100 मिलियन का लोन मिल गया। बैंक मैनेजर के खुद कॉल करने और उनके बैंक में मौजूद रकम को देखकर उन्हें आखिरकार उस पर यकीन हो गया। फिर अगले 2 दिनों तक यंग मास्टर बाई उनके साथ वार्ड में रहे। सोने के घंटों को छोड़कर वह हमेशा उसके साथ रहते थे। राजीव कुछ भी नहीं था जब उसकी तुलना भास्कर देशमुख से की जाए, जो एक अमीर परिवार का असली वारिस था। राजीव, वह आइडल। भास्कर देशमुख ने मनीषा को देखा। उसने अपनी भौहें उठाईं जो सोने के फ्रेम वाले चश्मे के पीछे छिपी थीं। वह हैंडसम नहीं था, लेकिन उसमें एक अमीर यंग मास्टर का स्वभाव था। राशि थोड़ी अजीब लग रही थी और मनीषा ने जल्दी से जवाब दिया, राजीव उसकी बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड है। जब उसकी बहन ने किसी और के साथ जाने का फैसला किया तो राजीव हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह हमसे अपनी फैक्ट्री में 10 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए कहता रहा। आखिर में उसने अपना करियर पूरी तरह बर्बाद कर लिया और अब वह हमारे इन्वेस्ट किए गए 10 मिलियन के लिए हमें धमकी दे रहा है। वह 10 मिलियन बस बर्बाद हो गए। मुझे सच में नहीं पता कि क्या करूं। मनीषा ने बोलते हुए अनजाने में भास्कर देशमुख की तरफ देखा। भास्कर देशमुख उसकी शिकायत सुनकर हंसे और बोले, ये तो सिर्फ 10 मिलियन है ना? अगर राशि यही चाहती है तो मैं तुम्हारे लिए यह वापस दिलवा सकता हूँ। मनीषा इतनी खुश हुई कि वह लगभग जोर से चिल्ला पड़ी, जबकि राशि को इतना अच्छा लगा कि वह फूल की तरह खिल उठी। खैर, अगर आप उसके चेहरे को देखते जो अब पूरी तरह सूजा हुआ था तो आपको ये दिख जाता। भाई भास्कर, ये कहने के लिए धन्यवाद, लेकिन यह मेरी बड़ी बहन और राजीव के बीच की बात है। मुझे आपको इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। मेरी बहन ने भी एक अमीर आदमी से शादी की है और उसे यह खुद ही लौटा देना चाहिए। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो। अपना मुंह ज्यादा मत खोलो। तुम्हारा जबड़ा अभी अभी ठीक हुआ है, इसे फिर से चोट मत पहुंचाना। भाई भास्कर, जब पट्टियां हटेंगी तो क्या मेरा चेहरा उतना ही सुंदर होगा जितना आप कहते हैं? जब राशि उठी तो वह बहुत दुखी थी क्योंकि उसका चेहरा लगभग बिगड़ गया था। हालांकि वह भास्कर देशमुख से मिली जिन्होंने अचानक उसका बॉयफ्रेंड बनने का फैसला किया। उसने उसके चेहरे को ठीक करने के लिए इंपीरियल सिटी के सबसे अच्छे प्लास्टिक सर्जन में से एक को भी हायर किया। हालांकि यह बहुत दर्दनाक था, फिर भी राशि अपना चेहरा देखने के लिए उत्साहित थी। भास्कर देशमुख ने राशि की ओर देखा और सिर हिलाते हुए मुस्कुराए, चिंता मत करो। जो सर्जन तुम्हारी सर्जरी कर रहा है वह इंपीरियल सिटी के सबसे जाने माने कॉस्मेटिक प्रोफेसरों में से एक है। मुझे डर नहीं है तो तुम्हें क्यों होना चाहिए? राशि तुरंत खुश हो गई और धीरे धीरे अपना सिर नीचे कर लिया। मनीषा 10 मिलियन हारने से नाखुश थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के मुकाबले ये साफ था कि बेटी की खुशी ज्यादा जरूरी थी।
कविता का फोन कट गया, इसलिए उसके पास जिया से मिलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था। सबसे खराब स्थिति ये थी कि उन सबको एक साथ बर्बाद कर दिया जाए। उसे विश्वास नहीं था कि जिया राजीव के लिए अपनी शादी को खतरे में डालने को तैयार होगी। जब वह लगभग उस जगह पहुंचने वाली थी जहां जिया थी, तो कविता को वकील लू का फोन आया। दूसरी पार्टी ने उसे वीबो पर खबर दिखाई और कहा, डायरेक्टर किन, मुझे नहीं लगता कि अभी जिया के शूटिंग वेन्यू पर उसके साथ कोई भी परेशानी खड़ी करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भले ही हम चेन लेई की खबर से निपट लें, लेकिन वू पिंग ने जो वीडियो पोस्ट किया है वह पक्का सबूत है। उनसे लड़ने की कोशिश करने के बजाय तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम फैक्ट्री को इस मुश्किल से निकलने में कैसे मदद कर सकते हो। कविता ने जल्दी से वीबो पर लॉग इन किया और उसे देखने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। उसे पता था कि वू पिंग के साथ क्या हो रहा है। उसने अभी अभी राजीव को चेतावनी दी थी कि अगर तुम किसी खरगोश को ज्यादा परेशान करोगे तो खरगोश भी काट लेगा। वह चाहती थी कि वह लड़की के साथ कम क्रूर हो। हालांकि राजीव को यकीन था कि दूसरी पार्टी के पास सबूत नहीं है, और अगर उसके पास होते भी तो भी उसमें उन्हें ऑनलाइन रिलीज करने की हिम्मत नहीं होगी। खैर, देखो अब क्या हो रहा है। न सिर्फ दूसरे व्यक्ति के पास बुलिंग का सबूत था, बल्कि यह इतना पक्का सबूत था जो उसे तुरंत बर्बाद कर सकता था। इसका जिया से कोई लेना देना नहीं था। अगर वह अभी जिया को ढूंढती और उससे चेन लेई के बारे में केस वापस लेने के लिए कहती, तब भी वह वो पिंग वाली समस्या को हल नहीं कर पाती। डायरेक्टर किन, हम यहाँ पहुंच गए हैं। ड्राइवर ने कविता के विचारों की कड़ी को तोड़ दिया। कविता कार से उतरी और कुछ मिनट तक सेट को देखने के बाद उसकी तरफ चली। गार्ड्स द्वारा रोके जाने पर वह ठंडी आवाज में चिल्लाई, जिया को अभी यहाँ लाओ। उसे बताओ कि आंटी किन उससे मिलने आई हैं। मैं उससे बात करना चाहती हूँ और इसमें सिर्फ 1 मिनट लगेगा। अगर वह मना करती है तो मैं पक्का करूंगी कि उसे इसका पछतावा हो। कविता 1 साल से ज्यादा समय से फैक्ट्री की डायरेक्टर थी और वह हमेशा उन लोगों से नफरत करती थी जो उससे गरीब थे। सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर नजरअंदाज करना चाहते थे क्योंकि वह बहुत घमंडी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिया के असिस्टेंट को ढूंढने का फैसला किया। इत्तेफाक से उस दिन लक्षिता जिया के साथ थी। जब उसने सुना कि कविता जिया से मिलना चाहती है तो वह तुरंत बाहर चली गई। कियारा ने भी सुना कि बाहर क्या हुआ। उसे पहले से ही पता था कि यह मदर कियान है, बिना दिमाग लगाए भी, और उसने उसके पीछे बाहर जाने का फैसला किया। हाय, मैं लक्षिता, जिया की मैनेजर हूँ। वह अभी थोड़ी बिजी है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपका मैसेज उसे दे सकती हूँ। कविता जानती थी कि वह कौन है। ये वही औरत थी जिसने उसकी छोटी बहन ऊना की जगह ली थी। जिससे मैं मिलना चाहती हूँ वह जिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे बताओगी कि मैं अभी क्या कह रही हूँ। अगर तुम उसे बताओगी और फिर भी वह मुझसे मिलने से मना करती है तो उसे कहना कि जो होने वाला है उसके लिए वह सावधान रहे। लक्षिता ने सिर हिलाते हुए अच्छे से जवाब दिया और कहा, जरूर, मैं अभी उसे मैसेज दे दूंगी, लेकिन प्लीज़ इस पर ज्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि हमारी स्टार ऐसी नहीं है जो धमकी से डरे। ये कहकर लक्षिता ने इस औरत के साथ 1 और मिनट बर्बाद नहीं किया और चली गई। जैसे ही लक्षिता स्टूडियो में वापस आए, कियारा दूसरी तरफ से आ गई। अरे, क्या ये राजीव की मां नहीं है? उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि कविता चौंक गई और आसपास के कुछ फैंस का ध्यान भी उस पर गया। कविता को लगा कि उसे जरूर किसी ने श्राप दिया है। वह बस एक आम इंसान थी। राजीव के कुछ फैंस को छोड़कर बाकी लोग नहीं जानते होंगे कि वह कौन है। लेकिन इस औरत के इतनी जोर से चिल्लाने पर सब उसकी तरफ आ रहे थे। उसके सामने वाली औरत चिल्लाती रही, अरे, तुम राजीव की मां हो ना? मैंने तुम्हें पहले देखा है। नहीं, मैं नहीं हूं। तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। तुम कौन हो? पहले जब राजीव मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा था तो जो तस्वीरें ली गई थीं उनमें राहुल और जिया पर फोकस था। कियारा तस्वीरों में मुख्य व्यक्ति नहीं थी, इसीलिए कविता उसे पहचान नहीं पाई। नहीं, मैं सही हूं। तुम थोड़ी देर पहले उसे धमकी दे रही थी, कह रही थी कि तुम जिया को देखना चाहती हो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम अभी भी जिया के बारे में क्यों पूछ रही हो? ये राजीव की मां है। मैंने उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर देखी हैं। एक फैन चिल्लाया और उसी पल कविता पूरी तरह से राजीव के फैन से घिर गई और वे सब तस्वीरें खींच रहे थे। पेपराजी ने भी खबर सुनी और वे भी आ गए। कविता के आसपास भीड़ तुरंत बढ़ गई। मिसेस कविता, आप उस वीडियो के बारे में क्या सोचती हैं जिसमें राजीव वो पिंग को धमकी देते हुए दिख रहा है? मिसेस कविता, मैंने सुना है कि अब आप एक मूनकेक फैक्ट्री की मालकिन हैं। राजीव से ऐसी बुरी खबरों के साथ क्या आपको लगता है कि आपकी फैक्ट्री पर असर पड़ेगा? ओह, मैंने सुना है कि वह अपनी फैक्ट्री के साथ शेयर बेच रही है और लोन ले रही है। क्या आपको लगता है कि राजीव के फैंस इस जाल में फंस गए होंगे? कियारा हमेशा गलत समय पर गलत सवाल पूछ रही थी, इसीलिए अब सारे माइक और कैमरे कविता के चेहरे पर थे। कविता इतनी गुस्से में थी कि उसने कियारा की तरफ इशारा किया और चिल्लाई, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब झूठी बातें कहने की? मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। खुद से लोन देना गैरकानूनी है। तुमने ही यह शुरू किया है। मैं तो बस फैंस को फैक्ट्री के कैश फ्लो के बारे में पूछने में मदद कर रही हूँ। तुम मुझ पर केस क्यों कर रही हो? अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम खुद जेल जा सकती हो। तुम सच में मुझ पर केस करने का फैसला कर रही हो? कविता को अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस होने लगा। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ये लोग उसे भड़का रहे थे। मिसेस किन, मैंने उस लोन के बारे में भी सुना है जो आप दे रही हैं। राजीव के साथ ऐसी घटना होने के बाद क्या उसके फैंस को उनके दिए हुए पैसे वापस मिल पाएंगे? मैं बस उन्हें पैसे उधार दे रही हूँ। मैं कुछ गरीब लोगों को उधार दे रही हूँ। यह कोई लोन नहीं है। तुम सच जाने बिना ऐसी बातें कैसे पूछ सकती हो? मैं सच में इस बात के लिए तुम पर केस कर सकती हूँ। कविता को इतना गुस्सा आया कि वह चिल्लाने लगी। ये देखकर कि यह बूढ़ी औरत पहले से ही इतनी गुस्से में थी कि वह किसी भी पल बेहोश हो सकती थी और भीड़ अब उसे देख रही थी। कियारा हंसी और बोली, ओह, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि राजीव की मां इतनी दयालु औरत हैं। उन्होंने राजीव के फैंस को भी पैसे उधार दिए हैं। क्या इसका मतलब है राजीव एक सेलिब्रिटी है और उसके अपने फैंस के साथ फाइनेंशियल डील्स हैं? कविता चुप हो गई। ये सही नहीं है। राजीव ने हमेशा कहा है कि वह एक ऐसे परिवार से आया है जिसमें सिर्फ एक माता पिता हैं और उसकी मां सिर्फ एक आम हाउसवाइफ है। तो फिर आपने मूनकेक फैक्ट्री कैसे शुरू की?
ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी छोटी फैक्ट्री इतने सारे फंड को सपोर्ट कर सके जो राजीव के फैंस को दिए जाते हैं? मिसेस कविता, कृपया उन सवालों के जवाब दें जो इस औरत ने अभी पूछे हैं। क्या राजीव अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का इस्तेमाल करके अपने फैंस से पैसे ले रहा है? मिसेस कविता, इतनी छोटी फैक्ट्री के साथ आपने इतने सारे लोन कैसे दिए? कुल रकम कितनी है? क्या वे सभी राजीव के फैंस हैं? आपके शुरुआती फंड कहाँ से आए? 1 साल के अंदर आपने फैक्ट्री के साथ एक बिजनेस शुरू कर लिया है और आपके पास लोन देने के लिए भी काफ़ी पैसे हैं। आपको ये सारा पैसा कहाँ से मिला? क्या राजीव के स्कैंडल से अब से आपके लोन में कोई समस्या होगी? मिसेस कविता, क्या आपको ये सारा पैसा कानूनी तरीकों से मिला है? जब उस पर इतने सारे सवाल दागे गए तो कविता एकदम चुप हो गई। किस्मत से आज उसके साथ एक ड्राइवर आया था। अपने ड्राइवर की मदद से जो भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था, कविता किसी तरह उस अफरा तफरी से बाहर निकल पाई। ड्राइवर की मदद के बावजूद कविता लड़खड़ाते हुए आखिरकार कार तक पहुंची और उसके सिर, चेहरे और बाहों पर चोटें और खरोंचें आ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पिटाई हुई हो और वह जिया से मिल भी नहीं पाए। कविता को इतना गुस्सा आया कि उसने मनीषा को फ़ोन किया। जब मनीषा ने कॉलर आईडी देखी तो उसने जल्दी से जूते पहने और जवाब देने से पहले बाहर चली गई। क्या तुम्हारा हो गया? मैंने तुमसे पहले ही कहा था राशि को राजीव के साथ शामिल करने की हिम्मत मत करना। वह जिया का बॉयफ्रेंड है। ये पूरा स्कैंडल जिया का राजीव से बदला लेने की कोशिश है। अगर तुम इतनी ही महान हो तो तुम्हें जिया से मदद मांगनी चाहिए। अगर नहीं तो बेहतर होगा कि तुम सोचो कि हमने तुम्हें जो पैसे दिए थे उन्हें हमें वापस कैसे लौटाओगी। इससे पहले कि कविता एक भी शब्द कह पाती, मनीषा ने उस पर गुस्सा निकाल दिया जिससे उसके सिर में दर्द होने लगा। कविता ने ताना मारते हुए कहा, मनीषा, मेरे पास राजीव और जिया का सबूत भले ही न हो, लेकिन मेरे पास सिक्योरिटी कैमरे की तस्वीरें हैं जिसमें तुम्हारी छोटी बेटी मेरे बेटे को बहका रही है। अगर तुम राशि को बर्बाद होते देखना चाहती हो तो तुम यही रवैया बनाए रख सकती हो और अभी जो कुछ हो रहा है उसे नज़रअंदाज कर सकती हो। एक बार जब राजीव बर्बाद हो जाएगा तो मैं तुम सबको भी जरूर बर्बाद कर दूंगी। जब मनीषा ने सुना कि दूसरी औरत के पास राशि का फुटेज है तो उसके रवैये में 180 डिग्री का बदलाव आ गया। अरे, तुम्हें ऐसा क्यों करना है? ये सोचने की हिम्मत मत करना कि मुझे नहीं पता कि तुमने 100 मिलियन की ज़मीन कैसे खरीदी। यह इसलिए है क्योंकि जिया तुम्हारा साथ दे रही है ना? मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। राजीव मेरी ज़िंदगी है और अगर जिया मेरी ज़िंदगी छीनने की कोशिश कर रही है तो मैं तुम सबको अपने साथ नरक में ले जाऊंगी। मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे नहीं पता कि राजीव की समस्या कैसे सुलझानी है, इसलिए तुम सबको ये करना चाहिए। 3 दिनों में मुझे नतीजे चाहिए, नहीं तो मैं राजीव और राशि के जो वीडियो मेरे पास हैं उन्हें रिलीज़ कर दूंगी। सभी वीडियो उनकी आवाज़ के साथ रिकॉर्ड किए गए हैं। इससे पहले कि मनीषा कुछ जवाब दे पाती, कविता ने कॉल काट दिया था। जब कियारा ने देखा कि कविता कैसे घबराकर भाग रही है तो वह मुस्कुराई। कुतिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी छोटी बच्ची को धमकी दे सकती हो? इसके बारे में सोचना भी मत। मैं पहले तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। फिर वह शान से मुड़ी और उसकी नज़रें आड़ू के फूल जैसी आंखों से मिली जो उसे घूर रही थीं। आड़ू के फूल जैसी आंखें बहुत प्यारी लग रही थीं क्योंकि वे थोड़ी ऊपर की ओर झुकी हुई थीं और यह आंखों का एक आकर्षक जोड़ा था। फिर जिया ने उसे आंख मारी। सिस्टर कियारा, तुम किसे बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो? असल में अगर उसकी असली माँ इसमें हिस्सा लेना चाहती तो वह उसका खुले दिल से स्वागत करती। जब कियारा ने छोटी बच्ची की आंखों में उत्साह देखा तो उसने अपने होंठ काट लिए। धत तेरे की, ऐसा लगा जैसे उसकी प्यारी छोटी बच्ची उसकी वजह से खराब होने वाली थी। कियारा अभी भी सोच रही थी कि अपनी छोटी बच्ची को क्या जवाब दे, तभी जिया का फ़ोन बजा। जब उसने देखा कि यह सान्या है तो जिया ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो बॉस, काम हो गया। सान्या का किरदार वेन वान के नाम से जाना जाता था, कोड नेम कोबरा। वह शो की मुख्य विलेन थी। क्योंकि शुरुआत में उसके ज़्यादा सीन नहीं थे इसलिए उसने डेल्टा नदी में जिंक के बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला किया। जब उसने पीछे हो रहे धमाके और आसपास के शोर को सुना तो जिया समझ गई कि काम हो गया है। हाँ, जैसे ही जिया ने फ़ोन पर दूसरे व्यक्ति को जवाब दिया उसने अपने होंठों को काटा और इससे उसके होंठों पर लगी कुछ क्रीम उसे बहुत प्यारी लग रही थी। वह बिल्कुल एक गुड़िया जैसी लग रही थी जो दूध के कार्टन के अंदर पली बड़ी हो। वह नर्म और प्यारी थी और इससे उसके शुद्ध और भोले भाले दुनिया में थोड़ी सी अंधेरा लाने की भावना जाग उठी। उस चीज़ का क्या हुआ? शुरुआत में जिंक तुम्हारी बॉडी को उस जगह से निकालने की पूरी कोशिश करना चाहता था ताकि हम उसे दफना सकें, लेकिन जेड के आदमियों से निपटना आसान नहीं है। मैंने सोचा कि हमारे पास पहले जितने आदमी नहीं हैं, जो बचे हैं वे हमारे करीबी हैं और ऐसा कोई नहीं है जिसकी हम बलि दे सकें। इसे चुराने की कोशिश में इतना समय और मेहनत बर्बाद करने और फिर चुरा न पाने पर इसे नष्ट करने के बजाय हमें बस इसे पाने के बारे में भूल जाना चाहिए। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि उस जगह को नष्ट करना ही सबसे अच्छा होगा। सान्या लगातार बात कर रही थी जबकि जिया चुपचाप उसे सुन रही थी, इसलिए वह कियारा की नज़रों में बहुत प्यारी लग रही थी। क्या तुम्हें यकीन है कि सब कुछ खत्म हो गया है? ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमें सब कुछ मिल गया है, हमने उसके आसपास की इमारतों को भी नष्ट कर दिया। चिंता मत करो बॉस, सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, तो मुझे दूसरा फ्लेवर दो बॉस, हम यहाँ काम खत्म कर लेंगे और मैं कल तक वापस आ जाऊंगी। जरूर। यह एक लाश को उड़ाने के बारे में कॉल थी, लेकिन जिया और सान्या ऐसे बात कर रही थी जैसे ये कोई आम बातचीत हो। कियारा की नज़रों में जिया बस एक शुद्ध, प्यारी, कोमल छोटी लड़की थी जो सबकी पहली क्रश थी। वह बस बहुत खूबसूरत थी। उसकी एक बहुत प्यारी बेटी थी, लेकिन उसकी बेटी पिछले 20 सालों से उस भयानक परिवार में फंसी हुई थी। ज़रूरी बात यह थी कि उसे अभी तक ये पता नहीं चला था कि उसकी बेटी को किसने उससे छीना था। ये बहुत भयानक था। जिया, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? जब उसने कियारा की आंखों में बेचैनी देखी तो जिया ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, क्या बात है? कियारा मुस्कुराई। मैं सोच रही थी, क्योंकि हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, मैं तुम्हारे साथ कभी शॉपिंग पर नहीं गई। मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? अगर तुम हो तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना चाहोगी? क्योंकि उसका पति पहले से ही यहाँ था, कियारा ने सोचा कि कुछ बातें थीं जो उसे अपनी बेटी को बतानी होंगी। उनसे यह बात छिपाना सही नहीं था।
ठीक है, जिया को पहले से ही अंदाजा था कि कियारा उससे क्या कहना चाहती है, इसीलिए वह इनविटेशन के लिए मान गई। तो हम इस वीकेंड कहाँ मिलेंगे? शनिवार को दोपहर 2 बजे बिंगहे स्क्वायर कैसा रहेगा? ठीक है। सेट पर पूरा दिन बिताने के बाद जिया को अपने बालों और मेकअप से असहज महसूस हो रहा था। उसने अर्जुन को बताया कि वह नहाने के लिए कपूर मैंशन वापस जाएगी। जब ध्रुव को बताया गया कि जिया घर आ गई है तो वह तुरंत मैंशन वापस भागा। जिया परेशान थी क्योंकि उसे अपने बेडरूम में पीने की एक भी बोतल नहीं मिली क्योंकि वह और अर्जुन दोनों लंबे समय से घर पर नहीं थे। 150 एकड़ में फैले और सैकड़ों गार्ड और नौकरों वाले मैंशन के लिए यंग मिस्ट्रेस के कमरे में कम से कम 10 या उससे ज्यादा अलग अलग ड्रिंक्स न होना निश्चित रूप से एक बड़ी गलती थी। इसलिए जब ध्रुव घर पहुंचा तो उसने जिया को देखा जो अभी अभी नहाकर निकली थी और पेंट्री में पानी का एक कप ढूंढ रही थी। अपने गीले बालों को पीछे किए हुए अब उसमें वह तेज तर्रार जोशीला अंदाज नहीं था जो आमतौर पर होता था। वह अपने सामान्य रूप से कहीं ज्यादा शांत दिख रही थी। जिया में आए बदलाव को देखकर ध्रुव भी नर्म पड़ गया। भाभी, आप यहाँ ड्रिंक क्यों ढूंढ रही हैं? क्या ऊपर इसके लिए नौकर नहीं है? नौकरानियों का जिक्र सुनकर जिया ने ताना मारा। शुरू में उसने सोचा था कि अर्जुन के घर लौटते ही वह उसे इस बारे में बताएगी। वह उस नौकरानी को नौकरी से निकालना चाहती थी जिसने पहले उसके साथ बदतमीजी की थी, लेकिन जब से अर्जुन को हार्ट अटैक आया था वह इस हवेली में वापस नहीं आया, इसलिए उस नौकरानी को आज तक नौकरी से नहीं निकाला गया था। शायद वह मुझे पसंद नहीं करती। न सिर्फ मेरे कमरे से पानी गायब है बल्कि पूरे कमरे में धूल भी जमी हुई है। ध्रुव ने माथे पर बल डालकर अपने असिस्टेंट से कहा, जल्दी जाओ उस नौकरानी को बुलाओ जो छोटी मालकिन के कमरे की सफाई की इंचार्ज है। जी जल्द ही। वह नौकरानी जिसने पहले जिया के साथ बदतमीजी की थी उसे ध्रुव से मिलने के लिए बुलाया गया। वह घबराई हुई और परेशान लग रही थी। अब वह उस घमंडी औरत जैसी नहीं लग रही थी जिसने जिया के साथ बुरा बर्ताव किया था। क्या तुम्हें पता है कि कपूर परिवार की अपने नौकरों से क्या उम्मीदें हैं? सवाल सुनकर यह सुनकर नौकरानी तुरंत समझ गई कि ध्रुव जिया का साथ दे रहा है। छोटे मालिक, मुझे बहुत अफसोस है। तीसरे छोटे मालिक और छोटी मालकिन हाल ही में हॉस्पिटल में थे और वे शायद ही कभी घर पर रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा। ध्रुव ने उसे समझाने का मौका भी नहीं दिया और तुरंत जवाब दिया, तुम कपूर परिवार के लिए काम करती हो और तुम्हें उतना ही काम करना चाहिए जितना तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम्हारी आलस का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि तुम इतनी आलसी हो तुम अभी घर जाकर रिटायर हो सकती हो। नौकरानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे हर महीने 8,000 रुपये मिलते थे और हर साल बोनस भी मिलता था। इसके अलावा कपूर परिवार उसके इंश्योरेंस का भी ख्याल रखता था। कुल मिलाकर उसे कपूर परिवार से हर महीने 15,000 रुपये मिलते थे। ये बहुत बड़ी रकम थी। अगर वह अभी जितनी कमाई करती है उसका 2 गुना भी करती तो भी वह इतना पैसा नहीं कमा पाती। नौकरानी पहले से जानती थी कि जिया उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि छोटा मालिक उसके जैसी औरत की रक्षा करेगा जो सिर्फ परिवार में खुशकिस्मती लाने के लिए यहाँ थी। उसने अफवाहें सुनी थी कि छोटा मालिक कपूर परिवार के लीडर के तौर पर तीसरे छोटे मालिक की जगह लेगा। नौकरानी ने अपना सारा घमंड छोड़ दिया और जिया से भीख मांगने लगी। छोटी मालकिन, कृपया मेरी मदद करें। कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपना काम बताए अनुसार करूंगी और मैं निश्चित रूप से आपकी बात मानूंगी। जिया मुस्कुराए। उसकी आंखें अभी भी कोमल लग रही थीं लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द उतने कोमल नहीं थे। ये सच है कि तुम्हें यहाँ रखने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। नौकरानी की आंखें चमक उठी लेकिन जिया ने तुरंत उसे तोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? आखिर में नौकरानी को रोते हुए घर से निकाल दिया गया। फिर ध्रुव ने घर के दूसरे नौकरों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि आलसी होने के क्या नतीजे होते हैं, ये खुद देख लें, और फिर उन्हें जाने दिया। जिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं बड़े भैया? बैठ जाओ। ध्रुव ने जिया को बैठने का इशारा किया और खुद उनके लिए ड्रिंक लेने काउंटर की तरफ गया। उसने एक बोतल उठाई जो क्रिस्टल की बनी थी और उस पर परी के पंखों का जोड़ा बना हुआ था और कहा, क्या तुम ये लोगी? चलो थोड़ी वाइन पीते हैं। ये तो सिर्फ सादा पानी है जिसकी कीमत हजारों में है। ध्रुव मुस्कुराया और सिर हिलाया। अगर तुम इसके अंदर का पानी खत्म करके इसमें नॉर्मल मिनरल वाटर की बोतल भर दो तो भी तुम इसे उसी कीमत पर बेच सकती हो। फिर क्योंकि जिया ने ही रिक्वेस्ट की थी, ध्रुव ने एक मोजितो लिया और उसे एक गिलास में डाला और पूछा, क्या तुम्हें बर्फ के साथ चाहिए? बेशक। फिर ध्रुव ने बात मानते हुए गिलास में बर्फ के टुकड़े डाले। जैसे ही उसने गिलास जिया को दिया, ध्रुव ने अपने असिस्टेंट को दरवाजा बंद करने का इशारा किया। आज सुबह जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। जिया ने उससे ड्रिंक ली और एक पल के लिए रुकी। फिर उसने अपनी जानी पहचानी प्यारी मुस्कान दी। तुम्हें अचानक मुझसे माफी मांगने का ख्याल क्यों आया? ध्रुव मुस्कुराया और बोला, आज सुबह मैं बहुत जल्दबाजी में था। पूरे दिन इसके बारे में सोचने के बाद मुझे लगा कि यह एक बुरा फैसला था, इसीलिए मैंने तुमसे माफी मांगने के बारे में सोचा। जब यह एक बुरा फैसला था तो तुमने ऐसा क्यों किया? ध्रुव ने मुस्कुराना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने गंभीर चेहरा बनाया और जिया की आंखों में देखा। उस समय जब दादाजी ने तुम दोनों की शादी जबरदस्ती करवाई तो मुझे अर्जुन के लिए बुरा लगा, ये सोचकर कि वह कितना बेचारा आदमी है। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी भर की सारी इज्जत और शोहरत खो दी बल्कि उसने अपनी शादी भी कुर्बान कर दी। लेकिन तुम्हारे साथ समय बिताने के बाद मुझे लगता है कि अर्जुन के लिए तुमसे शादी करना सम्मान की बात थी। ओह, उसकी आवाज़ स्वाभाविक रूप से कानों को अच्छी लग रही थी, उसमें थोड़ी सुस्ती थी। यह एक बड़े पंख की तरह था जिसने धीरे से उसके दिल को छुआ और अनजाने में दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को बुदबुदाया। जिया ने अपनी आड़ू जैसी आंखों को झपकाया, ध्रुव के आगे बोलने का इंतजार करते हुए। हालांकि वह बिना कुछ कहे बस उसे घूर रहा था। बड़े भैया, आप मुझे इतनी दूर यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए लाए हैं? क्या तुमने कभी अर्जुन से तलाक लेने के बारे में सोचा है? ध्रुव ने अचानक पूछा। जिया को उसके सवाल पर हंसी आ गई। बड़े भैया, आपके सवाल, अगर मैं ऐसा करती भी तो भी मैं आपको इसके बारे में नहीं बताती। ध्रुव की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। उसने मुख्य बात पकड़ ली थी। तो तुम तलाक लेने के बारे में सोच रही हो? कार के अंदर मास्टर कपूर के चेहरे पर बहुत बुरा भाव था जबकि अर्जुन अपने विचारों में खोया हुआ था। वह आगे देख रहा था जैसे वह विंडशील्ड से कुछ और देखने की कोशिश कर रहा हो। अचानक व्हीलचेयर पर अर्जुन के हाथ मुट्ठी में बदल गए और उसका शरीर कांपने लगा।
श्रेया हैरान रह गई और उसने हैरानी से चिल्लाया, अर्जुन। श्रेया की आवाज़ ने अर्जुन का ध्यान दूसरी दुनिया से वापस खींचा और उसने असंतुष्टि से श्रेया को देखा। तुम हिले। श्रेया की आवाज़ कांप रही थी। हालांकि अर्जुन ने बेपरवाही से जवाब दिया, एक, तुमने गलत देखा। नहीं, मैंने नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ अचानक हिलते हुए देखा और तुम्हारा पूरा शरीर भी हिला। दादाजी, क्या आपने देखा? श्रेया ने इसके बजाय मास्टर कपूर से पूछा। पिछले कुछ दिनों से जब वह अस्पताल में ठीक हो रहा था, उसने अपनी आंखों से अर्जुन को कमरे में घूमते हुए देखा था। इसलिए उसे इसकी आदत हो गई थी। फिर भी अर्जुन नहीं चाहता था कि किसी और को उसके ठीक होने के बारे में पता चले, इसीलिए मास्टर कपूर ने चुप रहकर उसकी मदद करने का फैसला किया। जब श्रेया उससे सवाल कर रही थी तो मास्टर कपूर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने एक भी बात नहीं कही। नहीं, मैंने सच में उसके हाथ हिलते हुए देखे। अर्जुन, फिर से कोशिश करो, अपने हाथ फिर से हिलाने की कोशिश करो। अर्जुन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, अभी भी गंभीर चेहरे के साथ आगे देख रहा था, जैसे वह कुछ जरूरी चीज देख रहा हो। कपूर परिवार में वापस ध्रुव जिया के चेहरे को देखते हुए ध्यान लगा रहा था। वह उसके चेहरे के हाव भाव में जरा सा भी बदलाव देखना चाहता था। उसे पता था कि यह नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी। ये देखकर कि वह बिना कुछ कहे बस उसे देख रही है, उसने उसका साथ देने का फैसला किया। हम बस अर्जुन के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि वह रोजी को चाहता है या मिस निया को। वह जिस भी तरफ जाएगा, मुझे यकीन है कि सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि उसकी छाती के ऊपर से उसकी संवेदना वापस आ जाए। मुझे लगता है कि यह उसके पेट के ऊपर से भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन तुम जानती हो कि अर्जुन एक घमंडी आदमी है। भले ही वह लकवाग्रस्त हो, वह कभी किसी और को उसे छूने नहीं देगा। उसके जैसे इंसान के लिए भले ही वह क्वाड्रिप्लेजिया का शिकार हो, वह फिर भी आम लोगों से ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके जैसे इंसान के लिए खुद को परेशान करना चाहिए। अगर उसे पता चला कि तुम सिर्फ इसलिए उसके साथ हो क्योंकि तुम्हें उस पर दया आती है, तो वह इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। जिया उसके मुंह से निकली बातों पर हंसी। बड़े भैया, मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत समझ लिया है। क्या है? दादाजी ने मुझे अर्जुन के लिए खरीदा था। इसका मतलब है कि भले ही मैं अब कपूर परिवार की मालकिन हूँ, लेकिन ये सच है कि मुझे 100 मिलियन में इस परिवार में खरीदा गया था। क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? अगर तुम 100 मिलियन के बारे में परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और उन 40% शेयरों का क्या जो मेरे पास हर कंपनी में है? ध्रुव ने होंठ चबाते हुए कहा, ये वो चीजें हैं जो उसने तुम्हें अपनी मर्जी से दी थीं। तुम्हें देने से पहले उसे पता होना चाहिए था कि ऐसी चीजें होंगी। अगर तुमने उसे धोखा दिया तो दोनों कंपनियों के 40% शेयर भी चले जाएंगे। तो बड़े भाई, तुम मुझे एक ऐसा फरामोश बेईमान इंसान बनने के लिए मना रहे हो, ताकि मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊं अपने सारे शेयरों के साथ। ध्रुव ने एक बार फिर अपने होंठ चबाए। ये थोड़ा बेशर्मी भरा हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम ऐसा करोगी। जिया मुस्कुराई, मैं ऐसा क्यों करूं? क्या तुम अर्जुन से बेहतर हो, उससे ज्यादा उदार हो, या तुम उससे ज्यादा अच्छे दिखते हो? ध्रुव ने जवाब देने से पहले थोड़ा रुका। ये अवास्तविक बातें हैं जिन पर तुम भरोसा नहीं कर सकती। अर्जुन, वह तुम्हें कभी खुश नहीं कर पाएगा। ऐसी चीजों को अहमियत देना सिर्फ तुम जैसे मर्दों पर लागू होता है जो अपनी पैंट के अंदर की चीजों से सोचना पसंद करते हैं। जहां तक मेरी बात है, यह ज्यादा जरूरी नहीं है। जिया, ध्रुव ने सख्त लहजे में कहा, एक औरत के तौर पर अगर ये बेसिक जरूरतें पूरी नहीं होती तो तुम खुश कैसे रह सकती हो? जिया के चेहरे पर अजीब सा भाव देखकर ध्रुव को शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बड़े भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारी जैसी बॉडी के साथ ज्यादा से ज्यादा तुम सिर्फ आधे घंटे तक ही टिक पाओगे, है ना? उसके चेहरे का सारा खून उड़ गया। क्या ये बहुत कम है? ज्यादातर मर्दों के लिए तुम्हें एवरेज से ऊपर माना जाता है, लेकिन क्या तुमने असिस्टिव डिवाइस के बारे में नहीं सुना? जब तक तुम्हें उनका इस्तेमाल करना आता है, वे चीजें मर्दों से कहीं ज्यादा काम की होती हैं। जिया के चेहरे पर शैतानी मुस्कान देखकर ध्रुव के मुंह से खून निकलने ही वाला था। क्या यह अभी भी वैसा ही रहेगा? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि औरतों के लिए ये चीजें मर्दों से ज्यादा काम की होती हैं। असल में देश Z की ज्यादातर औरतें इन टॉपिक्स पर इतनी खुली सोच वाली नहीं होती। कभी कभी वे अपने रिएक्शन का नाटक भी करती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। रिसर्च के मुताबिक लगभग 90% औरतों ने अपनी पूरी जिंदगी में इसका अनुभव नहीं किया है। साथ ही मेरे जैसी औरतें भी हैं जो सोचती हैं कि लुक किसी भी चीज़ से 100 गुना ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े भाई, क्या आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है? मेरे लिए आपके और अर्जुन के बीच 100 मिलियन और दोनों कंपनियों के 40% शेयर के बिना भी मेरे अर्जुन को धोखा देकर आपके साथ रहने की संभावना लगभग 0% है। ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं था। मैं अपनी बाकी जिंदगी अर्जुन का खूबसूरत चेहरा देखना ज्यादा पसंद करूंगी बजाय आपके साथ रहने के, भले ही आप फिट और हेल्दी हों। साथ ही अगर आप ये कहने वाले हैं कि मैं सिर्फ इसलिए रुकी क्योंकि मुझे उस पर दया आती थी, तो वह निश्चित रूप से इस जवाब को स्वीकार नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आपको हमारे रिश्ते के बारे में कुछ गलतफहमी है। शुरुआत में मैं कपूर परिवार में सिर्फ पैसे की वजह से थी। इसमें कोई हमदर्दी शामिल नहीं थी। हमारे रिश्ते को सिर्फ टीमवर्क कहा जा सकता है, जहां हम दोनों को वो मिला जो हम चाहते थे। अर्जुन को इसके बारे में शुरू से पता था और उसने मुझे परिवार से दूर भगाने के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने मुझे अपनी हर कंपनी से 40% भी दिया, जिसका मतलब था कि उसने मुझे अपना लिया था। इसलिए बड़े भाई, आपको अब हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में, ये औरत ऐसी थी जिसे खूबसूरत दिखना पसंद था, लेकिन वह उससे इंसानी स्वभाव के बारे में बात कर रहा था। ध्रुव को लगा जैसे उसने उससे बात करके अपनी लार बर्बाद कर दी। तो तुमने अर्जुन से तलाक लेने के बारे में कभी नहीं सोचा? नहीं। इस बार जिया का जवाब तुरंत आया। उसे जवाब सोचने के लिए 0.1 सेकंड भी नहीं लगे, क्योंकि उसे दूसरे पक्ष से पहले ही इतना पैसा मिल चुका था। अगर वह अगले 5 साल तक नहीं रहती तो उसे पक्का कमीनी कहा जाता। उसे सबसे ज्यादा कमीने लड़के नफरत थे, इसलिए उससे भी ऐसा नहीं होना चाहिए, खासकर उन लोगों के साथ जो हैंडसम, सज्जन और उसके प्रति दयालु थे। अर्जुन जैसे मर्द अपनी पत्नियों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। अर्जुन, मैंने तुम्हारे शरीर को फिर से हिलते हुए देखा। श्रेया की चीख सुनकर अर्जुन उछल पड़ा।
हालांकि वह अच्छे मूड में था और उसने इस बार उसे माफ करने का फैसला किया था। ये देखकर कि अर्जुन उसे नजरअंदाज कर रहा है, श्रेया मास्टर कपूर की ओर मुड़ी। दादाजी, आप अर्जुन की परवाह क्यों नहीं करते? मैंने सच में उसे हिलते हुए देखा। अर्जुन, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? यहाँ आओ, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। बस कोशिश करो। अर्जुन, तुम क्या देख रहे हो? तुम हर समय खाली जगह में क्यों घूर रहे हो? अर्जुन उसे नजरअंदाज करता रहा। श्रेया आगे बोलना चाहती थी, लेकिन मास्टर कपूर ने उसे रोक दिया। श्रेया, चुप रहो। लेकिन अर्जुन हिला। मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? दादाजी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने सच में उसे हिलते हुए देखा। चाहे वह हिला हो या नहीं, हम अर्जुन का टेस्ट तब कर सकते हैं जब वह फ्री हो। उसे आराम करने दो, परेशान मत करो। श्रेया तुरंत चुप हो गई। वह आराम कर रहा था। वह मजाक कर रहा था, है ना? गाड़ी आखिरकार कपूर मैंशन पहुंच गई और श्रेया कार में हुई घटना के बारे में पूरी तरह भूल गई थी जब उसने देखा कि अर्जुन बिना सोचे समझे हिल सकता है। गाड़ी से उतरने के बाद श्रेया ने जल्दी से गार्ड्स को उस कमरे को घेरने के लिए कहा जिसमें ध्रुव और जिया थे। कमरे में मौजूद उन दोनों को ये बताने की इजाजत नहीं थी कि क्या हो रहा है। मास्टर कपूर और अर्जुन व्हीलचेयर पर गाड़ी से उतरे। मास्टर कपूर की व्हीलचेयर वही थी जो अर्जुन ने उन्हें दी थी। यह एक बदलने वाली व्हीलचेयर थी जो हाईटेक नैनोपॉलीमर से बनी थी। वे दोनों पहले ही गाड़ी से उतरकर एंट्रेंस की तरफ बढ़ चुके थे, जबकि श्रेया अपने ऑर्डर देने में व्यस्त थी। श्रेया जल्दी से उनके पीछे गई। फिर जब वह पेंट्री में पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा बंद था। जब ध्रुव का पर्सनल असिस्टेंट जो एंट्रेंस पर खड़ा था ने मास्टर कपूर, अर्जुन और श्रेया को देखा तो वह घबरा गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मास्टर, तीसरे छोटे मालिक, दूसरी मिस पर्सनल असिस्टेंट ने जल्दी से उन्हें नमस्ते किया और झुक गया। मास्टर कपूर और अर्जुन दोनों सख्त दिख रहे थे, जिससे असिस्टेंट घबरा गया। हमें देखकर तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? श्रेया ने तुरंत पूछा। पर्सनल असिस्टेंट का चेहरा पहले से भी ज्यादा खराब लग रहा था। क्या ध्रुव अंदर है? असिस्टेंट ने अपना मुंह बंद रखा क्योंकि उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया था। फिर श्रेया ने पूछना जारी रखा, क्या जिया भी अंदर है? असिस्टेंट चुप रहा, लेकिन उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था और वह बहुत दोषी लग रहा था। दादाजी, अर्जुन, आप घर आ गए। दादाजी, आज आपकी तबीयत कैसी है? सोफिया कहीं से भी आ गई और तुरंत श्रेया को टोक दिया। दादाजी, अर्जुन, मेरे पास कुछ अच्छी खबर है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सोफिया, हमें टोकना बंद करो। अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो मुझे लग सकता है कि तुम भी उन लोगों में से एक हो। जिन सोफिया का इरादा हमेशा स्थिति को रोकना था। वह अर्जुन को धोखे का दर्द सहते हुए नहीं देख सकती थी, जबकि वह पहले ही एक्सीडेंट के बाद क्वाड्रिप्लेजिया का शिकार हो चुका था। यह उसके लिए बहुत ज्यादा होगा। सोफिया गुस्से में बोली और ताना मारा। श्रेया की तरफ मुड़कर उसने कहा, दूसरी बहन, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कैसी दिख रही हो? तुम मुझे एक भयानक सास जैसी लग रही हो जो अपने बेटे की शादी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें आज उन दोनों को यहाँ क्यों लाना पड़ा। हवेली इतनी बड़ी है, तुम्हें यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? अगर तुमने कुछ देखा भी तो तुम क्या कहना चाहोगी? क्या तुम्हें ज्यादा खुशी होगी अगर अर्जुन दुखी जिंदगी जिए? चुप रहो, श्रेया गुस्से में चिल्लाई, जिससे सोफिया डर के मारे कांपने लगी। हालांकि उसने खुद को संभाला और कहा, दादाजी, आप हमेशा से समझदार रहे हैं। दूसरी बहन, आज अजीब लग रही है। आप जो कुछ भी देखने वाले हैं, मुझे लगता है कि आपके लिए मामले की सच्चाई पर विचार करना सबसे अच्छा होगा। किस मामले की सच्चाई? जब भीड़ ने, जैसे ही वे लड़ते रहे, उनके पीछे का दरवाजा अचानक खुल गया। एक औरत आराम से दरवाजे के फ्रेम से टिकी हुई थी। उसके हाथ में वाइन का गिलास था। वाइन की वजह से औरत के गालों पर हल्की सी लाली थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन चेहरे पर इस हल्की सी लाली के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे चेहरे पर मेकअप किया हो। न सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं, बल्कि उसकी आंखों के नीचे के हिस्से पर भी हल्की सी लाली थी। वह औरत, जो थोड़ी ऊँघ रही थी, आलस में दरवाजे से टिक गई। उसकी मुस्कान उसकी आकर्षक आंखों के साथ मिल रही थी, जिससे उसमें एक आकर्षण, थोड़ी सी तेजी और थोड़ी सी सेक्सीनेस का एहसास हो रहा था। सिर्फ आदमी ही नहीं, श्रेया और सोफिया भी मन ही मन हैरान थीं। वह औरत सच में कोई चालाक औरत हो सकती थी। एक आम इंसान इतना आकर्षक नहीं हो सकता। ये गैरकानूनी था। फिर ध्रुव सबके सामने आया और श्रेया को देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। जब श्रेया ने जिया को देखा, जो अभी भी ठीक से कपड़े पहने हुए थी, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। लेकिन जब उसने ध्रुव को देखा, जो भी ठीक से कपड़े पहने हुए था, उसके सूट पर एक भी सिलवट या शिकन नहीं थी, तो श्रेया समझ गई कि उसे धोखा दिया गया है। शियू, तुम क्या सोच रही थी? तुमने दादाजी और अर्जुन को इतनी जल्दी यहाँ वापस क्यों बुलाया? फिर वह अपने असिस्टेंट वुनी की तरफ मुड़ा। और तुम? दादाजी और मेरा भाई घर लौट आए हैं। तुम खुश होने के बजाय दोषी क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हें लगा कि मैं अंदर कुछ कर रहा था? जब पर्सनल असिस्टेंट ने जिया को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि ध्रुव को भी इसके बारे में पता चल गया है। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम में से कोई मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? ध्रुव ने फिर से पूछा, लेकिन फिर भी किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। दूसरी बहन, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो जैसे तुम्हें किसी ने परेशान किया हो? या तुम्हें लगता है कि मेरे यहाँ पूरे कपड़े पहने खड़े होने के बाद तुम्हारी समझदारी का अपमान हुआ है? चुप रहो, श्रेया ने गुस्से में जिया को देखा और चिल्लाई, यह मत भूलो कि तुम्हें कपूर परिवार में कौन लाया था। मास्टर जिंग युआन, बेशक। क्या तुम्हें लगा कि वह तुम थे? अर्जुन, जो पूरे समय अपने सामने हो रहे सीन को देखते हुए चुप रहा था, जिया का जवाब सुनकर हंसे बिना नहीं रह सका। उसे सच में लगा कि उसकी पत्नी को इतना सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही एक ताकतवर इंसान थी। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने जो कहा वह सही था? जिया ने अपनी आंखों में एक आकर्षक अंदाज के साथ अर्जुन को देखा। उसमें शरारत और घमंड का भाव था जो आमतौर पर नहीं दिखता था। मास्टर कपूर, जिन्होंने उन्हें देखा, जिया को चुपचाप मुसीबत कहे बिना नहीं रह सके। खैर, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उनका पोता अपनी पत्नी का गुलाम बन गया था। एक ऐसी औरत का सामना करते हुए जो लोमड़ी जितनी आकर्षक थी। क्या ऐसे बहुत से मर्द थे जो उसे मना कर पाते? जब से जिया ने दरवाजा खोला था, अर्जुन की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। वे इतनी मजबूती से टिकी हुई थीं कि कोई भी उसे हटा नहीं पाता।
जिया के ऐसे अपमानजनक सवालों का सामना करते हुए और ये देखते हुए कि वह औरत अपनी थोड़ी ऊपर करके खड़ी थी, यह इशारा करते हुए कि अगर उसने कुछ और कहा तो वह उसे मारेगी, अर्जुन मुस्कुराया। पुराने लोग कहते थे कि सैनिक बिना लड़े ही हार जाते थे। मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया। अगर हमारे देश में कभी युद्ध हुआ तो मुझे बस तुम्हें हमारे दुश्मनों से बात करने देना चाहिए जब भी वे हम पर हमला करने की कोशिश करें। वे बुरी तरह से अपमानित होंगे और हम जीत जाएंगे। चाहे वह ध्रुव हो, मास्टर कपूर हो या जान युशु, वे साफ सुन सकते थे कि यह एक तारीफ थी। जिया ने अपनी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ी, उसकी आंखों में गुस्से का हल्का सा भाव था। फिर वह धीरे धीरे एक डाकू की तरह अर्जुन की ओर चली। वह अर्जुन की व्हीलचेयर के फुटपैड पर चढ़ी और धीरे धीरे नीचे झुकी। जिया ने धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाए, एक डाकू की तरह जो किसी आदमी की पत्नी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि क्योंकि वह सिर्फ फुटपैड के एक छोटे से हिस्से पर ही पैर रख रही थी, इसलिए जैसे ही वह डाकू अपने पति के करीब आने की कोशिश कर रही थी, वह अचानक फिसल गई। अर्जुन ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और जैसे ही जिया फिसली, फुटपैड आगे बढ़ गया। व्हीलचेयर के हैंडल में अचानक एक एक्स्ट्रा हिस्सा निकल आया और जिया के शरीर को पकड़ लिया जो गिरने वाली थी। फिर वह धीरे धीरे उसे व्हीलचेयर की तरफ ले आया। असल में जिया ने खुद को पहले ही संभाल लिया था क्योंकि वह मार्शल आर्ट्स में ट्रेन थी। ये फुटपैड तो एक बच्चे को भी नहीं मार सकता था, इसलिए यह उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएगा। हालांकि वह कूल बनने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए वह लापरवाह हो गई। क्योंकि पीछे से एक हैंडल ने उसे पकड़ लिया था, इसलिए उसने सीधे अर्जुन की गोद में बैठने का फैसला किया। फिर जब उसकी नज़रें अर्जुन से मिली जो बहुत ही खूबसूरत था, तो जिया की बोलती बंद हो गई। शांतिपूर्ण जिंदगी का मतलब यही होता है ना? जब तक वह इस आदमी का सामना कर सकती थी जिसके फीचर्स इतने खूबसूरत थे, सब कुछ बढ़िया रहेगा। उसका मूड तुरंत बहुत अच्छा हो गया। जो आंखें आमतौर पर सख्त और गंभीर रहती थीं, उनमें अचानक एक शरारती लुक आ गया। अर्जुन की गोद में बैठी जिया ने पूछा, दी, तुम्हारा क्या मतलब था कि जब दुश्मन आएंगे तो तुम मुझसे उनसे बात करने के लिए कहोगे? क्या तुम्हारा मतलब था कि तुम गेट बंद करके कुत्तों को बाहर निकाल दोगे? अर्जुन का दिल जोर से धड़का। जिया, मेरी आंखों में देखो, अर्जुन ने पक्के लहजे में कहा। जिया पास आए और अर्जुन के डैशिंग चेहरे को देखा। उसे लगा जैसे उसकी आंखों में तारे भरे हों। उसकी लंबी पलकें पंखे जैसी थीं। जब वह आराम से पलकें झपकाता तो वे ऊपर की ओर जाती, जिससे हल्की हवा चलती। जिया ने फिर से देखा और महसूस किया कि उसे कुछ नया मिला है। वह जोर से चिल्लाई, तुम्हारी पलकें कितनी लंबी हैं? अर्जुन चुप रह गया, और मोटी भी। बाकी सब भी चुप हो गए। जिया, मैंने अभी जो कहा वह तारीफ थी, मैं तुम्हें कुत्ता नहीं कह रहा था। अर्जुन ने अपनी पत्नी की ओर देखा जो एक लोमड़ी की तरह खूबसूरत थी, और आखिरकार उसकी आंखों में हैरान करने वाला भाव देखा। वह नशे में थी। अर्जुन ने दूसरी तरफ हाथ बढ़ाया और जिया को पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया। उसी समय जिया को भी थोड़ी कमजोरी महसूस हुई और वह अब खुद खड़ी नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वह हैंडल से टिक गई। अब वह पूरी तरह से आराम से थी और उसकी पीठ, जो पहले सीधी थी, उसके पीछे के हैंडल पर टिकी हुई थी। फिर सबके सामने उसने हाथ बढ़ाया और उसकी पलकों से खेलने लगी। वह लड़की अपनी लंबी पतली उंगलियों से उसकी पलकों को छेड़ रही थी, उन्हें लगातार ऊपर और नीचे कर रही थी। अर्जुन ने अपने दांत भींच लिए। क्या उसे नहीं पता था कि जब वह उसकी पलकों से खेलती है तो खुजली होती है? हर कोई जिया को घूर रहा था जो अपने कामों में बोल्ड हो रही थी, और इस बात से जल रहा था कि अर्जुन उसे कैसे बर्दाश्त कर रहा था। हाँ, जल रहा था। ये सिर्फ श्रेया और सोफिया पर ही लागू नहीं था, यहाँ तक कि मास्टर कपूर भी जिया से जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कपूर मैंशन में हर कोई प्यार भरे रिश्ते की मीठी खुशबू से नफरत करता हो। इस जोड़े ने पूरे सीन को सफलतापूर्वक बदल दिया था, जो असल में एक पति द्वारा अपनी पत्नी को धोखा देते हुए पकड़ने वाला सीन होना चाहिए था। जिया को अर्जुन की गोद में बैठे और उसकी पलकों को छूते हुए देखकर सोफिया खुद को एक नींबू समझने लगी। जो कुछ हो रहा था उससे वह इतनी खट्टी हो गई थी कि वह एक सड़ा हुआ नींबू बन गई थी। दादाजी, अभी भी कुछ काम है जो मुझे करने हैं, मैं अब जा रही हूँ। ये कहकर सोफिया चली गई। अब वह यहाँ जो कुछ हो रहा था उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी। श्रेया को भी एहसास हुआ कि उसने आज जो किया वह बहुत ज्यादा था। उसने ताना मारते हुए कहा, चूंकि कुछ नहीं हुआ तो मैं भी अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। अरे जाओ मत, ध्रुव की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। तुमने जानबूझकर यह नाटक किया और दादाजी और अर्जुन को हॉस्पिटल से घर तक सिर्फ इसलिए लाए ताकि तुम हमें रंगे हाथों पकड़ सको। तुम्हें उन दोनों को खुद को समझाना नहीं चाहिए। खुद को समझाना? क्यों समझाऊं? मैंने बस सुना था कि तुम जिया के साथ कुछ गलत कर रहे थे, इसीलिए मैं उन्हें उसकी मदद के लिए वापस लाई। चूंकि तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया है और सब ठीक है, तो तुम मुझसे क्या समझाने को कह रहे हो? पकड़े जाने पर श्रेया को जरा भी घबराहट नहीं हुई। इसके बजाय वह हमेशा की तरह घमंडी बनी रही। जहां तक पर्सनल असिस्टेंट वुनी की बात है, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। असली प्लान ये था कि वे घर आकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। इस तरह मास्टर कपूर और तीसरे छोटे मालिक को सिर्फ ये शक होता कि कपूर मैंशन के नौकरों में से किसी ने यह बात लीक की है। हालांकि श्रेया की बातों से यह पता चला कि उसे पता था कि ध्रुव ने जिया को ड्रग्स देने का प्लान बनाया था। हालांकि यह उसका आइडिया था और सिर्फ वही इसके बारे में जानता था। चूंकि श्रेया ने इसके बारे में सुना था, तो क्या इसका मतलब यह था कि उसे यह भी पता था कि यह बात उसी ने लीक की थी? ध्रुव जानता था कि उसे धोखा दिया गया है, लेकिन जो कुछ हुआ था वह यह था कि उसके एक जूनियर ने श्रेया को खबर लीक कर दी थी। उसे लगा कि अभी भी कुछ कमी है। दूसरी बहन, तुमने हॉस्पिटल में मुझसे और दादाजी से यह नहीं कहा था? अर्जुन ने श्रेया की तरफ देखा। जैसे ही ध्रुव ने सोचा कि अभी माहौल गर्म नहीं हुआ है और श्रेया चालाक लोमड़ी बन रही है, अर्जुन ने अपना मुंह खोला। ध्रुव ने अर्जुन की तरफ देखा और फिर श्रेया की तरफ मुड़ा, जो अब गुस्से से लाल हो रही थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुस्कान बढ़ती गई जब तक कि वह बेकाबू होकर हंसने नहीं लगा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? श्रेया ने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन ही उसे सबके सामने शर्मिंदा करेगा। वह बचपन से ही अर्जुन के सबसे करीब थी। दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया था और हमेशा एक साथ रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी दिन आएगा जब अर्जुन उसे ध्रुव के सामने शर्मिंदा करेगा।
एक शांत, घमंडी, ठंडी औरत की उसकी छवि तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। जब वह ध्रुव को घूर रही थी तो उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था। वे भाई बहन जैसे भी नहीं लग रहे थे। अब उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। क्या अब तुम खुश हो कि मैं बड़ी हो गई हूँ? अर्जुन के अलावा, हाँ, ध्रुव ने अपने दादाजी के सामने यह बात सबके सामने मान ली। अब वह ये बात नहीं छिपा रहा था कि वह श्रेया से नफरत करता है। क्या तुम ही नहीं थे जो हमारे बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हम एक दूसरे से दूर हो गए? जिया की वजह से, तुमने उसकी वजह से अपनी बहन को छोड़ने का फैसला कर लिया। जब जिया ने श्रेया को अपना नाम लेते सुना तो वह उस स्टूडेंट की तरह थी जो क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी। वह पहले अर्जुन की पलकों से खेलने में बिजी थी, लेकिन जब उसे बुलाया गया तो वह तुरंत मुड़ी और एक प्यारी, शैतानी मुस्कान दी। उसकी खूबसूरती बयान से बाहर थी। क्या यह उल्टा नहीं होना चाहिए? जिया पर इल्जाम लगाने के लिए तुमने हमारे बीच के रिश्ते को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। अर्जुन ने सख्ती से कहा। मैंने उस पर कब किसी बात का इल्जाम लगाया? क्या मैंने उस पर किसी दूसरे आदमी से तोहफा लेने का इल्जाम लगाया? क्या मैंने उस पर आदमियों के साथ फ्लर्ट करने और उनके साथ घूमने फिरने का इल्जाम लगाया? श्रेया, अर्जुन ने ठंडे, सख्त लहजे में कहा। वह आदमी जो आमतौर पर शांत रहता था, उसका लहजा हमेशा एक जैसा रहता था, चाहे वह कितना भी गुस्सा हो। उसने आखिरकार अपनी आवाज़ ऊंची की। ये पहली बार था जब उसने श्रेया को उसके नाम से बुलाया था। श्रेया पूरी तरह टूट गई थी, उसके चेहरे पर दुख भरी नजर थी। तुमने मुझे क्या कहा? तुमने मुझे श्रेया कहा? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे बुला सकते हो? ध्रुव से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा, ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे कभी ध्रुव कहकर नहीं बुलाया। चुप रहो, यह मेरे और अर्जुन के बीच की बात है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ध्रुव चुप रहने का फैसला किया। जिया ने श्रेया को देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी। दूसरी बहन, मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिलचस्प मिला है। उसकी अनोखी, धीमी आवाज़ अब पहले से भी ज्यादा लंबी हो गई थी। जैसे ही श्रेया कुछ कहने वाली थी, जिया ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, मुझे एहसास हुआ कि अर्जुन के लिए तुम्हारा प्यार एक बहन का अपने भाई के लिए नहीं है। चुप रहो। श्रेया का चेहरा अब बहुत बुरा लग रहा था। यह इतना बुरा था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। मास्टर कपूर और ध्रुव के चेहरे के हाव भाव भी बदल गए थे। दूसरी ओर जिया, जिसे दूसरों की परवाह नहीं थी, हंसी और आगे कहा, अर्जुन के लिए तुम्हारा प्यार एक औरत का एक आदमी के लिए है। मैंने तुमसे कहा चुप रहो। श्रेया जिया पर चिल्लाती रही, लेकिन ये बेकार था। मैं क्यों चुप रहूं? तुम ही तो अपने ही परिवार में गलत रिश्ता बना रही हो, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रही हो। मैं चुप क्यों रहूं? उफ, कितनी गंदी सोच है। ये कहकर उसने श्रेया को नजरअंदाज कर दिया, जो उसे गुस्से से घूर रही थी, और उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम मुझसे कुछ मत सीखना, ठीक है? तुम्हारी पहले से ही एक पत्नी है और तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अर्जुन, जिसका चेहरा पहले इतना उदास था कि उसकी थोड़ी सी स्याही टपक रही थी, अचानक मुस्कुराया। बेशक, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा। ध्रुव ने जिया और अर्जुन को घूरा और सोचा कि उसने पहले जिया से क्या कहा था कि अर्जुन उसे कभी भी अपने पास नहीं रहने देगा सिर्फ इसलिए कि उसे उस पर दया आती है। इस पल वह अपनी जबान काट लेना चाहता था। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा जो बेशर्म हो रहा था, उसे शक हुआ कि अर्जुन न सिर्फ जिया की हमदर्दी स्वीकार करेगा, बल्कि वह शायद दया पाने के लिए ही बेचारा बनने का नाटक कर रहा होता कि जिया, जिसे वह उसके लुक्स के लिए पसंद करती है, उसके साथ रहने का फैसला करे। दूसरी ओर जिया के सामने बेनकाब होने के बाद श्रेया को अपने किए पर शर्म और पछतावा होना चाहिए था। लेकिन जब उसने अर्जुन का जवाब सुना तो सारा पछतावा असंतोष और गुस्से में बदल गया। हो सकता है कि अर्जुन को पता न हो कि उसे पहले कैसा महसूस हुआ था, लेकिन जब उसे सब कुछ पता चल गया था, तब भी वह उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा था? सालों से मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी समझा है। तुम मेरे लिए सब कुछ थे। मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा रहा हूँ। तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए अपनी भावनाओं का सम्मान तो कर सकते थे, है ना? जब मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ था तो तुम मेरे साथ इतने बुरे कैसे हो सकते हो? और यह सब उस औरत के लिए जिससे तुम कुछ ही समय के लिए मिले हो। अर्जुन, तुम दिल के बहुत बुरे हो। जिया पीछे मुड़ना चाहती थी ताकि वह श्रेया को देख सके, लेकिन व्हीलचेयर बनाने वाले काले कण अचानक उसकी आंखों के सामने आ गए, जिससे उसकी नजर रुक गई। जब उसने और आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसका शरीर अर्जुन की गोद में खींच लिया गया और उसकी आंखें तुरंत अर्जुन की खूबसूरत आंखों से मिलीं। अर्जुन उसका सिर सहला रहा था क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे। फिर उसके ऊपर से एक गहरी, सुरीली आवाज आई, मेरे पास दिल है, लेकिन वह तुम्हारे लिए नहीं है। वह सिर्फ जिया के लिए है। एक औरत के लिए शहद दूसरी के लिए जहर हो सकता है। जिया ने सोचा कि उसने जो कहा वह बहुत अच्छा था और उसकी आवाज़ किसी फरिश्ते जैसी थी। उसने तुरंत अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया ताकि वह उसकी आवाज़ एक बार फिर से उसकी छाती से सुन सके। अर्जुन का शरीर जम गया और उसने अपनी गोद में बैठे व्यक्ति को और ढक लिया। ध्रुव और श्रेया के नजरिए से वे सिर्फ यही देख सकते थे कि जिया अर्जुन की छाती पर लेटी हुई थी और उसका शरीर पूरी तरह से ढका हुआ था। उनमें से किसी को नहीं पता था कि वह क्या कर रही थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो, उनके काम श्रेया के लिए बहुत ज्यादा भड़काने वाले और पागल कर देने वाले थे। अर्जुन को अब भी लग रहा था कि उसने जो किया वह काफी नहीं था, इसीलिए उसने आगे कहा, तुम ही वह थी जिसने अपनी मर्जी से मुझसे प्यार किया, भले ही वह एक तरफा प्यार था। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया था, लेकिन तुमने खुद को रोक नहीं पाया और अपनी छोटी सी दुनिया में ही रहना पसंद किया। मुझे तुम्हें मुझसे प्यार करने से रोकने का हक नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें रिजेक्ट करने का हक है। साथ ही जिया मेरी पत्नी है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने या उसकी बेइज्जती करने की इजाजत नहीं है। तुमने न सिर्फ उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि तुमने दूसरों के साथ मिलकर उसे चोट पहुंचाने की साजिश भी रची। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बारे में क्या करना चाहिए? मैंने उसकी इज्जत खराब करने के लिए क्या किया है? हिम्मत मत करना कुछ भी ऐसा कहने की जो सच न हो। श्रेया ने गुस्से में कहा, मैं उसे यहाँ सिर्फ इसलिए लाया था ताकि मैं जिया से बात कर सकूं। तुम क्यों कह रही थी कि हम अर्जुन को धोखा दे रहे थे? ध्रुव ने पूछा। अर्जुन ने आगे कहा, तुम ही वह थी जिसने मुझे और दादाजी को बताया था कि जिया बड़े भाई के साथ मुझे धोखा दे रही है। तुमने न सिर्फ तलाक की मांग की, बल्कि तुम मुझे यहाँ भी लाई ताकि मैं यह अपनी आंखों से देख सकूं।
लेकिन हमने क्या देखा, अगर तुम इसमें शामिल नहीं होती तो तुम्हें जिया और बड़े भाई के बारे में कैसे पता चलता। श्रेया अब भी उतनी ही गुस्से में थी, इसलिए उसने कहा, मुझे कैसे पता चला। मुझे अचानक वूनी का फोन आया, उसने कहा कि वह आज रात जिया का रेप करेगा क्योंकि ध्रुव बहुत लंबे समय से जिया में इंटरेस्टेड है। वह भी जबरदस्ती होता और जिया इसके लिए राजी नहीं थी। जब तुम्हें इस बारे में पता था तो तुम्हें सोफिया की तरह मुझे तुरंत अकेले में बताना चाहिए था, या तुम मुझे उन्हें खुद पकड़ने के लिए कहने के बजाय मदद ले सकती थी। श्रेया उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह चिल्लाई, तुम उस औरत के लिए हमारा रिश्ता तोड़ने को तैयार हो। क्या ये तुम नहीं थी जिसने मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश की लेकिन खुद पकड़ी गई। अब जब हम तुमसे सवाल कर रहे हैं तो भी तुम्हें लगता है कि हम ही सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्रुव श्रेया के रिएक्शन से हैरान रह गया। चुप रहो, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि यह सब मैंने प्लान किया था। ध्रुव हंसा और उसका फोन अनलॉक किया। फिर उसने श्रेया और वूनी के बीच की रिकॉर्डिंग चलाई। सेकंड मिस, मैंने आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं और ध्रुव को जिया को ड्रग देने के बारे में बताया है। वह सच में जिया को पसंद करता है और उससे 40% शेयर चाहता है, इसीलिए वह मेरे सुझाव पर राजी हो गया। जब वह जिया को अपने काबू में कर लेगा तो मैं आपको तुरंत फोन करूंगा। बहुत बढ़िया, जब वह कामयाब हो जाएगा तो मैं तुम्हारी बेटी को सबसे अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मुफ्त में दूंगी। इसके अलावा मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी ताकि तुम नई जिंदगी शुरू कर सको। अल्पविराम। सेकंड मिस, जिया अभी घर आई है लेकिन ध्रुव अभी भी बाहर है। मैं अब उसके पीछे घर जा रहा हूँ। अल्पविराम। सेकंड मिस, ध्रुव ने पहले ही जिया के कप में ड्रग डाल दिया है। आप अब मास्टर कपूर और थर्ड यंग मास्टर को यहाँ ला सकती हैं। अल्पविराम। जब पहली रिकॉर्डिंग चली तो वूनी और श्रेया के चेहरे बदल गए। तुमने मुझे धोखा दिया। ध्रुव ने माथे पर शिकन डाली। तुमने ही वूनी को मेरे करीब भेजा ताकि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। ध्रुव ने ताना मारा। श्रेया, सिर्फ इसलिए कि तुम एक घटिया इंसान हो तुम्हें लगता है कि बाकी सब भी तुम्हारी तरह ही हैं। ध्रुव, तुम खुद को क्या समझते हो। जिया झगड़ा करने के मामले में मशीन जैसी है, लेकिन अब उसे देखो। क्या उसने कुछ कहा, अब उसकी हालत देखो। तुमने उसके ड्रिंक में क्या मिलाया था। श्रेया से बात करने के बाद ध्रुव को गुस्सा आ गया, जो बिल्कुल बेतुकी बातें कर रही थी। मैंने उसे ड्रग्स दिया, कप अभी भी अंदर है। अगर अर्जुन चाहे तो उसकी जांच कर सकता है। अगर तुमने उसे ड्रग्स नहीं दिया तो वह इतनी नशे में क्यों होती। मैं इसकी जांच करूंगी। बस करो। मास्टर कपूर, जो पूरे समय चुप थे, अचानक श्रेया पर चिल्लाए। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद उन्होंने उससे कहा, जाओ। दादाजी। श्रेया ने मास्टर कपूर को अविश्वास से देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि दादाजी सिर्फ ध्रुव के साथ ऐसा करते थे। जब भी उसकी ध्रुव से लड़ाई होती थी दादाजी हमेशा उसी का साथ देते थे। जहां तक अर्जुन की बात थी उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपनी व्हीलचेयर घुमाई और लिफ्ट में चला गया। पहला, वह अब श्रेया के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और वह अब उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था। दूसरा, जो कि ज्यादा जरूरी कारण था, उसकी बाहों में लेटी हुई औरत बेकाबू हो रही थी। अगर बाहर उसने जो ऊंची दीवार बनाई थी जिससे किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वह न होती तो उसका अभी का लुक उनमें से किसी के भी देखने लायक नहीं था। ये औरत जरूर पागल हो गई थी क्योंकि उसने उसके सारे बटन खोल दिए थे। ये खुशी का पल बहुत जल्दी और अचानक आ गया था। अर्जुन ने सोचा कि श्रेया से बहस करके ऐसे पल को बर्बाद करना बिल्कुल सही नहीं था। उसने अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश की और अपनी व्हीलचेयर से वह उस कमरे की ओर बढ़ा जहां वह बहुत लंबे समय से नहीं गया था। उसके कमरे का बिस्तर अभी भी वही था जो हॉस्पिटल का था, वही जो उसके लिए तब तैयार किया गया था जब वह पैरालाइज्ड था। वह पहियों वाला बिस्तर था जिससे उसे हिलाना और साफ करना आसान होता था। अर्जुन ने उसे देखा, मुड़ा और जिया के कमरे की ओर चला गया। अर्जुन अभी भी अपने सिर पर मैग्नेटिक क्लिप लगाए हुए था और व्हीलचेयर में था। जब व्हीलचेयर दरवाजे तक पहुंची तो ऐसा लगा जैसे दरवाजे को कोई कमांड मिला हो और वह अपने आप खुल गया। ये दरवाज़ा कभी मैनुअल दरवाज़ा नहीं था, ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक दरवाज़ा था। लेकिन क्योंकि जिया बहुत मजबूत थी वह हमेशा दरवाजे को अपनी ताकत से खोलती थी। उसे अभी भी याद था कि दादाजी ने कहा था कि वह नई दुल्हन के तौर पर जिया के लिए एक सुंदर गुलाबी कमरा डिजाइन करेंगे क्योंकि ज्यादातर लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद होता है। लेकिन इस समय गुलाबी कमरे का कोई निशान नहीं था। कमरा बिल्कुल उसी की तरह था, गहरे ग्रे और मैरून रंग का। एक रंग हल्का और शांत था जबकि दूसरा ग्लैमरस और आकर्षक था। दोनों रंग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे और वे बेहद खूबसूरत दिख रहे थे। जब उसने जिया का कमरा देखा तो अर्जुन को अपने कमरे के सादे ओरिएंटल डिजाइन से असंतोष हुआ। उनका कमरा कपूर मैंशन के बाकी हिस्सों से मेल खाने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कपूर मैंशन को बगीचे जैसी डिजाइन में बनाया गया था जिसमें बहती नदियां और मिलती जुलती पगोडा थीं। यह एक ऐसा डिजाइन था जो उन्हें अचानक मिला क्योंकि वह उसे यह आइडिया पसंद आया कि घर के अंदर हर कदम पर और हर एंगल से खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। हालांकि जिया के बेडरूम को उसके मिनिमलिस्टिक कोरियन डिजाइन के साथ देखने के बाद उसे उससे प्यार हो गया। वह अपने कमरे में वापस नहीं जाना चाहता था जो लकड़ी के फर्नीचर से भरा हुआ था। उस पल अर्जुन ने पहले ही उन ऊंची दीवारों को हटा दिया था जो उन दोनों को ढके हुए थीं। वहां एक आदमी था जिसने कपड़े नहीं पहने थे और जिया, जो अब उसकी छाती पर लेटी हुई थी, कुछ ऐसा कर रही थी जो समझाया नहीं जा सकता था। अपनी पत्नी को अपने शरीर पर लेटे हुए देखकर उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल, चमकदार और सेक्सी हो गईं। अगर कोई उसकी आंखों में करीब से देखता तो वे देख पाते कि उसकी आंखों की गैलेक्सी अब एक समुद्र में बदल गई थी जिसमें लहरें उठ रही थीं। उसकी आवाज़ पहले से ही बहुत सुरीली थी लेकिन अब थोड़ी भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समय ने सताया हो और जब वह धीमी आवाज़ में बोल रहा था तो उसमें एक अनोखी लय थी। जिया, तुम क्या कर रही हो। मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ। अर्जुन के पास शब्द नहीं थे। उसने अपने होठों को काटा जबकि उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह अपनी पत्नी को घूर रहा था जो अब उसकी बाहों में नशे में थी। रायजादा परिवार आ गया था। एक बार जब वे उसे अपनी बेटी के रूप में वापस ले जाने का फैसला कर लेंगे तो उसे निश्चित रूप से तलाक की संभावना का सामना करना पड़ेगा। क्या होगा अगर। अर्जुन ने उस प्यारी सी छोटी लड़की को देखा जो अब शांति से उसकी बाहों में लेटी हुई थी। उसके दिमाग में कई तस्वीरें आ रही थीं। क्या होगा अगर वह रायजादा परिवार के उसे वापस ले जाने से पहले जिया को प्रेग्नेंट कर दे। वह अपने बच्चे की वजह से रह पाएगा।
रायज़ादा परिवार इतना बेरहम तो नहीं होगा कि वे अपने बच्चे को उसके पिता से अलग कर दें, है ना? वे बच्चे की भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और अपने परिवार को बर्बाद करना जारी नहीं रखेंगे, है ना? अर्जुन ने उन बटनों को देखा जिन्हें जिया ने खोल दिया था। उसका एडम एप्पल हिला और उसकी लंबी पतली उंगली बाकी बटनों की ओर बढ़ी और उन्हें हटाना शुरू कर दिया, जो उसकी गर्दन के सबसे करीब था। जिया हैरान थी, अपने सामने के दृश्य को घूर रही थी, उसका पूरा सिर घूम रहा था। फिर भी भले ही वह कंफ्यूज थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह सीधे सोच नहीं सकती थी। तुम क्या कर रहे हो? जिया ने अर्जुन के चेहरे को देखते हुए पूछा, जो इतना परफेक्ट था कि स्वर्ग और धरती पर हर कोई उससे जलता था। लेकिन जल्द ही उसके समझदार दिमाग ने उसे वापस खींच लिया और उसे वहीं रोक दिया। कुछ मिनटों के बाद जिया को आखिरकार समझ आया कि क्या हो रहा है और वह उसके शरीर से दूर हट गई। वह उलझन में थी क्योंकि उसने उस आदमी को देखा जिसने लगभग नियम तोड़ दिए थे। अर्जुन ने अपनी धीमी सेक्सी आवाज में ऐसे चेहरे के साथ जो यह मैसेज दे रहा था कि मैं खुद को तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, जिया से कहा, मुझे लगा तुम प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हो। तुम सिर्फ मेरे ऊपर बैठकर ऐसा नहीं कर पाओगी। अगर तुम सच में प्रेग्नेंट होना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो तुम ये खुद भी कर सकती हो। खैर, उसकी जिंदगी उसकी पत्नी की थी। हालांकि ऐसी चीजों में पुरुषों को ही पहल करनी चाहिए, लेकिन उनके लिए यह अलग था क्योंकि उसकी जिंदगी उसकी पत्नी की थी। इसलिए अर्जुन ने सोचा कि सब कुछ उसका होना चाहिए और उन्हें वही करना चाहिए जो उसकी पत्नी चाहती थी। जब तक वे एक छोटी जिया बना पाते उसे कोई दिक्कत नहीं थी। तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो? जिया ने अपनी आंखें छोटी कीं। उसकी आंखों में सतर्कता का भाव था, जैसे उसकी चेतना किसी भी पल वापस आ जाएगी। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने इसके बारे में पहले एक साइकोलॉजी की किताब में पढ़ा था। उसने जिया जैसे लोगों के बारे में पढ़ा था जो नशे में और आधी अधूरी होश में होने पर भी सतर्क रहते हैं। इसे स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता था। ज्यादातर ऐसी स्थितियां किसी बड़े सदमे के बाद या चोट लगने के बाद मन में डर बैठ जाने के कारण होती हैं। भावनाएं उनके दिमाग में गहराई में दबी होती हैं, इसीलिए जब भविष्य में ऐसी ही स्थितियां आती हैं तो वे तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। कुछ देर पहले ये सच था कि वह उसे बहका रहा था। आखिरकार ऐसे ही पल होते हैं जब लड़कियां आमतौर पर सबसे ज्यादा रिलैक्स होती हैं। अगर कोई और औरत होती तो अर्जुन अपने लुक्स और बॉडी फिगर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होता, खासकर ऐसे रोमांटिक माहौल में। उसके बहकाने की बात तो छोड़ ही दो, अगर वह नहीं भी करता तो भी ज्यादातर औरतें उसे चाहती। लेकिन जिया ने ऐसा नहीं किया। शुरू में वह अभी भी उस पर भरोसा करने को तैयार थी। वह उसकी बाहों में लेटी हुई बहुत रिलैक्स थी और उसने अपना चेहरा भी उसकी छाती पर रख दिया था। लेकिन अब वह अचानक खड़ी हो गई और उसे छोड़कर चली गई। हालांकि उठते समय वह थोड़ी लड़खड़ा रही थी। अर्जुन जानता था कि वह कभी उसकी गोद में वापस नहीं आएगी और अब उसके इतने करीब रहने को तैयार नहीं होगी। उसकी पत्नी को आदमियों से स्ट्रेस डिसऑर्डर है। क्या हुआ? क्या ये राजीव की वजह से था? उसने कभी राजीव को पर्सनली बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक कातिलाना नजर चमक रही थी। अर्जुन ने जिया को देखा जो नशे में होने के बावजूद होश में रहने की कोशिश कर रही थी। खुद को समझाने से पहले उसके दिल में थोड़ा दर्द हुआ। मैं तुम्हें बहकाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये सच है, मेरा यकीन करो। जैसे ही उसने अर्जुन का खूबसूरत चेहरा देखा, उसने सोचा कि उसे गले लगाकर सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी आंखों से गुस्से का निशान धीरे धीरे गायब हो गया और एक धुंधलापन धीरे धीरे उस पर छा गया। हालांकि वह अभी भी जिद्दी थी और उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने देखा कि तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे थे। तुमने तो अपने कपड़े भी उतार दिए थे। अर्जुन ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी और दुख भरी आवाज में कहा, जिया, क्या तुम भूल गई कि तुमने ही कपड़े उतारे थे? जिया हैरान रह गई। जब मैं अभी उनसे बहस कर रहा था तो तुम मेरी गोद में बैठ गई और मेरे कपड़े उतार दिए। तुमने कहा था तुम्हें प्रेग्नेंट होना है। जैसे ही अर्जुन ने उससे याद दिलाया कि क्या हुआ था, जिया को धीरे धीरे अपनी यादें वापस आने लगीं। उसका मुंह अब थोड़ा सूख गया था और वह उसकी छाती को घूरते हुए एक घूंट लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं कह रही थी कि मेरे कान प्रेग्नेंट हो रहे हैं। मुझे तुम्हारी आवाज़ पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े उतारे। मैं तुम्हें बेहतर सुनना चाहती थी, तुम्हें बहकाना नहीं। हिम्मत मत करना कि तुम सोचो कि मैं तुम्हारे साथ बच्चे चाहती हूँ। ये नामुमकिन है, इसके बारे में भूल जाओ। हालांकि ये शब्द उसने नशे में कहे थे, लेकिन ये सच था। अर्जुन को आखिरकार यकीन हो गया कि उसकी छठी इंद्री सही थी। जिया ने कभी उसके साथ रहने के बारे में नहीं सोचा था। उसके दिल की चिंताएं बढ़ गईं, लेकिन उसने ये दिखाया नहीं। जब स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले लोगों से निपटने की बात आती है तो अगर वह उस पर जबरदस्ती करेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। जिया को उससे प्यार हो जाए और वह अपनी मर्जी से उसके साथ रहे, इसका एकमात्र तरीका होगा कि वह खुद पहल करे। अर्जुन के चेहरे पर दुख छा गया। उसने अपने होंठों को काटा और उसकी आंखें अब उदासी से भर गई थीं। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। मुझे ये भी पता है कि तुम जाना चाहती हो और मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है, सिवाय किंकियान के। मैं बस तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता था जो मेरे पास है, उन पलों के लिए जब तुम मेरे साथ हो। मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने की पूरी कोशिश करना चाहता हूँ।